अस्सलाम स्टूडेंट्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिशवाली सदरी वसली अमरी वहलुल लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़नी। अच्छा जी, जून 23 एंड दिसंबर 23 के लिए हमारा बैच जो है वो शुरू होता जा रहा है। ठीक है जी, आज का जो पहला एजेंडा है इसमें कुछ बात कर लेते हैं। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट माशाल्लाह हमारे साथ ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी आज की क्लास से पहले ही जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेके स्टार्ट कर दिए तैयारी। बट येस, हमारा तरीकेकार क्या होगा, आई थिंक हमारी जो है वो बात यहाँ भी होनी चाहिए। देखें जी, आज का एजेंडा पहले थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, सही है। उसके बाद हम C5 फॉर BFD किस चीज से रिलेटेड है, क्या है उसमें, किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, स्टडी गाइडेंस क्या होगी, एग्जाम के करीब किन बातों का ख्याल रखना, मतलब पेपर कैसे आता है, पेपर पास करना आसान है या मुश्किल है, ये सारी की सारी बातें BFD के बारे में होंगी। फिर BFD के मेन टॉपिक्स क्या है जी, क्या आपने पहले पढ़े हुए हैं, और अगर पढ़े हुए तो कहाँ कहाँ पढ़े हुए, किस डेप्थ में पढ़े हुए हैं, और क्या वो यहाँ पे हेल्प करेंगे नहीं करेंगे, ये सारी की सारी बातें मेन टॉपिक्स में होंगी। फिर हम आएंगे न्यू सिलेबस पे, कि हम बात करते हैं कि जी साल भर पहले गालिबन 2022 में पहली बार ऐसा हुआ कि नया कोर्स एप्लीकेबल हुआ, तो इस नए कोर्स में क्या था, और एग्जामिनर ने अब नए कोर्स में आने के बाद क्या चेंज हमसे एक्सपेक्ट किया है, ये चेंज किस तरफ लेके जा रहा है, ठीक है ना, एग्जामिनर की डायरेक्शन क्या बनती जा रही है 2022 के दिसंबर में, और जो 2022 के जून में पेपर हुए उनसे हम क्या सीख रहे हैं, तो ये सारी बातें यहाँ होंगी। फिर BFD क्या रियल लाइफ से लिंक करता है, और अगर करता है तो कैसे, तो कुछ मैंने एग्जाम्पल्स रखी हैं कि कैसे हमारी जिंदगी में भी BFD का बड़ा अमल दखल है। आजकल आपके सामने डॉलर के रेट से रिलेटेड हम रोजाना कुछ ना कुछ बातचीत कर रहे होते हैं आपस में, ठीक है। सिर्फ डॉलर के रेट नहीं, गोल्ड रेट से ही बात हो रही होती है। सिर्फ यही नहीं, ये बात भी हो रही होती है कि टेलीनॉर को कौन एक्वायर कर रहा है, फलां बैंक के मर्जर का क्या हुआ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मर्जर्स वगैरह की बातें होती है। तो बहुत सारी बातें रियल लाइफ से हमारी कनेक्टेड है, कैसे, इस पर भी हम आगे जाके बात करेंगे। और बहुत ही मजेदार टॉपिक है, मतलब इसलिए कोई बोरिंग टॉपिक नहीं है। मैं कहूँ क्या ये बोरिंग टॉपिक है, नहीं नहीं नहीं, इसको आप मतलब जिसे कहते हैं कैलकुलेशन भी है, और मजे की बात ये कैलकुलेशन के साथ साथ आपको जो है वो रियल लाइफ फ्लेवर भी मिल जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद हमारी अप्रोच क्या होगी जी, हम किस तरह लेके चलेंगे, क्या हम जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, क्या हम सिर्फ कॉन्सेप्ट करेंगे, क्या हम दोनों चीजें करेंगे, कितने करेंगे पेपर, रीसेंट अटेम्प्ट्स कितनी करेंगे, पुराने पेपर्स कितने करेंगे, ये सारी की सारी बातें हमारी जो है अप्रोच में आएंगी। टेस्ट का क्या सिनेरियो है, और मेरी किस तरह से अवेलेबिलिटी रहेगी, ये सारी बातें मैं आपको बताता रहूंगा। टॉपिक की सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस BFD में बहुत मैटर करती है जी। तो सीक्वेंस क्या होनी चाहिए और उसका फायदा क्या होगा, ये इंशाल्लाह आगे जाके डिस्कस करेंगे। डूज एंड डोंट्स, किन बातों का ख्याल रखना है और किन बातों से बचना है हमने, ये बात भी हम यहाँ पे आज ही कर लेंगे। बजटिंग नहीं लिखा हुआ, BFD करना चाहिए इसको, खैर सॉरी टाइपो एरर हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पहले दिन आज अपने जहन में बिठा लें कि हमारे टारगेट्स क्या, हमारे डूज क्या हैं, ठीक है, हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एंड डोंट्स, कौन सी चीजों से हमें बचना है। आज ही हम उसको बचने की कोशिश करेंगे, आज से ही। और आंसर टू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, को जो आपके जनरल सवाल होते हैं जो मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा था, वो यहाँ भी हम डिस्कस कर लेंगे। और आपका कोई अगर स्पेसिफिक कोई क्वेरी होगी तो वो भी मैं इंशाल्लाह सेशन के एंड में जो है डिस्कस कर लूंगा। और फिर मुझे इसके अलावा कुछ आपको ना वो भी दिखाने, एग्जामिनर कमेंट भी दिखाने कुछ, ठीक है। एग्जामिनर क्या बातें कर रहे हैं हमसे, क्योंकि हम पहले दिन ही समझ लें, खुदा ना खास्ता कोई मतलब जिसे कहते हैं कि हम एक कोई अटेम्प्ट जाया करने के बाद ये आइडेंटिफाई करें कि एग्जामिनर हमसे क्या करें, हम आज ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि एग्जामिनर हमसे क्या करें, ठीक है जी। तो एग्जामिनर कमेंट में कुछ बात करूंगा, कुछ टेस्ट हमने BFD के पास में कंडक्ट किए उससे रिलेटेड कुछ बात करूँ, तो मैं आपको कुछ और भी चीजें अपनी दिखाऊंगा, बुक हमारी क्या है, बुक की क्या इंपॉर्टेंस है, सही है। तो वो भी, इस पर भी कुछ बात हम आगे जाके अपने एजेंडे में रख लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं, मैं अपने इंट्रोडक्शन पे बात करता हूँ। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, दो हिस्सों में मैं अपने इंट्रोडक्शन को जो है वो ब्रेक करता हूँ। पहला मेरा एकेडमिक और प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन हो जाए, और फिर मैं टीचिंग रिलेटेड ही बात कर लूंगा। अच्छा जी, 2006 में मैंने अपना O लेवल्स कंप्लीट किया। फिर उसके बाद 2008 में मैंने अपना अल्हम्दुलिल्लाह A लेवल्स कंप्लीट किया बीकन हाउस स्कूल से, PCHS कैंपस। 2008 के बाद फिर मैंने 2010 में अपना ACCA भी कंप्लीट कर लिया। जी बिल्कुल, मैं पहले ACCA कंप्लीट करके फिर मैं CA में आया था। फिर 2010 में जब मेरा ACCA हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद मैंने एग्जामिशंस क्लेम की CA में, एंड देन आई ज्वाइंड KPMG तासीर हादीन को इन 2011 में, KPMG का पार्ट बन गया और KPMG के साथ मुंसलिक रहा। विंटर 2014 के एंड में मेरी आर्टिकलशिप भी एंड हुई, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह CA का मेंबर भी बन गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन गया, ठीक है जी, ACA भी बन गया। उसके बाद 2014 के बाद 2017 तक मैं KPMG में ही रहा। 2018 में मैं इंडस्ट्री चला गया, और वहाँ से 2018 में ही मैंने जो है फिर यहाँ पे अपनी एक फर्म शुरू की जिसका नाम है ST&Co, ठीक है जी। थोड़ा सा लोगो शोगो भी यहाँ पे आ रहा है।
ST&Co के नाम से मैंने फर्म शुरू की और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2018 से लेके आज 2022 4 साल से ऊपर का अर्सा हो गया मुझे तकरीबन, और मैं अपनी फर्म अल्हम्दुलिल्लाह रन कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो बात थी प्रोफेशनल जिसे कहते हैं कि इंट्रो की। टीचिंग रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो टीचिंग का शौक बचपन से था जी। 2005 जब मेरा ओ लेवल भी कंप्लीट नहीं हुआ था, ओ लेवल 2006 में कंप्लीट हुआ, 2005 में मैंने ओ लेवल पढ़ाना शुरू किया। फिर 2005 से लेके अगर मैं बहुत क्विकली इसको वो करूँ तो 2014 तक मैंने 9 साल जो है वो ओ लेवल्स, ए लेवल्स, ACCA, ठीक है जी, और कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह जो होते हैं IBA वगैरह के, उसमें मैथ्स वगैरह होती है, तो ये सारी चीज़ें मैंने जो है इस अर्से में पढ़ाई जी। बिल्कुल आर्टिकलशिप के दौरान ही मैं पढ़ाता रहा, हालांकि 2011 से लेकर 2014 का अर्सा आर्टिकलशिप का था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने बड़ा मैनेज करवाया। तो मैं आर्टिकलशिप के दौरान KPMG में काम भी करता था, अपनी स्टडीज भी करता था, CA फाइनल की, और पढ़ाता भी था, 3 काम कर रहा होता था। खैर, तो पढ़ाने का एक शौक था जाहिर सी बात है बचपन से, क्योंकि उसके बगैर मैं नहीं समझता कि जो है ना इतना टाइम मैं पढ़ा सकता था। 2014 was the turning point of my teaching career when I started अगस्त 2014 जब मैं CA कंप्लीट नहीं हुआ था, जिसमें मेरा ओ लेवल कंप्लीट नहीं हुआ था, मैं ओ लेवल पढ़ाना शुरू कर दिया था। मेरा जब CA कंप्लीट नहीं हुआ था, मैंने CA फाइनल का मैक पढ़ाना शुरू कर दिया था, CA फाइनल मॉड्यूल F का मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट वाज वन ऑफ द डिफिकल्ट, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ, जिसे कहते हैं कि ICAP, और अब ये ऑब्सोलीट हो चुका है। 2014 में मैंने CA फाइनल पढ़ाना शुरू किया, और उसके बाद जो है वो मैंने कुछ अर्से बाद 2015 में BFD का लिमिटेड एरिया पढ़ाना शुरू किया, उसके अंदर भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एरिया पढ़ाता था। फिर उसके बाद मैंने कॉस्टिंग, कैफ का जो कॉस्टिंग होता है वो पढ़ाना शुरू किया, और आज अगर मैं 2022 की बात करूं तो हमारे पास अल्लाह का शुक्र है CFAF और BFD है। उसके अलावा CFAF क्या कहते हैं, कैफ 3 CMA, कैफ 6 MFA, ये नया पेपर आया है। ये 3 कोर्सेज में अल्हम्दुलिल्लाह 100% पढ़ाता हूँ। उसके अलावा MSA 2 ये मैंने 2021 से पढ़ाना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह सर फुरकान अहमद के साथ, और CFAP 3 SPMBA भी हमने रिसेंटली अल्लाह का शुक्र है शुरू कर दिया है 2022 से। दिसंबर 22 हमारी पहली अटेम्प्ट थी। ये मेरा जो एरिया है तकरीबन 1/3 से लेके थोड़ा सा कह सकते हैं प्लस माइनस होता रहता है। तो ये 3 100% कोर्सेज हैं, ये 2, और इससे पहले मैं CA फाइनल का मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाता था, जो अब जो है वो ऑब्सोलीट हो चुका है, जो अब नई स्कीम जब आई थी ICAP की तो चला गया। तो ये खैर टीचिंग रिलेटेड बात है, तो कुछ लगभग 15 से लेकर 22-17 साल का अर्सा हो गया। CA की टीचिंग को देखा जाए तो 8 साल हो चुके हैं, और नॉन CA बेस्ड टीचिंग की बात की जाए तो 9 ईयर्स हो चुके हैं। खैर, तो ये सारी बातें हो गई। अब जरा हम बात करते हैं जी BFD के इंट्रो पे। अच्छा, आपका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होगा पूरे सेशन। आप बताएं आपने क्या सुना है BFD के बारे में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट BFD? जी, आप क्या समझते हैं? थोड़ा पार्टिसिपेट करें चैट के थ्रू प्लीज, कमेंट्स में पढ़ता रहूंगा आपके। BFD के बारे में आपकी क्या राय है? आपने क्या सुना है BFD के बारे में, कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी खासियत क्या है? अच्छा जी, लेंदी सब्जेक्ट है, तला कह रहे हैं। तला हमारे पुराने स्टूडेंट लग रहे हैं, कैफ के नाम से लग रहा है, तला सिंघानी। ओके, और समीर कह रहे हैं जी पूरा पेपर नहीं हो पाता। ठीक है समीर, वेरी गुड पॉइंट बात करें, टू लॉन्ग पेपर। कुमैल सही कह रहे हैं। मोनेस मुश्तबा भी पुराने स्टूडेंट है हमारे कैफ के। डिफिकल्ट एंड लेंदी, नो डिफिकल्ट है या नहीं है यार, इसका मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। लेंदी है मैं मानता हूँ, ठीक है जी। जून 2022, ओके यू आर राइट। BFD अलग दुनिया है, रिजवान कह रहे हैं दुनिया अलग है यार, मगर मजेदार दुनिया, अच्छी दुनिया, मजेदार दुनिया। पेपर लेंदी होता है, ठीक है जी। सबसे पहले लेंदी पेपर, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग बात कर रहे हैं इस पे, एक स्लाइड चेंज हो गई। लेंदी पेपर इज द फर्स्ट पॉइंट, यस पेपर लेंदी आता है, यस। सेकेंडली हम कह सकते हैं कि प्रीवियसली कोर्स वाज लेंदी, कोर्स भी इसका लेंदी था। ओपन बुक है, वेरी गुड उमर फारूक। FFR की तरह कह सकते हैं कुछ हद तक, मगर FFR से थोड़ा हट के दुनिया है, मैं बताता हूँ कैसे। प्रीवियसली कोर्स वाज लेंदी, प्रीवियसली पहले कोर्स बड़ा लेंदी था, मैं आपको दिखाऊंगा भी, बट इन न्यू स्कीम मैं इसको मॉडरेट कर दूंगा, मॉडरेट रेट करूंगा, ज्यादा बड़ा कोर्स रहा नहीं है इसका। ठीक है, अभी भी प्रैक्टिस वगैरह करनी पड़ती है, मगर ये कि जो लेंथ थी वो थोड़ी कम हो गई। उसके अलावा अच्छा, एक और बात जो किसी ने नहीं की, या ये भी इन्होंने, अब्दुल आहद ने कुछ बात की है, कि यूज ऑफ मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश। इंग्लिश इसलिए क्योंकि थ्योरी व्योरी लिखने को आती है और इस पर हमारा फोकस रहेगा। मैथ्स का काम है। अच्छा, अब कहेंगे सर मेरी तो मैथ्स बहुत कमजोर थी। नहीं नहीं यार, आपकी मैथ्स कमजोर नहीं थी, आपकी मैथ्स कमजोर होती तो आपका QT का पेपर पास नहीं होता। तो जितनी मैथ्स चाहिए इंशाल्लाह वो आपको मैं सिखा दूंगा, वो आप टेंशन ना लें। अगर आपको लगता है मैथ्स आपकी स्ट्रांग नहीं थी तो आप टेंशन ना लें, मैथमेटिक्स
जो बेसिक मैथ्स इसमें चाहिए होती है, अलजेब्रा वगैरह, वो आपको इंशाल्लाह यहाँ सिखा दी जाएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैट्स की कुछ चीजें होती हैं वो आपको सिखा दी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि वो उसको जो है ना आप पे छोड़ दिया जाएगा। इंग्लिश के लिए भी हम बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे, रिटन प्रैक्टिस हमारी होती है, हमारी बुक में भी अल्लाह का शुक्र बहुत सी चीजें। मगर मैथ्स के लिए बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, तो टेंशन की बात नहीं, वो क्या कहते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह मैथ्स का भी कुछ ना कुछ हमारा जो है वो आपको यहाँ पे परेशानी नहीं होगी, वो आपको नजर आ जाएगा। हम जहाँ पे मैथ्स चाहिए होगी वहाँ मैं आपका मैथ्स का टीचर ही बन जाऊँ, और मैं मैथ्स पढ़ा भी रहा हूँ। कैफ 6 MFA के अंदर कुछ ड्यूटी का एरिया है, वो स्पेसिफिक मैथ्स है, वो प्योर मैं कराता हूँ। अच्छा सॉरी, इसके अलावा और क्या था, requires lots of practice after अंडरस्टैंडिंग के बाद। ब्लाइंड प्रैक्टिस नहीं चाहिए, आंख बंद करके प्रैक्टिस नहीं चाहिए, समझ के प्रैक्टिस करनी, समझ के प्रैक्टिस करनी है। खाली कॉन्सेप्ट लेके जाएंगे नहीं, बहुत मुश्किल है। खाली प्रैक्टिस करके जाएंगे नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसीलिए हमारे लेक्चर में इंशाल्लाह आपको अंडरस्टैंडिंग पे भी बात नजर आएगी और प्रैक्टिस भी ठीक ठाक नजर आएगी, ठीक ठाक नजर आएगी। हर क्वेश्चन अलग ज्यादा नहीं होता मुजफ्फर, कॉस्टिंग से थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर है। कॉस्टिंग में ऐसा होता था, ठीक है जी, फॉर्मूला बहुत ज्यादा है, यस, मगर फॉर्मूले की लॉजिक से तो इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज इसकी अच्छी बात क्या है, ओपन बुक है। यस, ओपन बुक का मतलब हमारी बुक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत आसान है, यूज हो जाती है। 3 बुक्स अलाउड, और बुक्स पब्लिश फॉर्म में होनी चाहिए। 3 बुक्स पब्लिश फॉर्म में जो है वो अलाउड, ठीक है जी। हमारी बुक अल्लाह का शुक्र बीएफडी की बहुत अच्छे से, जब से मैंने बीएफडी पढ़ाना शुरू किया तब से ये इस्तेमाल हो रही है। और इस बार भी अल्लाह का शुक्र पेपर में कुछ थ्योरी थी वो हमारी बुक से लग गई थी। हर दफा कुछ ना कुछ थ्योरी अल्लाह का शुक्र लग जाती है, ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या ये पेपर पास करना आसान है, मुश्किल है? प्लीज पार्टिसिपेट करना है इस बार आप, इजी, डिफिकल्ट या मॉडरेट। मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, क्या ये पेपर पास करना आसान है या मुश्किल है, आपका मुझे जवाब दरकार है। 1 मीन्स इजी, सिर्फ 1 2 3 लिख दे चले, पूरा टाइप ना करें। 2 मीन्स मॉडरेट एंड 3 मीन्स डिफिकल्ट। प्लीज जवाब देंगे, हर बंदे ने जवाब देना है, सिर्फ टाइप करना है यार, कुछ भी नहीं है। कमेंट में पढ़ रहा हूँ क्या कह रहे हैं जी। असद कह रहे हैं मॉडरेट है, समीन कह रहे हैं मॉडरेट है, तला सिंघानी मॉडरेट है, अब्दुल आहद कह रहे हैं डिफिकल्ट है, ओके, अली जैन मॉडरेट, हारून ट्रेडर्स अल्लाह, चंदा नाम सही बताया अपना, फसी ठीक है, मॉडरेट, डिफिकल्ट, अहमद कह रहे हैं। अच्छा जी, अब इसका जवाब कुमैल कह रहे हैं 1। ये आई लाइक योर कॉन्फिडेंस कुमैल, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। फुरकान मॉडरेट कह रहे हैं, सुहेल कह रहे हैं 3 डिफिकल्ट। अच्छा, रिजवान कह रहे हैं 2, सुलेमान 2 कह रहे हैं, मोहम्मद 2 कह रहे हैं, मोहम्मद अहमद कह रहे हैं जी आई एम डिसाइडिंग टू गिव 4। ओके, अच्छा आप 4 दे रहे हो, ओके, अगर 4 दे रहे हो तो ठीक है। ओपन बुक, यस ओपन बुक, 3 बुक्स अलाउ है। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं, अब आप फैसला करेंगे, मैं नहीं फैसला करूंगा, आप फैसला करेंगे। आपको पता है इसका पासिंग परसेंटेज क्या है? इसका पासिंग परसेंटेज क्या है बीएफडी का, किसी को पता है? क्योंकि देखो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस पेपर को हम पढ़ने जा रहे हैं, हमें उसके बारे में ना थोड़ी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए ना, उसके बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए, उसकी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, नहीं? तो इसकी क्या है, बैकग्राउंड चेक करते हैं जरा। भाई आपको पता है इसका पासिंग परसेंटेज कितना है? विंटर 2020, कोविड के बाद वाली अटेम्प्ट, विंटर 2020 कितना बच्चा पास हुआ? कोई गैस करे, विंटर 2020 कितना बच्चा पास हुआ? एनी आइडिया? कोई ऐसे ही गैस कर दें। 30 to 35, 25 से 20 30। नहीं, मैथ्स वीक के साथ टेंशन नहीं लें, आपकी मैथ्स वीक है, आपने बस वो करना है जो आपको बताया जाएगा, और प्रॉब्लम आता है तो मैं पर्सनली अवेलेबल हूँ। 40%, 49%, यस इट्स नॉट अ जोक, इट्स 49%, जी बिल्कुल जी 49%। तो अब आप मुझे बताएं, अच्छा 49% हुआ, ठीक है, कोविड के बाद एग्जामिनर ने नलका खोल दिया, जिसे कहते हैं ना उर्दू में कहा जाता है, खैर। अच्छा समर 21 कितनी परसेंट? 22%। लो जी, एग्जामिनर ने बोला बाजू एडजस्टमेंट करनी है, 22%। ये 2 अटेम्प्ट तो यार एक्सट्रीम लग रही है, इतना 49 तो कैश में भी नहीं आता यार, कॉस्टिंग में भी नहीं आता इतना तो। 49% मैं लिटरली बता रहा हूँ बीएफडी में हुआ। अच्छा खैर 22% एग्जामिनर ने बोला आ जाओ जी अदल, विंटर 2021 नाउ इट्स मोर मॉडरेट 31%, 31%, एंड समर 2022 इट्स 29%। कोई एवरेज निकाल सकता है भाई? थोड़ी बहुत मैथ्स आनी चाहिए ना, एवरेज निकालते हो जरा, इन चारों को ऐड करो, डिवाइड बाय 4 करो, तकरीबन एवरेज क्या आएगा? ऑलमोस्ट आप चेक करो, एवरेज आएगा 30, चेक कर लो, ऑलमोस्ट 30 के समथिंग, थोड़ा बढ़ा लो यार, 31 हो जाएगा आई गेस। 31 है, 30 है, कितना आ रहा है? कैलकुलेटर यूज करते हो जरा, 60 और 82 और 130 और 131 को डिवाइड बाय 4 करो, 32.75, 33% कर लें तो क्या मतलब हुआ? कितने बच्चे पास होंगे? हर 3 में से 1 बच्चा पास हो।
बुरी साइड ऑफ द स्टोरी इज कि यार 3 में से एक बच्चा पास होगा, 3 दोस्तों का ग्रुप है, कोई एक पास होगा। हाँ, मगर अच्छी साइड ऑफ द स्टोरी है, इट्स अ वेरी गुड परसेंटेज, सीरियसली स्पीकिंग इट्स अ वेरी गुड परसेंटेज, ट्रस्ट मी, ये बहुत बेहतरीन परसेंटेज है, सॉरी ये बहुत बेहतरीन परसेंटेज, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ आपको, ये परसेंटेज बुरा नहीं है एज कम्पेयर टू अदर पेपर। लॉ के बारे में पता है आपको, लॉ में कितना बच्चा पास हो रहा है, पता है आपको ये बात? हाँ, ऑडिट में इतना बच्चा पास नहीं होता, लॉ में इतना बच्चा पास नहीं होता, ठीक है। 32-33% इज एज कम्पेयर टू अदर्स ना, एज कम्पेयर टू अदर पेपर जो आपके साथ के पेपर थे, जैसे ऑडिट है उसके बगैर MA1 नहीं खुलता, ठीक है। अगर मैं इसी इतना बात करूं जैसे मैं ये एडवांस और सॉरी लॉ की, इसी ना टैक्स में भी प्लस माइनस होते हैं। अच्छा, एक मजे की बात आपने नोट की, इसका अगर आप पासिंग परसेंटेज भी देखें ना तो बड़ा कंसिस्टेंट है, मतलब 22 इज नॉट बैड, सीरियसली स्पीकिंग सीए फाइनल लेवल पे 22 भी बुरा नहीं है। तो ये मैं इसके बारे में कहता हूँ, ये ना बड़ा ब्लेस्ड पेपर है, ब्लेस्ड पेपर समझते हैं। मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाता था, यकीन करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा भी देखा मैंने अपनी आंखों से कि पूरे पाकिस्तान से 49 बच्चा पास हुआ, 49 बच्चा पास हुआ, 49 बच्चा। जब मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाता था, ये मैं बता रहा हूँ विंटर 2005, विंटर सॉरी 2005 कह रहा हूँ, विंटर 2015, आप मुझे बताओ पूरे पाकिस्तान से 49 बच्चा पास हुआ। अब मेरी क्लास में उस वक्त विंटर 2015 अल्हम्दुलिल्लाह मैक नहीं पढ़ रहा था, बड़ी इज्जत थी, फिजिकल क्लासेस होती थी, 130 प्लस बच्चा था मेरी क्लास में। अब आप सोचो अगर 130 प्लस बच्चा सिर्फ मेरे पास था कराची में, ऑब्वियसली और भी 1-2 टीचर पढ़ाते थे कराची में, फिर पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान से अगर 49 बच्चा पास होगा तो मुझे बताओ आपके कितने बच्चे पास हो जाएंगे? सारे 49 के 49 तो आपके स्टूडेंट नहीं होंगे ना। अगर चलो 49 भी हो जाते हैं तो यार ये क्या बन रहा है पासिंग में, कोई बहुत अच्छा थोड़ी बन रहा है। तो माय पॉइंट इज कि यार हमने तो ऐसे वर्स्ट रिजल्ट भी देखे हैं, ये मैं बात करूं मैथ की, BFD में ऐसा नहीं देखा। अच्छा, फिर इसके बाद एक और पेपर विंटर 2017, इसमें ये हुआ था कि खत्म होने वाला था मैथ, तो इसमें कितने बच्चे पास हुए जी? 101 बच्चा पास हुआ, 101 परमानेंट ग्रेड्स। दूसरे पेपर्स के परमानेंट ग्रेड आ रहे 300, 500, 400, हाँ 400, 500, इनके कितने आ रहे 100, 50। तो जब मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाता था, जहां से मैंने अपना CA का टीचिंग करियर शुरू किया, वो तो बड़ी हॉरिबल होता था, मतलब मुझे बड़ा सदमे में आ जाता था जब पेपर होता था, उसके 1-2 दिन बाद तक खुदा ना खासा बहुत ही खतरनाक पेपर आ जाता था, तो स्टूडेंट्स परेशान होते थे, और 1-on-1 कम्युनिकेशन होती है आपकी, तो वो सारा इफेक्ट आप पे भी आता है, ठीक है। तो ये BFD मैं कहूंगा बड़ा ब्लेस्ड पेपर है। आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक फोकस के साथ, एक अच्छे तगड़े एफर्ट के साथ जो है ना तैयारी करनी है, सही है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप पढ़ के जाएंगे निकल जाएगा, इसमें वो शिकायत नहीं है लोगों को कि जो लॉ में शिकायत हो रही है, या ऑडिट में भी लोगों को शिकायत होती है, पता नहीं होता फेल क्यों हो रहा है। BFD में बहुत कम होती है ऐसी शिकायत, BFD में आपको पता होता है, पेपर देख के आता है, आपको पता है, ठीक है, कि यार क्या होने वाला है, सही है, पढ़ के जाते हैं, उनको पता है, जो नहीं पढ़ के। अच्छा, एक और चीज ये कि यार BFD आपको पता है एक और एंगल से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि BFD का आगे लिंक किससे है, BFD आगे जाके आपका MSA2 में जाके कनेक्ट हो रहा है। तो आप अगर यहीं पे अच्छी एफर्ट कर ले, तो एक अच्छा तगड़ा एफर्ट कर ले, तो एक बहुत अच्छी तरीके से ले जाते हो BFD को, तो आपकी तो ये इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो BFD मजेदार भी है, प्रैक्टिकल भी है, पेपर पास करना ही मुश्किल नहीं, इट्स 30 to 33, इट्स अ वेरी मॉडरेट, इट्स वेरी रीजनेबल परसेंटेज। यू कैन आस्क फ्रॉम योर अदर टीचर्स एज वेल, जिनसे आप दूसरे पेपर्स पढ़ते हो, आप उनसे पूछो सर 33% पासिंग परसेंटेज कैसा होता है, आपको बोलेंगे यार बहुत अच्छा होता है 33% एज मतलब CA फाइनल जैसी क्वालिफिकेशन, यार जो लोग डरते हैं, दुनिया डरती है CA करने से, ठीक है। तो माय पॉइंट इज कि जस्ट आप अपने जहन में ये बिठा लें, डिफिकल्ट तो नहीं है ये, मैं आपको गारंटीड बता रहा हूँ, ये मैंने आपको लिख के दे दिया है कि डिफिकल्ट नहीं है, ये एवरेज है। इजी नहीं बोलूंगा, ठीक है, इजी नहीं बोलूंगा, मगर मैं डिफिकल्ट भी नहीं बोलूंगा। इजी मैं तो बोल सकता हूँ, मैं तो टीचर हूँ, जाहिर सी बात है, मुझे तो हर चीज आसान लगेगी, अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। खैर तो खैर, अच्छा विंटर 21 में हमारे स्टूडेंट का मेरिट भी आया था माशाल्लाह, हमारे एक स्टूडेंट है साद बिन सुहेल, बड़े स्पेशल स्टूडेंट है, तो ही स्कोर्ड मेरिट सर्टिफिकेट इन जैसे कहते हैं ना कि विंटर 21 एज वेल माशाल्लाह। एंड खैर विंटर 22 का भी रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा क्या होती है कहानी। MSA2 का पेपर ऑब्वियसली जब हम MSA2 को जाएंगे तब बात करेंगे। अच्छा जी, तो BFD से रिलेटेड हमने बात की, अब जरा बात कर लेते हैं पिछले 10 अटेम्प्ट्स। थोड़ा सा ये एनालिसिस ऑब्सोलीट हो गया मगर ये रखा गया है। BFD के पेपर में कुछ मेन टॉपिक्स हैं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, वैक, पोर्टफोलियो थ्योरी, CAPM, रेलेवेंट कॉस्टिंग। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बल्कि जिन्होंने कैफ 8 पढ़ा था कॉस्टिंग? कोई आप में से ऐसा है जिसने कैफ 8 कॉस्टिंग पढ़ा हो? कैफ 3 नहीं, कैफ 8 CMA, जो पुराना स्कीम में कैफ 8 होता था। ताज हिंगानी यार, ताज हिंगानी हमारे तो पुराने स्टूडेंट, ठीक है, फुरकान भी पुराने स्टूडेंट हैं, फिजिकल क्लास में आते थे हमारे पास। समीर मुजफ्फर, ठीक है जी, ओके। मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद साद, असद, रिजवान हमारे पुराने स्टूडेंट आ गए जी, बिलाल अहमद आ गए, ललित कुमार, ठीक है, मेजोरिटी आपके वो हैं। तो यार आपने वहाँ पे एक टॉपिक पढ़ा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
याद है जी, टाइम वैल्यू मनी पेपर में कंफर्म सवाल आता था उसका, याद है ना? ठीक है, बिल्कुल मैं थ्योरी की बात करता हूँ, सही है फुरकान, बिल्कुल थ्योरी बात करता हूँ। एनपीवी निकालनी होती थी, आईआरआर निकालनी, तो ये समझो उसका एडवांस वर्जन, ये इसका एडवांस वर्जन है, वो सारा का सारा रिपीट होगा, प्लस उसके भी आगे जाएंगे, पहले उसको रिवाइज करेंगे, रिकॉल, मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। अच्छा, अप्रोच में बात करूंगा आगे जाके, हमारी तरीके का होगा, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हम भूल जाएंगे कि आपने ये 1 साल पहले पढ़ा है, 2 साल पहले पढ़ा है, या 5 साल पहले पढ़ा है। हमारे लिए आपने ऐसा है कि पढ़ाई नहीं है, ठीक है, तो हम आपको जीरो से स्टार्ट करेंगे, टेंशन की बात नहीं, सही है, नहीं नहीं तला परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया जाएगा। खैर, अब हम जरा इधर बात कर लेते हैं। तो ये टॉपिक हो गया। अच्छा, जिन्होंने एमएफए पढ़ा है वो सामने आए, कोई आप में से ऐसा है जिन्होंने एमएफए पढ़ा हो, कैफ 6 एमएफए रिसेंटली, जो नया कोर्स है? कोई मसला नहीं, साथ आप भूल चुके हो, टेंशन की बात ही नहीं है, 2018 में पढ़ाओ या 2015 में पढ़ाओ, मैं तो जीरो से स्टार्ट करूंगा, ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अहमद ने एमएफए पढ़ा है, ठीक है जी, अली जैन ने एमएफए पढ़ा है, फसी ने भी एमएफए पढ़ा है, ठीक है जी, आप लोग माशाल्लाह यंग, बिल्कुल अभी रिसेंटली पास करके आए हो, इसका मतलब है ठीक है। तो यार आप लोगों के लिए ना फिर ये टॉपिक भी, क्योंकि वहाँ टाइम वैल्यू मनी का टॉपिक था, प्लस दिस वैक एंड बिजनेस फाइनेंस, ये भी आपके लिए बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि मिलता जुलता टॉपिक होगा, तो आपको यहाँ पे दोनों में हेल्प मिलेगी। अच्छा, जो लोग कहेंगे हमने एमएफए नहीं पढ़ा सर, हमारा क्या होगा? आपका कुछ नहीं होने वाला, परेशानी की बात नहीं, वो वाला नहीं, कुछ नहीं होने वाला मतलब ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होने वाला, मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, जिस तरह हम यहाँ बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ये साइड में रखते हुए कि किसको कितना टाइम हुआ, किसका कितना अच्छा या खराब टॉपिक है, हम ये भी जीरो से स्टार्ट करेंगे, स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि ऐसे स्टार्ट करेंगे कि आप फ्रेश हो, ठीक है। अच्छा, मगर मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यार जिन्होंने पढ़ा है उनको कॉन्फिडेंस आ जाए। अच्छा जी, वेटेज इसकी देख रहे हैं कितनी है? 29% वेटेज, यानी ये एक सवाल लाजमी और कभी दो भी आ जाते हैं, एक सवाल लाजमी और दो भी आ जाते हैं। नई स्कीम में इसकी वेटेज बढ़ गई है, इसका भी एक सवाल आप लाजमी समझे, इसका भी एक सवाल आप लाजमी समझे, वैक ये बुनियाद है। अच्छा, फिर पोर्टफोलियो थ्योरी एंड सीएपीएम, ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कभी आपने सुना होगा, स्टॉक मार्केट बढ़ रही है तो क्या होता है, कम हो रही है तो क्या हो रहा है, ये सारी कहानी यहाँ पे, कौन सी कंपनी का शेयर खरीदे, कौन सी कंपनी का शेयर बेचते। पाकिस्तान में लोग ऐसे नहीं चलते, पाकिस्तान में लोग कैसे चलते हैं? पाकिस्तान में लोग क्या कहते हैं, टिप आती है, टिप समझते हैं कि इन्वेस्टर ने मार्केट में आवाज लगा दी फला कंपनी के शेयर बेच दो, सब बेच देते हैं। आवाज आती है फला कंपनी के शेयर खरीद ले, बढ़ने वाला है, खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं चलता, सट्टा चलता है, सही कह रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा था, आपने यूज कर लिया, सट्टा चलता है। मगर दुनिया की मार्केट में ऐसा नहीं होता, दुनिया की मार्केट में ट्रेंड्स चलते हैं, बाकायदा कैलकुलेशन होती है, वर्किंग होती है, लॉजिक्स होती है, और वो सारी की सारी लॉजिक्स आपको यहाँ पे बताई जाएंगी, टेंशन की बात नहीं, ठीक है। अच्छा, रेलेवेंट कॉस्टिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, रिस्क अनसर्टेनिटी, ये लिमिटेड एरिया, रेलेवेंट कॉस्टिंग का बहुत ही लिमिटेड एरिया, बहुत ही लिमिटेड एरिया जो है वो समझे आपका पूछा जाएगा। पहले ये ज्यादा था, अब ये बहुत ही लिमिटेड हो गया। लिमिटेड का मतलब है अब इसका सवाल तकरीबन तकरीबन बहुत ही सपोर्ट के तौर पे आएगा, और डायरेक्ट सवाल इसके आने के चांसेस नहीं है। तो पहली ग्रेड आप देख रहे हैं ये, अच्छा ये पुरानी ग्रेड है, मगर अभी भी ये इसकी इंपॉर्टेंस है 44% इन टॉपिक्स की। मर्जर एक्विजिशन का, अच्छा अच्छा, पहले ना ये 4 ग्रेड होती थी, 1 2 3 4, और ये एक कॉस्टिंग का एरिया होता था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिन्होंने कॉस्टिंग पढ़ा वो जानते हैं, ठीक है। बजटिंग, जिन्होंने कॉस्टिंग पढ़ाई, एमएफए पढ़ा, वो जानते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक्स हट गए, ट्रांसफर प्राइसिंग खत्म हो गया, वर्किंग कैपिटल जो आप एमएफए में पढ़ के आए हो, ये पहले यहाँ होता था, खत्म हो गया। तो ये पूरी ग्रेड, ये जो कोर्स है ना, ये अच्छा खासा, ये आपका 30% टाइम ले जाता था, 30 से 35% टाइम ले जाता था, ठीक है। और इसकी वेटेज हालांकि कितनी होती थी, 19। लोगों को ये बोझ लगता था, बोझ समझते हैं, बर्डन, इट वाज अ बर्डन, इट वाज अ बर्डन, हाँ हट गया, साथ मुबारक हो, 2 नफिल शुक्राने के पढ़ लेना, ये चला गया भाई, जिंदगी से चला गया अब आपकी, ये अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आगे नहीं मिलेगा बस। तो पहले ये होता था, लोगों को ये बहुत बुरा लगता था, क्योंकि एक तो कॉस्टिंग, दूसरा मसला ये कि 30 से 35% टाइम ले रहा है, और वेटेज कितनी है, मतलब आपकी मेहनत लग रही है 35% 30%, और मार्क्स मिल रहे हैं 19, वो भी कभी 19 आ जाए, कभी 15 मार्क, कभी 12 मार्क, तो आपको ना बड़ी कोफ्त होती थी, मतलब स्टूडेंट्स को। तो ये एग्जामिनर ने सेक्शन ही हटा दी, इसका मतलब जो रिमेनिंग एरियाज हैं, जो 3 सेक्शन है, ठीक है, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, ठीक है जी। ये देखें, ये 3 एरिया लगा। अच्छा, 1 मिनट, अजान हो रही है, मैं अजान की वजह से रुकूंगा, और फिर अजान की बात करता हूँ, सब साथ रहेंगे। अच्छा जी, आगे हमारे पास एजेंडे में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, कुछ सिलेबस से रिलेटेड बात करेंगे, कुछ नया क्या हमारे पास 23 में एप्लीकेबल है, फिर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा, कुछ इलस्ट्रेशंस रखी हुई हैं, और फिर अप्रोच हमारी क्या होगी, सीक्वेंस क्या होगी, डूज एंड डोंट्स क्या हैं, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये अक्सर स्टूडेंट्स के ध्यान में होते हैं, तो इसके भी हम इंशाल्लाह जो है ना वो आपको आगे जाके जवाब दे देंगे। फिर मुझे आपको कुछ चीज़ें और भी इसके अलावा जो है मैं चाह रहा हूँ दिखा दूँ, हमारी बुक का इंडेक्स क्या है, बुक में क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से लेके चलेंगे, वो भी हम बात करते हैं। अच्छा, नई ग्रेड में अब आप देखें इन्होंने क्या किया, तीन ही रहन दिए हैं, 1 2 और 3, ठीक है जी। एक एरिया होता है फॉरेक्स का,
ठीक है, पहले भी इसका एक सवाल लाजमी आता था, फॉरेक्स कंफर्म क्वेश्चन होता था। मैं अगर इसको हाईलाइट भी कर दूं तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि पहले भी फॉरेक्स का एक कंफर्म सवाल होता था। ठीक है जी, मर्जर इक्वेशन का कंफर्म सवाल होता था, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का कंफर्म सवाल होता था, और अब मैं समझता हूँ कि वैक का भी एक कंफर्म सवाल हुआ करेगा। अब आप नई ग्रेड को अगर देखेंगे ना, नई ग्रेड को, जो नई ग्रेड उन्होंने बनाई है उसमें कुछ नाम अजीब करीब लिखा है इन्होंने, मगर अभी भी फॉरेक्स का एक कंफर्म सवाल है। यार हमारे नमाज का ब्रेक हम करेंगे 7:45 पे, 7:43 42 पे कर लेंगे इनफैक्ट, ठीक है, क्योंकि मेरे घर के पास अभी अजान होगी ना तो 7:45 पे होती है, तो हम 20-25 मिनट्स तक ब्रेक कर लेंगे नमाज का, और फिर हम ऑब्वियसली इसको 9 सवा 9 तक लेके जाएंगे सेशन 5 के। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी हम बात करनी है अहमद, ये अभी आगे जाके आ जाएगा कि हमारा ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 कैसे चलेगा। अच्छा, तो ये अगेन तो जो मैं कहूँगा कि आपको कि प्रीवियस ही सारे टॉपिक्स हैं, सिर्फ फर्क इतना है कि ये वाला एरिया चला गया जो लोगों को काफी बर्डन लगता था और लोग काफी परेशान रहते थे कि ये एरिया कैसे कवर करेंगे। अक्सर लोग इसको छोड़ के भी जा रहे होते थे अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, जो कि रिकमेंडेड नहीं था, मगर इसका एक सवाल पहले लाजमी आता था कंफर्म क्वेश्चन, तो खामा में एक क्वेश्चन के लिए आपको इतने सारे टॉपिक पढ़ने पड़ते थे और फिर उसकी वेटेज बहुत कम होती थी। तो अभी ये एक जान छुड़ गई है, तो अब एग्जामिनर का रूम बढ़ गया है। तो खैर, तो ये हमारी चीजें रहेंगी, ये कुछ मैंने सिलेबस रखा था। अच्छा, नया क्या है, ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे आपके ध्यान में डालना चाह रहा हूँ यार। बीएफडी में ना एक बात ध्यान में रखिएगा कि बीएफडी का आगे लिंक किससे, एमएसए 2 से, ठीक है। अच्छा, एमएसए 2 के अंदर एक पेपर और भी आता है, कौन सा पेपर आता है एमएसए 2 में, जो अभी मैंने रिसेंटली ही स्टार्ट किया पढ़ाना अल्हम्दुलिल्लाह, सीफैप 3 एसपीएम, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने आई थिंक क्या कहते हैं एमएफए पढ़ा हुआ है, उनको ये बात पता है, जो नया पेपर आईकैप ने ऐड किया कैफ 6 एमएफए, तो उसमें देखा जाए तो दोनों चीजें, मतलब अब एक ना कंप्लीट चेन बनती नजर आ रही है जो पहले मिसिंग थी। वो चेन क्या बनती है नजर आ रही है कि अब आईकैप ने कैफ 6 एमएफए एक इंट्रोड्यूस कर दिया पेपर, जिसके अंदर कुछ बीएफडी की चीजें डाल दी हैं और कुछ सीफैप 3 एसपीएम की चीजें डाल दी हैं। अच्छा, बाय द वे, जिन्होंने एमएफए पढ़ा हुआ है, एक चीज मैं और बता दूं, जिन्होंने एमएफए पढ़ा हुआ है उनको भी पता होगा फॉरेक्स का एरिया लिमिट अच्छा खासा आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो ये नहीं समझिएगा कि खैर कि बिल्कुल आपके लिए नया नहीं है। फॉरेक्स का एरिया अल्हम्दुलिल्लाह आप देख चुके हो। हाँ, ये जरूर है कि एडवांस वर्जन यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है, वहां पे बहुत बेसिक वर्जन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास एक ये एरिया आपके पढ़ा हुआ है, ये एरिया आपने पढ़ा हुआ है एमएफए में, और ये एरिया आपने पढ़ा हुआ है एमएफए, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक थोड़ा सा एज है एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट, मगर मैंने जैसे कहा कि मैं एज्यूम करूंगा किसी को कॉस्टिंग भी नहीं आता, एमएफए तो दूर की बात, ठीक है। खैर, तो एमएफए हो कॉस्टिंग हो आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाएगा। तो माय पॉइंट इज कि ये जो मैं बात कर रहा था कि अब जो माइंडसेट एग्जामिनर का चेंज हो रहा है ना, उस पर हमें बात करनी है कि एग्जामिनर ने अब ये चीजें ऐड इसलिए की है क्योंकि वो चाहता है कि एमएसए 2 जैसा पेपर जो है ना वो एक लॉजिकल लगे। जब ये एमएसए 2 शुरू हुआ और हमने अभी पढ़ाना शुरू किया तो हमें ये बहुत फील हुआ, एक स्पेस क्रिएट हुई, एक मसला समझ नजर आया कि एमएसए 2 जो है ना एक लगा बिल्कुल सेपरेट दुनिया, एक एलियन वर्ल्ड नजर आया, मतलब एक सीए स्टूडेंट के लिए ये एलियन वर्ल्ड है। क्योंकि अच्छा, एमएसए 2 कहाँ से इंस्पायर हुआ है किसी को पता है? थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए बात कर रहा हूँ कि इस पे आपको पता चल जाए कि माइंडसेट क्या है। एमएसए 2 आया कहाँ से? एमएसए 2 हमारा पेपर नहीं है, एमएसए 2 एडेप्टेड पेपर। एडेप्टेड समझते हैं? एडेप्टेड समझते हैं कि ये हमारा नहीं है, ये क्यों, मतलब ये कहाँ से एडेप्ट किया गया? ये आईसीडब्ल्यू से एडेप्ट किया गया। अच्छा, अब आईसीडब्ल्यू का जो अंदाज है ना, आईसीडब्ल्यू का अंदाज बिल्कुल सेपरेट है, सेपरेट फ्लेवर है, वो एक सेपरेट दुनिया, ठीक है ना, वो एक अलग दुनिया है। अब आईकैप ने क्या किया कि ये पेपर आईसीडब्ल्यू से एडॉप्ट किया, मगर पीछे जितने भी पेपर है ना आईकैप के वो अपने पैटर्न पे। मतलब आईकैप क्या कर रहा है कि एक पेपर जाके बिल्कुल लास्ट में जाके आईसीडब्ल्यू एडॉप्ट कर रहा है, हालांकि जो प्रीवियस पेपर्स थे, ठीक है, उधर वो कोई फ्लेवर नहीं था। तो यहाँ पे ना हमें पढ़ाते हुए भी बहुत बात करनी पड़ती थी और स्टूडेंट को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अब आईकैप क्या कर रहा है कि इसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहा है। बीएफडी और एसपीएम का अब आपने देखा एसपीएम में भी टर्न अराउंड आ गया, बिल्कुल 360 डिग्री चेंज आ गया। इस बार जो पेपर है लोगों का ये मानना है, और हम तो खैर कह ही रहे थे जब पढ़ा रहे थे कि भाई अब रटा नहीं चलेगा, अब रटा नहीं चलेगा, लॉजिकल कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा, जैसे अंग्रेज जाता है, जैसे आईसीडब्ल्यू वाला जाता है। तो जिस तरह यहाँ पे अच्छा यहाँ ज्यादा टर्न अराउंड है, यहाँ पे ज्यादा टर्न अराउंड इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी लॉजिकल तो था। अब इसमें बस एक एलिमेंट ऐड हो गया बीएफडी में, वो ये कि बीएफडी के अंदर थ्योरी की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, ठीक है, थ्योरी की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है क्योंकि आईसीडब्ल्यू में वो थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा कराता है। अच्छा, आप कहेंगे सर हम थ्योरी कैसे करेंगे? हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अभी मैं आपको पोर्टल दिखाऊंगा अपना, तो हमारे पोर्टल पे ऑलरेडी मैं कुछ आपको एमएसए 2 लेवल के कुछ क्वेश्चन करा भी देता हूँ। जब मैं आपको एमएसए 2 लेवल के कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं आपको आज से ही इस डायरेक्शन की तरफ, इस चेंज की तरफ जो है वो ले जा रहा हूँ। तो कुछ मैं आपको एमएसए 2 के क्वेश्चन कराऊंगा, और सिर्फ एमएसए 2 के क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे आपके पास, क्योंकि एमएसए 2 अगेन क्योंकि मैं खुद पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है एमएसए 2 में कौन सी चीज ऐसी है जो आपके लेवल पे रेलेवेंट है। सारा एमएसए 2 में नहीं करा सकता, ना मुझे कराना चाहिए और ना मैं बीएफडी का पढ़ाऊंगा।
तो MSA2 की लिमिटेड चीज है और कुछ ACCA P4 के क्वालिटी क्वेश्चन जबरदस्त वाले। अच्छा, हमारी बुक में एक अलग से सेगमेंट भी है, जिनके पास हमारी किताब है, जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया और किताब हमारी एडमिशन से जो है वो ले लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए, आप देखेंगे वहां पे एक अलग से सेगमेंट है, पूरा चैप्टर है, सेकंड लास्ट या लास्ट क्वालिटी ACCA क्वेश्चन के नाम से। वहां 20 क्वालिटी की ACCA क्वेश्चन ऑलरेडी रखे हुए आपके लिए, ठीक है। ये अभी से नहीं, ये मैं आपको मतलब काफी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहा था, जब से MSA2 आया तो 1.5-2 साल से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो ये तकरीबन हमारी बुक में 1.5-2 साल से हमारी बुक का पार्ट है। तो इंशाल्लाह ये दो चीजें आपको इन एडिशन टू ICAP, अच्छा ICAP का फ्लेवर छोड़ नहीं सकते, जाहिर सी बात है, क्योंकि ICAP अभी भी अपने फ्लेवर से हटे नहीं था, थोड़ा सा आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली आगे जा रहा है। तो ICW और MSA, अच्छा ICW को भी मैंने कहाँ पे बिल्टन किया वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ICW को बिल्टन कैसे किया वो मैं आगे जाके सेशन में बताऊंगा। कि अब जो तीसरा मैं यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, ICW को कर रहा हूँ, ICW कैसे इनकॉर्पोरेट हो रहा है ये थोड़ा सा आगे जाके जो है ना, जैसे ही हम अपने सेशन में जाएंगे तो मैं आपको बताता हूँ। ये दो चीजें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, बट यस ICW का जो सिमिलर पेपर है, BFD जैसा पेपर है, वहां से भी हम कुछ हेल्प इस बार जो है वो ले रहे हैं, और उसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाएगा लेक्चर में वो आगे जाके बात आ जाएगी। अच्छा खैर, तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, कि थोड़ा सा हमें दूसरे बोर्ड्स को देखना है। अगेन ये सारी बातें ऑब्वियसली बीइंग योर टीचर, ये सारी बातें आपके ब्याह पे मैं कर रहा हूँ, सारी रिसर्च मैंने जो है वो क्या कहते हैं कुछ कर ली है और कुछ रिसर्च अभी जारी है, सही है। तो मैं अभी माइंड में आपके ये डाल रहा हूँ कि भाई अगर आप ये समझ रहे हो जैसे कॉस्टिंग में होता था कि 100% प्रैक्टिकल होता था, नहीं 100% प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। इसमें जो है वो आप समझ लो 80% प्रैक्टिकल होगा, 70 से 80% प्रैक्टिकल होगा और 30 to 20% थ्योरी आएगी, ठीक है। अच्छा, अभी भी ये रेशियो मैं बताऊं इतना खराब नहीं है, ACCA में ये रेशियो 50-50 है कि 50% कैलकुलेशन होती है, 50% थ्योरी होती है, ठीक है। मगर हमारे यहाँ मैं समझता हूँ एग्जामिनर ऐसे इतनी जल्दी नहीं करेगा, आहिस्ता वो थ्योरी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और हमारी किताब अल्लाह का शुक्र है उसमें थ्योरी वगैरह लिखी हुई भी है, और ये हम चीजें इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। अच्छा, अब तो ये अगेन थोड़ा सा हमारा एक माइंडसेट होगा। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं BFD से रिलेटेड देना चाहूंगा, फिर नमाज का ब्रेक करेंगे और फिर आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों में बात करेंगे जो हमारी अप्रोच से रिलेटेड है, सीक्वेंस से रिलेटेड है, और कुछ डूज एंड डोंट से रिलेटेड है। यार हमारे BFD का पेपर बड़ा प्रैक्टिकल है, आपने सुना होगा कि कुछ अर्से पहले ऑल पर लॉन्च हुआ था, एंग्रो ने लॉन्च किया, सही है। हमारी बुक पेपर में अलाउ है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल, वो काफी सालों से लोग यूज कर रहे हैं, साइड में भी यूज हुई, पहले भी अटेंड हुई, इनफैक्ट जो मैं समझता हूँ हमसे नहीं पढ़ते वो भी हमारी बुक यूज कर रहे होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि काफी जैसे कहते हैं कि सेंटर्स में पूरे पाकिस्तान लेवल पे बुक यूज हो रही होती है हमारी। अच्छा, एक आपने इन्वेस्टमेंट की, तो हर इन्वेस्टमेंट को क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट को इवेलुएट करना पड़ता है। इतनी सारी इन्वेस्टमेंट आप देखें आजकल हो रही है, ठीक है। किया ने जो है ये आपको होता है तब्बा ग्रुप, आपने पता नहीं नाम सुना नहीं सुना, ये जो गाड़ी है कौन सी, किया कौन सी गाड़ी है, इसका नाम क्या है जी, नाम तो पता ही होगा आपको। पिकेंटो नहीं है भाई, अल्लाह माफ करे, कहाँ से आ गई पिकेंटो, कौन सी गाड़ी है ये, हाँ स्पॉटेज, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तब्बा ग्रुप की है। अब तब्बा ग्रुप जो है वो इतना बड़ा है, हाँ बिल्कुल सही कहा जी, हारून स्टूडेंट ट्रेडर नाम आ रहा है यार अल्लाह, ठीक है। रिमशा सही कह रहे हैं, समरीन, ललित कुमार, आमिर, तला सिंघानी सॉरी, बिलाल अहमद, कुमैल, बिल्कुल, उसामा असलम, सही कह रहे हैं आप, ठीक है जी। तो बिल्कुल, अब मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि आप पहले इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इन्वेस्टमेंट को इवेलुएट करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट बहुत सारी है, तब्बा ग्रुप ने किया के प्लांट में इन्वेस्टमेंट की, एंग्रो ने ऑलपर्ट में इन्वेस्टमेंट की। अब ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं ये सारी की सारी इसमें मैसिव बिलियंस ऑफ रुपीज इन्वॉल्व है यार, बिलियंस ऑफ रुपीज इन्वॉल्व है, ठीक है। मोहम्मद फराज नाम है, ठीक है जी, मोहम्मद फराज सही है, हारून ट्रेडर नहीं बोलेंगे, मोहम्मद फराज बोलेंगे। तो ये अगेन इस तरह की बहुत सारे आपको केसेस आएंगे, पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं, लगाएं ना लगाएं, बिजली बचेगी हमारी, इससे कितना फायदा होगा, ये आपको इवेलुएट करना होगा। फिर एक और चीज यार, गाड़ी जल्दी रिप्लेस करनी चाहिए, देर से रिप्लेस करनी चाहिए, एक सवाल है, गाड़ी 2 साल में रिप्लेस की जाए, 3 साल में रिप्लेस की जाए, या 10 साल में रिप्लेस की जाए, पाकिस्तानी माइंडसेट तो ये चलाओ, रगड़ो गाड़ी को, ठीक है। मैं भी अपनी गाड़ी नहीं चेंज करता, कहता हूँ यार चल रही है ना चलने दो यार, क्या जरूरत है। मगर 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 BFD में आपको सिखाया जाएगा नहीं यार, गाड़ी जल्दी भी रिप्लेस कर सकते हैं। गाड़ी जल्दी रिप्लेस करने में फायदा क्या है, अगर आप गाड़ी जल्दी रिप्लेस करोगे तो आपको रीसेल अच्छी मिल जाएगी, महंगी बिक जाएगी। अगर आप जल्दी जो है गाड़ी चेंज करोगे तो आपकी रिपेयर कॉस्ट कम आएगी, ठीक है, रिपेयर कॉस्ट कम आएगी। आप बात समझ रहे हैं। तो ये एसेट रिप्लेसमेंट के नाम से पूरा एक टॉपिक है हमारा, कि गाड़ी हो गई या कोई प्लांट हो गया, कोई मशीनरी हो गई, हम कितने साल में रिप्लेस करें, 2 साल में करें, 3 साल में करें। इस पे सवाल भी आया है जून 2022 पे, एक सवाल भी आया है कि हमें कब कब रिप्लेस करना चाहिए। तो अगेन बहुत प्रैक्टिकल सवाल था। इसी तरह टैक्सेस, सेल टैक्स का बिजनेस पे क्या इफेक्ट है, विदहोल्डिंग टैक्स का बिजनेस पे क्या इफेक्ट है, इनकम टैक्स का बिजनेस पे क्या इफेक्ट है, टर्नओवर टैक्स का बिजनेस पे क्या इफेक्ट है। एक सवाल था बड़ा बेहतरीन सा, विंटर सोलर में सफर लिमिटेड, उसने भाई एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के सवाल में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कराई, उसमें बहुत सारी टैक्सेस दे दिए।
तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सारा टैक्स आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, मगर एक अच्छे लेवल का टैक्स जो इन्वेस्टर को पता होना चाहिए वो सारा का सारा आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। टर्नओवर टैक्स भी आएगा, मिनिमम टैक्स भी आएगा, ठीक है जी। फिर ये किस चीज की तस्वीर है, ये किस चीज की स्क्रीन है जी, हाँ ये किस चीज की स्क्रीन है, यहाँ पे क्या होता है, इस स्क्रीन को देख के बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, ये बहुत सारे लोग खुशी से फूले नहीं समाते। एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट भी कह सकते हैं, फॉरेक्स भी कह सकते हैं, स्टॉक मार्केट की लग रही है फिलहाल मुझे इसमें, अप्स एंड डाउन। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, तो भाई इसका क्या यूज है, इसका क्या रोल है, इस पे कैसे काम किया जाए, सट्टा नहीं लगाना खाली, लॉजिकल थिंकिंग कैसे करनी है, ये बीएफडी सिखाएगा, ये बीएफडी सिखाएगा, ठीक है जी। चले मेरे ख्याल से यार नमाज का ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि टाइम हो गया 7:43 हो गया, आई थिंक इट्स वेरी लेस टाइम। 8:20 तक हम नमाज का ब्रेक करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टाइमली नमाज पढ़ लें तो ज्यादा सही रहेगा मेरे ख्याल से, बाद में फिर डिफिकल्ट हो जाता है। नमाज ब्रेक हम करेंगे टिल 8:10, ठीक है जी, 8:10 तक नमाज ब्रेक है, और नमाज के फौरन बाद जो है ना हम 8:10 पे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, 9:15 के दरमियान हमारी क्लास होगी। कोशिश करिएगा प्लीज ये मिस ना करें, लाइव सेशन है, आपकी आगे क्वेरीज भी डिस्कस कर लेंगे और आगे काफी सारा एजेंडा जो है वो अभी बाकी है, ठीक है। मिलते हैं नमाज के, जल्दी से नमाज पढ़ लें, 8:10 पे वापस मुलाकात होगी। अच्छा जी, कंटिन्यू करते बाद नमाज के ब्रेक के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिशवाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़बिज़नी। अच्छा जी, बात हमारी हो रही थी कि बहुत ही ज़्यादा ये रियलिटी के करीब तरीन टॉपिक है, पेपर है हमारा। इसी तरह जिस तरह हम रियल लाइफ में कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है, पैसा कहाँ से रेज होता है बताएं। अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, ये अगेन आई थिंक कुछ लोगों ने कैफ लेवल में पढ़ा होगा, कॉस्टिंग में, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा एमएफए में, तो दो जगह से पैसा आता है, बल्कि आप तो यहाँ भी देखते हो जो अकाउंटिंग पढ़ते हैं, या तो ओनर का अपना कैपिटल आता है जिसे हम इक्विटी कहते हैं, ऐसा ही है ना भाई, ठीक है। अनस कोई मसला नहीं है अगर अभी भी ज्वाइन किया है, ऑब्वियसली मैं आगे जो चीज़ें हैं उनका पीछे से ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, मगर वो जो मिस हुआ है वो रिकॉर्डिंग से देखिएगा, पीछे जो बात हुई वो इम्पोर्टेंट थी, मगर आगे भी आप हमारे साथ रह सकते हो जी। एक इक्विटी से आता है और एक डेट से आता है, तो इक्विटी ज़्यादा बेहतर है या डेट ज़्यादा बेहतर है, और कब इक्विटी ज़्यादा बेहतर है और कब डेट ज़्यादा बेहतर है, दोनों के प्लस और माइनस पता होने चाहिए। पेपर में सवाल भी आता है और सिर्फ कैलकुलेशन नहीं आती, थ्योरी भी आती है। तो डेट और इक्विटी जो बेसिक लेवल था उससे थोड़ा आगे जाके बात होगी, इनफैक्ट बहुत सारी थ्योरीज भी आएंगी। एमएम के नाम से एक थ्योरी है, ठीक है, जो आपको बोलती है कि कब डेट बेहतर है कब इक्विटी बेहतर है, ठीक है, या दोनों का एक ही रोल है, वो सारी थ्योरीज हमें पढ़नी होंगी। फिर इसी तरह एक यील्ड कर्व होता है, आपने देखा है कि यील्ड कर्व, एक सवाल का जवाब दे, एक बंदे ने आपसे लोन मांगा है 10 लाख रुपए का, अच्छा दोस्त है, पक्का दोस्त है, आपको पता है पैसे वापस कर देगा, ठीक है, उसने आपसे लोन मांगा है, आपको लग रहा है कि हाँ यार सही है, भरोसा कर सकते हैं, उसने आपसे लोन मांगा है लेट से 2 साल के लिए, ठीक है। अब एक तो ये वैसे तो यार सूद हराम है, ये मैं आगे भी बात करता रहूंगा, और ये सिर्फ हम पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए रखेंगे इसको, प्रैक्टिकल लाइफ में मैं इसको जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल बचना भी है और दूसरों को बचाना है, इस पर मैं आगे भी बात करता रहूंगा, और सेशन के एंड में बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे इससे रिलेटेड आपसे करनी है। तो अगर लेट से 2 साल का लोन है, एक सवाल है मेरा आपसे, तो बैंक अगर 2 साल का किसी को लोन दे रहा है तो उस पर एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। अगर वही बैंक 20 साल के लिए लोन दे किसी को तो क्या सेम रेट चार्ज करेगा सूद का, क्या इंटरेस्ट का रेट सेम होगा? जनरल सवाल है, मतलब जिन्होंने अभी ज्वाइन किया वो भी जवाब दे सकते हैं, सिंपल, कि अगर 2 साल का लोन है उस पर जो रेट है इंटरेस्ट का, क्या वही रेट एग्जैक्ट 20 साल वाले लोन पे भी होगा? बताएं। हाँ फराज क्या कहते हैं, ज्यादा होगा या कम होगा? 2 साल वाले लोन पे जो मेच्योरिटी 2 साल बाद है और एक की मेच्योरिटी 20 साल बाद है, ईयर्स मेच्योरिटी लिखा है ना यहाँ पे, ठीक है। यील्ड मींस इंटरेस्ट का परसेंटेज, सूद का रेट, ऑब्वियसली नहीं 20 साल वाले पे क्या होगा अली जैन, 20 साल बाद जो लोन वापस किया जाना है उस पर इंटरेस्ट ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? उस पर नजर आ रहा है ग्राफ भी यही कह रहे हैं इंटरेस्ट ज्यादा होना चाहिए। तो यील्ड कर्व एक चीज होती है जो अगेन हमारे कोर्स में उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, दूसरे बॉडीज में इसकी इंपॉर्टेंस पहले से मौजूद थी, आईके में बढ़ती जा रही है, तो बिल्कुल ज्यादा होगा, 2 वाले का ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि देखें रिस्क का ज्यादा है, 20 साल के लोन में रिस्क ज्यादा है कि बंदे की डेथ हो सकती है, बंदा जो है मुल्क छोड़ के जा सकता है, बंदा बैंकरप्ट हो सकता है, बंदा इनसेन हो सकता है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है ना। 20 साल में रिस्क ज्यादा है, सामने वाली पार्टी डिफॉल्ट हो सकती है, 2 साल में रिस्क नस्बतन कम है। वैसे तो जिंदगी को भरोसा नहीं है, मगर एक अगर मैं जनरल बात करूं तो 2 साल में कोई डिफॉल्ट करेगा इसका रिस्क थोड़ा कम है, 20 साल में डिफॉल्ट करेगा इसका रिस्क बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, पहचानने से इनकार करते हैं आपको। तो इसीलिए 2 साल वाले पे जो इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा वो शायद बैंक की तरफ से कम लगाया जाएगा, मगर 20 साल वाले पे ज्यादा लगाया जाएगा। यील्ड कर्व का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये भी इंशाल्लाह हमारे सेशन में आएगा। अच्छा ये जी ब्रीफ केस है जी, ब्रीफ केस हमारे फर्म के लोगों में भी माशाल्लाह खैर। तो ये ब्रीफ केस क्या है जी, ब्रीफ केस से रिलेटेड हम बात करेंगे, इट्स अ पोर्टफोलियो।
पोर्टफोलियो थ्योरी जब पढ़ाई जाएगी कि कौन सा आपने शेयर अपने ब्रीफ केस में रखना है और कौन सा शेयर अपने ब्रीफ केस में नहीं रखना, कौन सा शेयर आपके ब्रीफ केस में होगा और कौन सा शेयर आपके ब्रीफ केस से हट जाएगा, कौन कौन सी कंपनी के शेयर आपके पोर्टफोलियो में होंगे, कौन कौन से कंपनी के शेयर आपके पोर्टफोलियो में नहीं होंगे, ये सारी की सारी बातें भी हमारे बीएफडी के कोर्स में आपको पढ़ाई जाएंगी। एंड लास्ट वर्ड इज दिस, इसको जानते हैं आप, ये बचपन में बहुत यूज होता था, मैंने भी बड़ा मतलब जिसे कहते हैं ना कि इसने बड़ा साथ दिया है इस चीज ने। क्या चीज है, उर्दू में क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं आप इसको, मौजूद वर्ड यूज करना चाहें। व्हाट इज दिस लास्ट वन, ये भी हमारे कोर्स में मैं एक वर्ड बहुत यूज करता हूँ एक स्पेसिफिक टॉपिक में जाके। क्या चीज है ये जी, जवाब नहीं आ रहा, नहीं यूज किया आप लोगों ने, मैं इतना पुराना नहीं हूँ भाई है हाँ बिल्कुल सही कहा जी, गुल्लक कह लें, गल्ला कह लें, कैश बॉक्स कह लें, मनी बॉक्स कह लें, मौजिब नाम थोड़े इंग्लिश नाम हो जाएंगे, बाकी आप इसे गल्ला भी कह सकते हैं, गुल्लक भी कह सकते हैं। क्यों क्यों ये क्यों रखा जाता है वैसे, मतलब नेसेसिटीज के लिए रखा जाता है क्या? नेसेसिटीज के लिए नहीं, नेसेसिटीज के लिए नहीं रखा जाता, ये सेविंग के लिए रखा जाता है। हाँ सेविंग के लिए रखा जाता है। कोई नई साइकिल खरीदनी है आपने, सही है ना, कोई पुराने जमाने में वीडियो गेम्स होते थे, अब तो नहीं वीडियो गेम्स का सिनेरियो, अब तो कंप्यूटर गेम्स होते हैं, ठीक है, आपको कोई लेट से क्रिकेट का कोई सामान लेना है, मुझे तो बड़ा शौक था क्रिकेट का, बहुत शौक था, विकेट लेनी है या किट लेनी है पूरी, तो यू सेव मनी, छोटे छोटे पैसे आप सेव करते थे यहाँ से, ठीक है जी, और फिर जब वक्त आता था तो आप इसे तोड़ दिया करते थे, तो अच्छे खासे पैसे निकल आते थे, कभी कभार एक्सपेक्टेशन से ज्यादा भी निकल आते थे। तो जिस तरह हम एक गला बनाते हैं, सेविंग बॉक्स बनाते हैं, कैश बॉक्स बनाते हैं, इस तरह ऑर्गेनाइजेशन भी ये बनाती है। तो एक हम पढ़ेंगे कि कैश पुट असाइड फॉर एसिड रिप्लेसमेंट। तो कैश पुट असाइड का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ही गलत जैसा है जैसे आम लोगों में यूज हो रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशन भी ये यूज कर रही होती है, कुछ ना कुछ पैसा, कुछ ना कुछ कैश रिटेन कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है बुरे वक्तों के लिए, कुछ ना कुछ पैसा रोक लिया जाता है एसेट को खरीदने के लिए, कुछ ना कुछ पैसा रोक लिया जाता है इन्वेस्टमेंट्स, क्या कहते हैं, बुरे वक्त में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स, वो वाली इन्वेस्टमेंट नहीं, स्टॉक मार्केट वाली इन्वेस्टमेंट नहीं, रिजर्व कह सकते हैं, मगर कैश रिजर्व है, बाकी कैश रिजर्व है, ये वो वाला रिजर्व नहीं है जो प्रॉफिट में से निकाला जाता है, ये बाकी कैश में से निकाला जाता है। सिंकिंग फंड भी कह सकते हैं, मगर ज्यादा अच्छा वर्ड इसका यही है, कैश पुट असाइड, इसको बिल्कुल सिंपल रखा जाता है। अच्छा जी, जैद और वारिद का मर्जर हो चुका, काफी पुराना हो चुका, मर्जर एंड टेक ओवर हमारे टॉपिक की जान है, इसके बगैर हमारा पेपर नहीं कंप्लीट होगा, इसका एक सवाल लाजमी आएगा। डी मर्जर क्या होता है जी, आईसीआई को जो है वो एक्सो नोबेल एक कंपनी थी, उसने डीमर्ज कर दिया, हटा दिया, तो डीमर्जर क्यों किया जाता है, क्या रीजन है, थ्योरेटिकल बातें भी करेंगे और कैलकुलेशन भी करेंगे। मर्जर क्यों किया जाता है, मर्जर किया जाता है साइनर्जीज के लिए। साइनर्जी का वर्ड सुना है आपने, व्हाट इज साइनर्जी? एक हमारे टीचर होते हैं बड़े जबरदस्त है बिजनेस मैनेजमेंट के, वो बड़ी प्यारी बात बोलते थे, व्हाट इज साइनर्जी, साइनर्जी किसे कहते हैं, साइनर्जी किसे कहते हैं, साइनर्जी किसे कहते हैं, 1 + 1 इज नॉट इक्वल टू 1, 1 प्लस सॉरी नॉट इक्वल टू 2, सॉरी 1 + 1 इज ग्रेटर देन 2, यानी कि कंबाइंड बेनिफिट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2 + 2 इज 22, 2 और 2 22 हो जाते हैं, 1 और 11 हो जाते हैं, क्या बात है जी, बिल्कुल बरकत, पाकिस्तान, बिल्कुल सही कहा, ये बहुत प्यारी बात की कुमैल, ये मैं बात करना चाहता था, इसका हमारे रिलीजन में भी बड़ा वो है कि अगर आप मिलजुल के काम करते हैं, इत्तेफाक से काम करते हैं, तो बरकत हो जाती है, तो दिस इज बरकत इज व्हाट दिस इज साइनर्जी। कहते हैं ना कि यार मिलके, वो कहते हैं ना कभी अभी जैसे मिसाल के तौर पर, वैसे तो मैं बहुत ज्यादा नहीं जाता बाहर दोस्तों में, अभी रिसेंटली दोस्तों में गया तो हमने कहा जी मंदी मंगवाई, बोला जी एक ही इसमें बर्तन में खाएंगे, तो वो एक ही बर्तन में खाने से क्या हुआ कि बरकत हो गई, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड साइनर्जी। तो साइनर्जीज क्या होती है, बहुत सारी साइनर्जी होती है। अब आपको वारिद और जैद जब मर्ज हुआ था, फायदा बताएं क्या हुआ, नौसत भी हो जाती है यार, अल्लाह माफ करने, हम पॉजिटिव रहते हैं फिलहाल, वो आप जो कह रहे हैं नेगेटिव साइनर्जी हो जाती है, वो भी हमारे कोर्स में, मगर हमारा ज्यादा फोकस पॉजिटिव साइनर्जी पे हो, ठीक है जी, खैर। अच्छा, तो मैं क्या कहता हूँ, फायदा क्या होता है अगर हम उस पर आते हैं जी, मार्केट शेयर बढ़ जाता है, वेरी नाइस पॉइंट। और अब आप देखें, दो फ्रेंचाइज रखने की जरूरत नहीं है ना, एक ही एरिया में दो फ्रेंचाइज होते थे, वाद का होता था बराबर में जैस का होता था, भाई दोनों मर्ज करते हैं, एक ही फ्रेंचाइज रखें, वही जैस टावर, अब दो रखने की जरूरत नहीं है, एक ही एरिया में एक ही टावर चल जाएगा, वही जैस का टावर होगा, वही वारिद को भी ऑपरेट कर जाएगा, स्टाफ काफी कम चाहिए होगा आपको, एडवर्टीजमेंट करोड़ों रुपए की एडवर्टीजमेंट होती है, जैस का अलग ऐड आता था, सही है, और वारिद का अलग ऐड आता था, याद है ऐसा ही होता था, मैच के दौरान बड़े बुरे लगते हैं यार ऐड, अब वो क्या करें, मजबूरी में आप अगर कोई मैच देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का, आपको देखने पड़ते हैं, तो पहले अलग अलग ऐड आते थे, अब आप जैद और वारिद का इसी बात है, अलग अलग ऐड बनाने की जरूरत नहीं है, मार्केटिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी, कस्टमर इंक्रीज हो जाएंगे, मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। इकोनॉमी ऑफ स्केल का एक कॉन्सेप्ट होता है, नाम सुने, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो आप बल्क बाइंग करते हैं, जब आपका साइज बड़ा होता है, तो बार्गेनिंग पावर जो है आपकी इंप्रूव हो जाती है, ये एसपीएम से भी कनेक्टेड होता है कि आपकी बार्गेनिंग पावर, आपकी
बढ़ जाती है और सप्लायर की कम हो जाती है, क्योंकि आप सप्लाई की नजर में आप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सप्लायर आपको एक डिफरेंट नजर से देखता है, डिफरेंट निगाह से देखता है, आपको अपना बड़ा कस्टमर ट्रीट करता है, तो आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, सामने वाले की बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है। खैर, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं और कुछ नेगेटिव एनर्जीज बिल्कुल सही कहा कि आ जाती है कभी कभार, हमें कैलकुलेशन वाइज काम करना होगा। बिल्कुल सही कहा, फिक्स कॉस्ट कम हो जाती है पर यूनिट। वेरी नाइस पॉइंट अनस, वेरी नाइस पॉइंट। तो ये सारी बातें हम कैलकुलेशन बेस्ड जो है वो देख रहे होंगे, इसकी थ्योरी भी बिल्कुल हमें आनी चाहिए। अच्छा, डी मर्जर भी अच्छा, फिर ये फॉरेक्स के रेट, अच्छा ये फॉरेक्स के रेट हमारे नहीं है भाई, हमारे मुल्क में ये हालात पता नहीं कितने सालों पहले होते थे, अब हमारे मुल्क में हालात बहुत चेंज हो गए। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे 1 भी नहीं लगता, अब तो यहाँ पे क्या हो गया है, 2 लगने, अल्लाह ना करे 2 लगने के करीब आ गया है। खैर, बहुत ही ज्यादा बुरे हालात चल रहे हैं। तो ये खैर फॉरेक्स के रेट्स का हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा असर है। फॉरेक्स इसको मैनेज करने के लिए हेजिंग की जाती है। हेजिंग इज अ टर्म, एक चीज होती है हेजिंग। हेजिंग कहते हैं रिस्क कवरेज, ये दुनिया में भी यूज होता है प्रैक्टिकली भी। जो लोग अंग्रेज आप मिलेंगे वो ये यूज कर होते वर्ड कि वी आर हेजिंग अवर रिस्क, वी आर मैनेजिंग अवर रिस्क, वी आर कवरिंग अवर रिस्क। तो हेजिंग की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। अगेन, जिन्होंने एमएफए पढ़ा हुआ है उनके लिए एक प्लस पॉइंट होगा, मगर जिन्होंने एमएफए नहीं पढ़ा उनको टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक से। और हमारा फॉरेक्स का स्टाइल ही बहुत डिफरेंट है अलहमदुलिल्लाह, हमारा फॉरेक्स का स्टाइल बहुत यूनिक है, बहुत ही यूनिक है। इंशाल्लाह वो स्टूडेंट्स को बहुत वैसे ही मजा आता है पढ़ने में, तो आपको भी बहुत मजा आएगा फॉरेक्स पढ़ने में इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये अगेन जो प्रैक्टिकल मैंने आपको बताई चीजें चल रही हैं उस पर हमारा बहुत ज्यादा रोल होगा। अच्छा, हमारी अप्रोच क्या होगी जी, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगेन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक्स ऑफ टॉपिक। ठीक है, उसके बाद हम बेसिक ऑफ टॉपिक्स में इसकी रीजन पढ़ेंगे, बैकग्राउंड पढ़ेंगे। उसके बाद हम इजी इलस्ट्रेशंस करेंगे, 2+2 4 टाइप की इलस्ट्रेशन उस टॉपिक से रिलेटेड। तीसरे नंबर पर हम क्वालिटी क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वालिटी क्वेश्चंस कहाँ से होंगे? ये क्वालिटी क्वेश्चन जो है डिफरेंट, जिसे कहते हैं कि बुक से होंगे, ACCA से भी लिए जाएंगे ये, फिर मेरे अपने कुछ ओन क्वेश्चन हैं हमारे। और फिर जब ये सारी बातें हो जाएंगी उसके बाद हम जाएंगे आई कैप के पास पेपर पे, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा आई कैप है। आई कैप के पास पेपर्स को टच किए बगैर हमारी तैयारी नहीं हो सकती पूरी। ये सारी की सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो BFD की डेडिकेटेड बुक है, जो मैंने आपको बताया कि वैसे ही अल्लाह का शुक्र बड़ी फेमस है, तो हमारी BFD की बुक के अंदर बिल्कुल यही सीक्वेंस नजर आएगी आपको कि हर टॉपिक बहुत ही बेसिक से, उसके बैकग्राउंड से, उसकी थ्योरी से स्टार्ट हो रहा होगा कि रीजन दुनिया में क्यों आया। उसके बाद हम इजी इलस्ट्रेशन पे जाएंगे जिसमें उस कॉन्सेप्ट को और स्ट्रेंथन करेंगे, पक्का करेंगे। जब अच्छा पुख्ता सिमेंट हो जाएगा कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम क्वालिटी क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम एक ग्रिप लें। और जब हमारी ग्रिप आने लगेगी उसके बाद हम आई कैप के पास करेंगे। अच्छा सर, आई कैप के पास कहाँ तक करेंगे भाई? आई कैप के पास में इंशाल्लाह 2021 विंटर तक मैं कराता था, और इस बार मैं इंशाल्लाह जून 22 की भी कुछ चीजें करा दूंगा। 2022 को मैं ज्यादा, मतलब रीसेंट अटेम्प्ट को मैं ज्यादा सिर्फ एक दो अटेम्प्ट को छोड़ के सारी करा देता हूँ। एक आध अटेम्प्ट में छोड़ देता हूँ क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो मैं समझता हूँ आपका मॉक होना चाहिए। मगर ऑब्वियसली जून 22 भी इंशाल्लाह इसमें ऐड हो जाएगा। बल्कि जून 22 के मैंने लास्ट टाइम भी करा दिए थे, आईने में बिल्कुल लास्ट में मैंने जून 22 भी करा दिया था। मैंने कहा चलो यार ठीक है, अगर कोई जो है वो जून 22 खुद कर रहा है तो उसके पास कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह रीसेंट अटेम्प्ट सारी कवर हो जाएगी। और उससे पहले मैं तकरीबन 2006 से जा रहा होता हूँ ऑनवर्ड्स, तो 2006 से 2022 तक समझने आपके पास होगा। मगर ये नहीं कि 2006 से 2022 के सारे सवाल करेंगे, इतना टाइम आपके पास भी नहीं है। और ना मैं समझता हूँ हर सवाल एक जो है वो क्या कहते हैं इक्वल इंपॉर्टेंट लगता है। कुछ सवाल रिपीट भी है, अच्छा रिपीटेशन भी है, मजे की बात है। मैं आपको बहुत सारे सवाल ऐसे दिखाऊंगा आप कहेंगे यार ये तो बिल्कुल रिपीट है। और कुछ सवाल माशाल्लाह हमारे ACCA से भी रिपीट है। ठीक है ना, जो हम ACCA का सवाल करेंगे, एक सवाल है कटाश, कटाश के नाम से सवाल है, वो तकरीबन सवाल 2012 में वैक में रिपीट हुआ। एक और सवाल है ओलिविन के नाम से सवाल है, ये भी तकरीबन 2010-2012 में मर्जर इक्वेशन में रिपीट हुआ। तो आपको कुछ सवाल तकरीबन एग्जैक्ट डिटो ऐसा लगेगा सेम। ठीक है, खैर, तो ये सारी बातें इंशाल्लाह हमारी किताब में मौजूद होंगी। उसके बाद काम खत्म नहीं होगा, इसके बाद 3 काम और करने जो अक्सर लोग नहीं करते। उसके बाद 3 काम और करने जो अक्सर लोग नहीं करते, वो ये करना है कि आपने प्रॉपर रिवीजन करना है, रेगुलर रिवीजन करना है, रेगुलर रिवीजन करना है। रेगुलर रिवीजन को इंश्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो यार अक्सर मेरा एक दर्द रहा है, मतलब जैसे कहते हैं ना सीरियसली इट्स वेरी पेनफुल कि यार रेगुलर टेस्ट देने। पेन क्या रहा है? पेन ये रहा है मेरा कि यार हम इतनी मेहनत से टेस्ट बनाते हैं, और मैं आपको टेस्ट दिखाऊंगा भी यार, बड़ी मेहनत से टेस्ट बना, कहाँ से मैंने कंटेंट रेडी किया मैं आपको वो भी बताऊंगा। और होता है क्या है कि जब टेस्ट देने जाएं तो यकीन करें आप, मैं मजाक नहीं कर रहा, 5% बच्चा भी टेस्ट नहीं देता। 5% भी मैं नहीं, 5% भी ज्यादा बता रहा हूँ, 5% से कम बच्चा टेस्ट देता है। तो यार मतलब वाई वाई, ये पेपर में 33% बच्चा पास हो रहा है, और अगर 5% बच्चा टेस्ट देगा तो कैसे चलेगा? तो ये मेरी आपसे गुजारिश है कि यार आप रिवीजन रेगुलर करें, उसके बाद आप टेस्ट दें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईयरली पास पेपर्स। ईयरली पास पेपर्स का मतलब होता है अटेम्प्ट वाइज।
टाइमर लगा के, अटेम्प्ट वाइज टाइम बाउंडेड। टाइम बाउंडेड समझते हैं? 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटा 15 मिनट नहीं होता एप्लीकेबल, क्योंकि एक सवाल मैक पोर्शन का खत्म हो चुका है। जो मैंने आपको बताया ना, मैक पोर्शन पहले था, आप चला गया, तो आपने ये काम जरूर करना है। अच्छा, बीएफडी के पेपर में मैं आपने एक बात मेरे से पहले देखी थी, मैं एक दफा रिकॉल करता हूँ हमने क्या बातें की थी। आपको याद है एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे पहला चैलेंज किसने क्या लिखवाया था? लेंथी पेपर आता है। कितने मार्क का अटेम्प्ट होता है बीएफडी, पता है किसी को? बता सकते हैं? किसने फीडबैक लिया है अपने सीनियर से या अपने दोस्तों से फीडबैक लिया कि भाई आपका कितने मार्क का अटेम्प्ट हुआ? 100 मार्क का अटेम्प्ट नहीं होता। मेरा अपना 100 मार्क का अटेम्प्ट नहीं हुआ था, मेरा अपना। इनफैक्ट जो बंदा मेरिट सर्टिफिकेट लाया विंटर 2021 में, हमारा स्टूडेंट साद बिन सुहेल, इज वेरी, जिसे कहते हैं टैलेंटेड पर्सन माशाल्लाह, उसने ही मुझे बोला सर मैंने भी पूरा नहीं किया था। कितने मार्क का अटेम्प्ट होता है किसी को पता है? फराज सही कह रहे हैं, 70 to 80 नहीं 70 तो बहुत कम हो जाएगा, 80 से 85 अटेम्प्ट होता है एक एक एवरेज बच्चे का जिसका पेपर पास हो रहा होता है, 80 से 85। तो कहने, और जो बेचारे बिलो एवरेज होते हैं उनका फिर 80 से कम होता है। अब आप खुद सोचो कि अगर 80 से कम आपने अटेम्प्ट किया, लेट से आपने 70 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, तो आप मुझे बताओ अगर आपने 70 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, 70 से 50 लेना आसान है क्या? जवाब दें, क्या 70 में से 50 लेना आसान है? मेरा सवाल है आपसे। अभी क्यों होता है, मैं उस पर आ रहा हूँ अभी ना। 70 से 50 लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 70 से 50 लेने का मतलब है कि आपने जो काम किया उसमें भी 70 प्लस आपको स्कोर चाहिए, हर उस पर 70% से ज्यादा एफिशिएंसी चाहिए। बहुत मुश्किल हो जाएगा। 80 में से 50 लेना फिर भी मैं समझता हूँ कि मुनासिब है। इवन तो हमारे पास कुछ केसेस ऐसे हैं, ऐसे केसेस हैं, लास्ट टाइम एक स्टूडेंट आया, उसने मिरेकल कर दिया, जिसे कहते हैं ना यार, मतलब मिरेकुलसली आई वाज अमेज्ड यार। मैंने कहा भाई ये तुम मुझे बता रहे हो, मुझे यकीन नहीं आता। उसने बोला सर मैंने 60 मार्क का अटेम्प्ट किया, पेपर पास हो गया। मगर बात ये ना कि लक हर किसी पे फेवर नहीं करती ना, कि इतना आप क्वालिटी अटेम्प्ट करें, इतना क्वालिटी अटेम्प्ट करें कि आपने 60 का अटेम्प्ट करके 50 उठा लिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट यार, वेरी डिफिकल्ट। मैं अपने पूरे टीचिंग करियर में बात करूँ, इतने सालों का अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग करियर है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई मैंने ऐसे कोई 3-4 से ज्यादा लोग देखे होंगे। बट माई पॉइंट इज, मेरी बात समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि 80 से 85 का अटेम्प्ट होता है, वो भी एक आम स्टूडेंट का। वरना जो 80 से 85 अटेम्प्ट करता है, 70 अटेम्प्ट करता है, 75 अटेम्प्ट करता है, उसके लिए पास होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या होती है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये नहीं है, और ये हमेशा से हो रहा है, ये कोई नया नहीं है, ये 80 से 85 मार्क का। मैंने 2014 में बीएफडी पास किया था अल्हम्दुलिल्लाह, पहली अटेम्प्ट में। 2014 वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, और मैं आपको अपने अटेम्प्ट के सवाल भी दिखाऊंगा। बीएफडी के काफी टेक्निकल सवाल थे उस अटेम्प्ट में। खैर, ये इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा पेपर था, मगर वो आपको नजर भी आ जाएगा। तो मुझ जैसा बंदा जो अल्हम्दुलिल्लाह बीएफडी फर्स्ट में पास कर रहा है और आज आपको बीएफडी पढ़ा रहा है, उस बंदे का 80 से 85 हो रहा है, तो आप सोचो कि वाकई पेपर लेंथी आता है। तो इसका हल क्या है? इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हल है जो लोग निगलेक्ट करते हैं, और शायद मैंने भी एक जमाने में निगलेक्ट किया था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा परेशानी का सामना रहा। और अब मैं बीइंग अ टीचर स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि यार आप वो गलती नहीं करना जो हम कर रहे हो, जो मैंने की थी। वो ये कि लोग ये वाला काम नहीं करते, एयरली पेपर सॉल्व नहीं करते, अटेम्प्ट वाइज टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करते। क्योंकि जब आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको समझ ही नहीं आता कि पेपर में टाइम जाया कहाँ होता है, पेपर में क्यों टाइम कम पड़ जाता है, पेपर में क्यों छुट जाता है पेपर टाइम की वजह से। तो ये प्लीज यार मैं आपको ये अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। अच्छा, ये अभी नहीं होगा, ये आखिर में होगा। और ये अच्छा, ये मैंने बड़ी चालाकी की है आपके साथ कि ये सबसे आखिर में लिख दिया और इसको हाईलाइट कर दिया। पता है ये आखिर में लिखने से हुआ क्या? आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपके लेट से बेसिक अच्छे नहीं है, खुदा ना खास्ता, अगर आपको इलस्ट्रेशन में फोकस नहीं है, अगर आपका क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन पक्का नहीं है, अगर आपने आईकैप पासवर्ड नहीं किया, तो टॉपिक आपका वीक है। अगर आपका टॉपिक वीक है, आपने रिवाइज नहीं किया, ठीक है, तो आप कैसे यहाँ तक पहुंचेंगे? आप यहाँ डायरेक्ट पहुंच ही नहीं सकते। आपको रेगुलर रिवीजन करना पड़ेगा, आपको रेगुलर टेस्ट देने चाहिए। उसके बाद आप जब बाकी आपकी अच्छी तैयारी होगी, फिर आप एयरली पेपर करोगे, क्योंकि एयरली पेपर में एक टॉपिक थोड़ी आएगा, सारे टॉपिक आएंगे। तो मैं अगेन वन ऑफ द मोर कंसर्न, और मैं आखिर में बच्चों से बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप पे भी और पर्सनली भी बात जब हो रही होती है, तो मैं यही कह रहा हूँ आखिर के 10-15 दिनों में कि यार आपने कम से कम कितने सॉल्व करने हैं? ये भी लोग सवाल करते हैं, तो मैं कहता हूँ कम से कम 4 तो सॉल्व करें आप कम से कम 4 तो सॉल्व करें, ताकि आपको 4 पेपर्स कम से कम आप सॉल्व करें लिख के, ताकि आपको पता चले कि यार व्हाट वेंट रॉन्ग, होता क्या है वहां पे, प्रॉब्लम क्या आता है। 4 पेपर मेरे नजदीक में समझता हूँ कि हर बंदे को लिख के सॉल्व करने चाहिए, टाइम बाउंड। 3 घंटे 15 मिनट नहीं, क्योंकि कुछ आपका मैथ क्वेश्चन की जैसे एक आध सवाल माइनस हो जाता है और उसका सवाल हम हटा देंगे। तो ये हमारी अप्रोच होगी इंशाल्लाह। ये 4 चीजों के बाद हमारा टॉपिक एंड हो जाएगा। आईके के पास एक लेवल पे लेके जाके करेंगे, मगर उससे पहले एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। खाली पास पेपर करना मकसद नहीं है, खाली प्रैक्टिस, खाली कॉन्सेप्ट लेना बगैर प्रैक्टिस का मकसद नहीं है। एक अच्छा पैकेज बन जाएगा और इंशाल्लाह हमारी बुक जो है वो इस मामले में आपके लिए इनफ होगी। टेस्ट हमारे मंथली मैंने प्लान किए थे, लास्ट टाइम 2 टेस्ट लिए भी थे, मगर इतना ही खराब रिस्पॉन्स आया। ये नहीं टेस्ट में मार्क्स भले कम आ जाए आपके, मुझे उससे मसला नहीं हो, मुझे बुरा नहीं मानता, मगर आप टेस्ट नहीं देते तो फिर मुझे बहुत बुरा लगता है। अच्छा,
कंप्यूटराइज पेपर पे बात कर लेते हैं। हाँ, एक और बात भी कर लेते हैं। कुछ कुछ लोग ये कह रहे हैं, अभी सुनिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। मैं सीक्वेंस से बात करता हूँ। मैं एक बात ये यहाँ कर लेता हूँ, मैं यही एक बात कर लेता हूँ। बीएफडी बुक के साथ हमारा एक बन रहा होता है रजिस्टर। ठीक है, छोटी सी बात मेरे ख्याल से मुझे आगे करनी थी, मैं अभी कर लेता हूँ। ठीक है, सवाल आया है या तो मेरे ख्याल से मैं अब्दुल अहद का सवाल है इनफैक्ट। अच्छा यार, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मेरे ख्याल से मुझे अभी कर लेनी चाहिए, ये उसमें भी बात कर सकते थे चेंज वाले सेगमेंट में, मगर हम यहाँ भी कर सकते हैं और आगे भी कर सकते थे। खैर देखिए जी, एक और बात वो ये कि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होता है रजिस्टर। ये मैं अभी डूज में ही बात करूंगा, मुझे आगे बात करनी है, बट मैं यहाँ बात करता हूँ। रजिस्टर आपका जो है ना, ये कोई नई चीज नहीं कह रहा, ये आप स्कूल के टाइम से, बचपन के टाइम से आप रजिस्टर बना रहे हो। ये रजिस्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीजें अब डिजिटल हो गई हैं, क्या कहते हैं, ऑनलाइन की वजह से। जिस तरह एक जिसे कहते हैं ना कि टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप बड़ा चेंज हो चुका है। अच्छा, एक मेरा, हाँ, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, तो भाई मेरा नंबर नोट कर लें। भाई देखें, ये तो एक जिसे कहते हैं ना कि बात अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी, मैं काफ़ी अटेम्प्ट से, काफ़ी सालों से इंश्योर कर रहा हूँ कि भाई आप ये नंबर मेरा सेव कर लें। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंफ्यूजन हो रिलेटेड टू एनी टॉपिक या एनी क्वेश्चन, आप फील फ्री टू व्हाट्सएप। ओपन व्हाट्सएप पॉलिसी है मेरी, ये मेरा पर्सनल नंबर है, एक ही नंबर है मेरे पास भाई व्हाट्सएप का। ठीक है, मैं यही यूज़ करता हूँ खाली। ठीक है, तो इसी से ही सारे मैं ग्रुप्स में भी कम्युनिकेट कर रहा होता हूँ और जो है इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। आप मुझे जो क्वेरीज हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि अगर आप मुझे इनबॉक्स करें। नॉर्मली 24 आवर्स का लीड टाइम होता है मेरे पास, मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर आपकी क्वेरी जो है रिजॉल्व हो जाएगी, मगर 24 आवर्स में नॉर्मली कम पे ही काम हो जाता है। ठीक है ना, मैं अवेलेबल होता हूँ तो फॉरन भी करता हूँ, वरना दिन में चूंकि मैं फर्म में होता हूँ अपनी, जो मैं आपको बता रहा था फर्म चला रहा हूँ अलहमदुलिल्लाह, तो शाम में रात में जो टाइम होता है वो मेरा स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड होता है। तो ये नंबर आप मेरा नोट कर लें, कोई भी क्वेरी वगैरह हो आप पूरा थ्रू आउट द कोर्स। ये नहीं कि मैं अभी शुरू में सेशन स्टार्ट हो रहा है तो मैंने कहा नहीं यार चलो अभी सबको जवाब देता हूँ, नहीं, ये आप फीडबैक ले भी सकते हैं जो हमसे पढ़ चुके हैं। ऑब्वियसली आखिरी महीने में बड़ा पेनफुल होता है और अजीब जिसे कहते हैं कि कैफियत हो जाती है, क्योंकि सब आखिर में पढ़ना शुरू करते हैं। बट मेरी कोशिश होती है डिसिप्लिन, ये प्रॉमिस मेरा जो है ना वो टूटे नहीं आपसे। तो खैर, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हाँ, तो मैं ये कहता कि यार एक जिस तरह आप पहले फिजिकल क्लासेस में एक रजिस्टर बनाते थे, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह आपका रजिस्टर यहाँ भी बनेगा। अब ये रजिस्टर में क्या होगा, जो मैं काम कराऊंगा क्लास में वो सारा का सारा होगा, जो मैं काम होमवर्क में कराऊंगा ये सारा का सारा होगा, जो आप खुद से रिवीजन करेंगे सारा का सारा आपका जो है वो क्या कहते हैं रजिस्टर में डॉक्यूमेंट होगा। ये रजिस्टर आपका एसेट है। ये रजिस्टर आपको सिर्फ बीएफडी में हेल्प नहीं करेगा, ये आपको एमएसए2 में भी हेल्प करेगा। ये रजिस्टर आपको यहाँ रिवीजन में हेल्प करेगा। ये रजिस्टर आपको यहाँ एली पेपर में कहीं फंसे होंगे, टॉपिक नहीं समझ आ रहा होगा तो आपको वहां हेल्प करेगा। या आपको पेपर से एक दिन पहले, 2 दिन पहले लोग पूछ रहे होते हैं क्या करना चाहिए, वहां मैं कहता हूँ रजिस्टर पढ़ना चाहिए। अब एक बात ध्यान में रखनी है कि जब आप लेक्चर ले रहे होंगे ना, तो आप समझे जिंदगी में एक बार लेक्चर ले रहे होंगे। जिस तरह आप फिजिकल क्लासेस में एक बार बैठते थे ना, तो क्लास गई तो गई, अटेंटिव, फोकस्ड, सही है, नहीं समझ आ रहा होता था तो फिर आप टीचर से सवाल करते थे, 2 बार सवाल करते, 10 बार सवाल करते थे, वही अप्रोच यहाँ हो। ठीक है, तो आपने ना एक ही बार जिंदगी में लेक्चर लेने ये सोच के, और उसके साथ साथ आपने एक रजिस्टर बहुत तगड़ा बनाना है। ये रजिस्टर मैं बार बार एम्फसाइज करता रहूंगा, पहली क्लास में भी एम्फसाइज कर रहा हूँ, आगे की जितनी क्लासेस आएंगी मेजोरिटी इनिशियल क्लासेस में, और उसके बाद भी मैं वीक में वक्तन जो है वो इसको क्या कहते हैं बात करता रहूंगा कि रजिस्टर आपका एसेट है। अच्छा सर, अब कंप्यूटराइज पेपर होने जा रहा है, कुछ लोग दिसंबर 23 अटेंड है, मुझे पता है आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे अभी क्लास में भी जिनका दिसंबर 23 अटेंड होगी। जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे उनमें से दिसंबर 23 अटेंड होगी। सर डिसंबर 23 में तो ऑनलाइन हो जाएगा, यार कंफर्म नहीं है पहली बात तो, क्योंकि अभी सॉफ्टवेयर में कुछ ग्लिचेस हैं। वो उम्मीद है कि अल्लाह ताला करम फरमाए और सॉफ्टवेयर को जो है ना वो इम्प्रूव कर दे। बाकी ये कि मेरे ख्याल से थोड़ा ट्रांजिशन टाइम लगेगा, बट चलें 2 मिनट के लिए मान लेते हैं दिसंबर 23 से हो जाता है, तो भाई फिर भी मैं कहूंगा आप पहले अपना रजिस्टर पे फोकस करें, पहले आप कॉन्सेप्ट लें। देखिए आपको अगर चीज आती होगी ना, ग्रिप होगी ना, तो आप उसे फिजिकल भी कर लेंगे और कंप्यूटर पे भी कर लेंगे। अगर खुदा ना खासा आपको चीज समझ ही नहीं आ रही, आपसे सवाल ही सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप कंप्यूटर पे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो मेरा वापस ये मशवरा होगा कि यार आप रजिस्टर जो है ना वो आप तगड़ा बनाएंगे। फिर क्या होता है, जब आप एक दफा क्लासेस कंप्लीट करते हो फिर आपको एक रिवीजन करना होता है। फिर जो आप रिवीजन करेंगे ना, वो रिवीजन आप करेंगे आईकैप के सॉफ्टवेयर पर। रजिस्टर का नेमो बदल नहीं है, ये मैं आपको अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ। मेरी जो जिंदगी है ना उससे आधी ज्यादा जिंदगी मेरी टीचिंग में गुजर चुकी है। ठीक है ना, मतलब जो मेरी एज है उसका हाफ करेंगे ना, तो उससे भी जैसे कहते हैं ना कि ज्यादा मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ये मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ कि यार रजिस्टर का कोई नेमो बदल नहीं है। मैं खुद भी आज भी मुझे कुछ काम होता है ना, कोई चीज पढ़ानी होती है, कोई ऐसा नया सवाल कराना होता है, या कोई पेपर आता है लेट से नया, मैं उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं कभी डायरेक्टली उसको अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे सॉल्व नहीं करता, मैं हमेशा उसको पहले रजिस्टर पे सॉल्व करता हूँ। और उसकी टेक्निक है वो मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा भी कि भाई पेपर में भी आपने नए सवालों को कैसे टैकल करना होता है। तो माय पॉइंट इज यार कंप्यूटराइज इज यस, जिसे कहते हैं इज अ चेंज। मैं खुद भी कुछ सवाल आपको कंप्यूटर पे कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा आईके के सॉफ्टवेयर पे थ्रू आउट द सेशन। मेरी बिल्कुल इस बार
जो है ना वो क्या कहते हैं ये इसमें एजेंडे में शामिल है, और वो जो फुल रिकॉर्डेड ले रहे हैं उनके पोर्टल पे वो अपलोड भी हो जाएंगे इस तरह सॉफ्टवेयर पे जो सवाल होंगे। मगर आई एम स्टिल सेइंग कि यार आपका मेजोरिटी काम आपका रजिस्टर पे होगा। हाँ, आपने सॉफ्टवेयर यूज करना है लास्ट के 1 मंथ जब आप रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो मैंने कहा एक रस्ते में बात आई तो मैंने कहा आपसे कर दी जाए। खैर, तो रिवीजन होगा वो आईकैप होगा, और कुछ ईयरली पेपर आप जो करेंगे, कुछ ईयरली पेपर वो आप जो है आईकैप के सॉफ्टवेयर पे करेंगे, जो बिल्कुल लास्ट में होते हैं, जो लास्ट वीक होते हैं, ये आप आईकैप के सॉफ्टवेयर पे करेंगे ताकि आईकैप के सॉफ्टवेयर का जो आइडिया हो जाए। मैंने अभी फीडबैक लिया MSc2 के हमारे काफी स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक स्टूडेंट कनाडा में बैठा हुआ है, एक स्टूडेंट कहीं और बैठा हुआ है। तो इस बार MSc के हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने ना उसमें पेपर दिया है ऑनलाइन। इस वजह से नहीं दिया कि मतलब वो कि आईकैप ने मैंडेटरी किया, इस वजह से दिया था क्योंकि वो पाकिस्तान आ नहीं सकते थे। तो मैंने उनसे फीडबैक लिया, उनमें से 2 स्टूडेंट्स का ये कहना था कि भाई सर हमें कोई मसला नहीं हुआ। मैंने कहा है तुम्हें क्यों मसला नहीं हुआ, इतने लोगों को मसला हुआ। उन्होंने कहा सर हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली थी, 15 सवाल हमने 12-15 सवाल जो है सॉफ्टवेयर पे कर लिए थे। तो हमें जब MSc2 में लिखना बहुत होता है, बहुत लिखना होता है, बहुत ज्यादा लिखना होता है, लिखने के लिए टाइप करना होता है, तो आपकी ठीक ठाक स्पीड होनी चाहिए। तो उनका ये कहना था कि नहीं सर हमें प्रॉब्लम नहीं। बाकी स्टूडेंट्स का ये जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी सॉफ्टवेयर पे उनको वाकई इशू आया। मगर हैविंग सेड दैट आई एम अगेन सेइंग कि रजिस्टर एंड देन उसके बाद हम सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, ये हमारी अप्रोच होगी। अच्छा, जल्दी से हम सीक्वेंस से बात कर लेते हैं। हमारी सीक्वेंस क्या होगी, और फिर हम इसको जो है ना कुछ डूज एंड डोंट्स पे आते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज डूज एंड डोंट्स है कि किन बातों का ख्याल रखना है और किन बातों से हमें बचना है। सीक्वेंस ये होगी, हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से स्टार्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से स्टार्ट करेंगे, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा 2+2 4 लेवल से। ठीक है, क्योंकि इसका एक सवाल लाजमी है तो हम रिस्क नहीं ले सकते। उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एडवांस में जाएंगे। आपके भी कोई सवाल ध्यान में आ रहे हैं तो आप पूछें चैट के थ्रू, कोई मसला नहीं है। इन्वेस्टमेंट एडवांस पे जाएंगे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट एडवांस के बाद हम इसके कुछ सब टॉपिक्स पे जाएंगे। इसके कुछ सब टॉपिक्स, वो सब टॉपिक्स कौन से हैं? सब टॉपिक समझते हैं कि उसके माइक्रो टॉपिक्स हैं कुछ। सब टॉपिक में हमारे पास है सेंसिटिविटी एनालिसिस, ये छोटा मोटा टॉपिक है, मगर हर कहीं ना कहीं 1-2 अटेम्प्ट बाद 5 मार्क का, 8 मार्क का, 10 मार्क का आ जाता है। एसिड रिप्लेसमेंट में आपको बताया था ना, गाड़ी कितने अर्से में रिप्लेस करें, 2 साल बाद रिप्लेस करें, 3 साल बाद रिप्लेस करें। मैं एक दफा एक क्लाइंट पे गया गैट्स फार्म में, मैंने देखा नई नई गाड़ियां। मैंने कहा इतनी सारी नई गाड़ियां उन्होंने इकट्ठा कैसे ले ली? तो पता चला वो उन्होंने रिप्लेस कर दी फॉरन ही, नया मॉडल आया था उन्होंने रिप्लेस कर दी। क्यों? सोच के कि भाई पुरानी गाड़ी होगी तो रिपेयर ज्यादा लगेगी, पुरानी गाड़ी होगी तो रिपेयर ज्यादा लगेगी और रीसेल भी गिर जाएगी। अच्छा बिल्कुल, ये मैं सीक्वेंस में क्यों कह रहा हूँ। अच्छा, सीक्वेंस का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। सीक्वेंस का मतलब है कि यार हमारी एक सीक्वेंस होगी और हम इस सीक्वेंस पे चलेंगे। अभी मैं इस पे बात करता हूँ कि सीक्वेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मोहम्मद, मैं इस पर ही बात करता हूँ कि जो लोग रिकॉर्डेड ऑप्शन 1 कर रहे हैं उनका क्या होगा और ऑप्शन 2 कैसे लेके चलेंगे। बिल्कुल, मैं बस ये कंप्लीट करते हैं सीक्वेंस, फिर मैं दोनों क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करता हूँ। अच्छा, एसेट रिप्लेसमेंट, इसके बाद एक टॉपिक है कैपिटल राशनिंग। ठीक है, इसमें 2 एरिया है, एक सिंगल पीरियड होता है, कैपिटल मल्टीपल पीरियड होता है। पहले सिंगल पीरियड करेंगे और फिर लीज और बोरो। लीज और बोरो वैसे तो फाइनेंसिंग डिसीजन है, मगर चूंकि बहुत कनेक्टेड है हमारे इन्वेस्टमेंट बिजनेस से, हम इसको शुरू में कर लेंगे। ये पूरा इन्वेस्टमेंट बिजनेस का एरिया कहलाएगा हमारा। ठीक है, अच्छा उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट बिजनेस हम कर लेंगे उसके बाद हम जाएंगे वैक पे, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का ये ख्याल होता है कि सर हम डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से स्टार्ट कर लें, हमने तो ये इन्वेस्टमेंट बिजनेस पढ़ लिया MFA में, हमने तो इन्वेस्टमेंट बिजनेस पढ़ लिया कॉस्टिंग में बहुत पहले, हमें आता है। नहीं यार, नहीं प्लीज यार, ये सीक्वेंस आपने ब्रीच नहीं करनी है। उसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि PFT में हर पिछला टॉपिक अगले को सपोर्ट करेगा, हर पिछला टॉपिक अगले को सपोर्ट करेगा, हर पिछला टॉपिक अगले को सपोर्ट करेगा। इसी तरह ये जो वैक है इसके अंदर मैं बहुत सारी बातें कराऊंगा, एनुटीज की मैं बात करूंगा, परपेचुइटीज की मैं बात करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू की। तो मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ कि स्टूडेंट को जब मैं वैक पढ़ाऊं तो उसके पास वो सारी बेसिक होनी चाहिए जो मैंने यहाँ सिखा दी। ठीक है, हाँ मैं यहाँ पे बिल्कुल जीरो से चलूंगा, क्योंकि यहाँ मैं समझूंगा आपको कुछ नहीं आता। यहाँ भी मैं समझूंगा जीरो से चलेंगे, यहाँ भी मैं जीरो से चलूंगा, टॉपिक से रिलेटेड जीरो से चलूंगा। मगर उसमें बस मेरी एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन होगी कि यार आपको एनपीवी में जो हमने एनुइटीज, परपेचुइटीज, प्रेजेंट वैल्यू, IRR, इन सारी चीजों में बात की थी वो आपको आता है। अब मैं यहाँ वापस IRR आपको जीरो से नहीं सिखाऊंगा, यहाँ मैं आपको IRR जीरो से सिखाऊंगा, यहाँ मैं आपको एनपीवी जीरो से सिखाऊंगा, लिटरली जीरो से सिखाऊंगा आपको। ठीक है, कल की क्लास में ये सारी बातें आ जाएंगी इंशाल्लाह। मगर यहाँ आगे मैं एक्सपेक्ट करूंगा यार IRR का फॉर्मूला आपको आता है। तो कोई अगर डायरेक्टली, जो लोग ऑप्शन 1 लेने उनसे भी गुजारिश है मेरी कि यार डायरेक्ट आप यहाँ से शुरू नहीं करिए। कुछ स्टूडेंट ने सवाल किया सर हम वैक से शुरू करना चाहते हैं। यार अब हर बंदे की नहीं अपनी एक सीक्वेंस होती है। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये सीक्वेंस बहुत सक्सेसफुल रही है। हमारी किताब भी इसी सीक्वेंस पे, हमारा पोर्टल भी इसी सीक्वेंस पे, और स्टूडेंट्स भी माशाल्लाह हमारे बड़े जैसे कहते हैं ना कि सेटिस्फाइड रहते हैं सीक्वेंस हम चल रहे होते हैं। तो आप यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। ठीक है, ये बिलाल आपकी क्वेरी का जवाब आ गया कि टॉपिक इंटर कनेक्टेड है तो हमें ख्याल करना होगा। अच्छा, वैक कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ इसके भी कुछ रिलेटेड टॉपिक्स हैं।
इसके रिलेटेड टॉपिक्स कौन से हैं जो हम इसी के साथ कर रहे होंगे? इसमें रिलेटेड टॉपिक्स में हमारे पास आ जाएगा क्या कहते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। ये नाम से लग रहा है थ्योरी है, मगर इसके अंदर भी आईकैप ने ठीक ठाक कैलकुलेशन पूछी है। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज होती है कि हम डेट से फाइनेंस करें या इक्विटी से करें, और डेट से कब करें और इक्विटी से कब करें। बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही मजेदार, बहुत ही प्रैक्टिकल बात होगी। फिर एक टॉपिक होता है जो हम बात करते हैं पोर्टफोलियो थ्योरी। पोर्टफोलियो थ्योरी अभी बात हो रही थी ना कि वो पोर्टफोलियो मीन ब्रीफ केस, कि हम ब्रीफ केस में कौन सी कंपनी के शेयर रखें और कौन सी कंपनी के नहीं रखें। फिर एक टॉपिक है क्या कहते हैं एपीवी। एपीवी गाड़ी नहीं, एपीवी एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। जिस तरह नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है इस तरह एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा यार एक और चीज, अनफॉर्चुनेटली लोग आईकैप के सोल्यूशन से कौन से बना रहे होते हैं। आईकैप के सोल्यूशन में मुझे ये बात पता नहीं करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, रिकॉर्डिंग हो रही है, तुम लोग कर देते हैं। चलो आईकैप के सोल्यूशन में बहुत सारी जगहों में ना एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट समझते हैं ना आप। मैं और ज्यादा एक्सट्रीम बात नहीं कर सकता, मतलब वहां पे हमें वो कहते हैं, चलो मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, इख्तिलाफात है। हमें इख्तिलाफात समझते हैं ना कि हमें आईकैप के सोल्यूशन में इख्तिलाफ है, आईकैप सोल्यूशन एक्स कहता है, हमें लगता नहीं एक्स नहीं होना चाहिए वाई। तो ये टॉपिक लीजो बोरो का, इसमें बहुत खुल के इख्तिलाफात, और हम अपने दलाइल देंगे, मतलब हमारी पास लॉजिक्स है उसकी वहां पर कौन, और हर चीज में बीएफडी में लॉजिक्स है। बीएफडी में कोई ऐसा नहीं है कि बस थ्योरी आ गई तो बस मान लो, नहीं नहीं नहीं, हर चीज के पीछे लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है। मजा आएगा आपको कि हाँ यार वाकई लग रहा है कि हम क्यों ये पढ़ रहे हैं। अच्छा दूसरा एक और टॉपिक है एपीवी, इसमें भी मसला आता है, सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो ये सारे टॉपिक हमारे जो है वो क्या कहते हैं इसमें हो जाएंगे। ये हमारा समझो बीएफडी का ना, मैं समझता हूँ सेफली 60% आपका पेपर यहाँ से कवर होगा इंशाल्लाह 60% आपका सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा, और ये बीएफडी का बैकबोन है, हमेशा से बैकबोन है। 60% एरिया यहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद हम चले जाएंगे बिजनेस वैल्यूएशन प्लस मर्जर एंड टेक ओवर्स। अच्छा मर्जर एंड टेक ओवर की खास बात क्या है? मर्जर एंड टेक ओवर की खास बात ये है, जिस तरह मैं आपसे कह रहा था कि वैक के अंदर मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको एनपीवी की सारी चीजें आती हैं या मेजॉरिटी चीजें आती है, बिल्कुल सीखना। मैं यहाँ पे जब आऊंगा तो इसके अंदर एनपीवी भी रिपीट होगा सारा। एक फ्री कैश फ्लो टेक्निक है, फ्री कैश फ्लो टेक्निक, उसमें सारा एनपीवी रिपीट होगा, इसमें वैक भी रिपीट होगा। तो अब आपको कोई बंदा मुझे मिलता है, सर मैं तो डायरेक्ट चाह रहा हूँ मर्जर इक्वेशन से स्टार्ट करूँ, मैं तो चाह रहा हूँ बिजनेस वैल्यूएशन स्टार्ट करूँ, मैं कहूंगा नो नो एब्सोल्युटली नॉट। वो क्या कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, यही डायलॉग था ना भाई, ठीक है। तो अब मैं मना कर दूंगा, लेकिन नहीं ऐसा नहीं हो सकता जी, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आपको सीक्वेंस फॉलो करनी पड़ेगी। अब डायरेक्ट यहाँ से जाएंगे आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो एनपीवी और वैक से कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो जब वो वैल्यूएशन कराता है तो आपको कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना आना चाहिए। जब वो वैल्यूएशन कराता है तो आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये सीक्वेंस बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि रिसर्च बेस्ड सीक्वेंस है, ये ऐसी नहीं है कि ये सीक्वेंस मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये फुली ट्रायल एंड टेस्टेड रिसर्च है। और इस पर अल्लाह का शुक्र है, आपने देखा रिजल्ट भी अच्छा रहा है हमारे स्टूडेंट्स का, और दिसंबर 21 में तो माशाल्लाह स्टूडेंट ने मेरिट भी स्कोर किया। अच्छा उसके बाद हम आएंगे फॉरेक्स पे, फॉरेक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा इसमें डीमर्जर भी आ जाता है टॉपिक, डीमर्जर के अगर तोड़ है एंटिटीज को, मर्ज नहीं कर रहे, तोड़ है, तो फिर क्या होगा। अच्छा फॉरेक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, इसके अंदर 3 एरियाज हैं, इसको मैंने 3 हिस्सों में तोड़ दिया ताकि स्टूडेंट को परेशानी ना हो। इसमें एक है फॉरेक्स 1 बेसिक, जानबूझ के तोड़ा है, आईकैप ने नहीं तोड़ा, हमने तोड़ा है ताकि हमें पता हो। जिस तरह जो लोग मुझसे कॉस्टिंग पढ़ते थे उनको याद होगा, मैं प्रोसेस कॉस्टिंग को तोड़ दिया करता था, प्रोसेस कॉस्टिंग बेसिक और प्रोसेस कॉस्टिंग एडवांस। तो उससे होता ये था जब हम एडवांस में जाते थे तो हमें इतना मजा आता था, हम कहते थे यार हमें कॉन्सेप्ट तो पता है, बेसिक तो सारा पता है। तो बिल्कुल सीधा यहाँ पे फॉरेक्स को 300 में तोड़ेंगे, फॉरेक्स 1, फॉरेक्स 2, और फिर जब फॉरेक्स 1 और फॉरेक्स 2 हो जाएगा उसके बाद लास्ट आएगा फॉरेक्स 3। फॉरेक्स 3 में हम इंटरेस्ट रेट हेजिंग में बात करेंगे, सूद की हेजिंग होगी कि इंटरेस्ट रेट को कैसे हेज किया जाए। मगर उससे पहले हमारे पास एक अच्छा खासा फॉरेक्स 1 और फॉरेक्स 2 में करेंसी हेजिंग का कॉन्सेप्ट मौजूद होगा, तो हमें ज्यादा फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। करेंसी हेजिंग में इतनी सारी कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ लेंगे, बस उसको थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करना होगा। तो जानबूझ के मैंने फॉरेक्स को 300 में ब्रेक किया है, फॉरेक्स 1, फॉरेक्स 2, फॉरेक्स 3। हमारी किताबें भी सीखना ब्रेक हुआ होगा, हमारे पोर्टल में भी आपको इसी ब्रेक हुआ नजर आएगा, जब लेक्चर्स कवर करेंगे तो भी सीखना होगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस बताने का मकसद ये था, ठीक है। थोड़ा सा चेंज है। अच्छा मजे की बात ये साथ कुछ लोग एफएफआर पढ़ रहे होते हैं, तो बाद में मुझे उन्होंने फीडबैक दिया, मुझे नहीं पता एफएफआर में हेजिंग किस लेवल पे है, बहुत ज्यादा डिटेल, क्योंकि बहुत टाइम से मैं आउट हूँ एफएफआर से। तो बाद में मुझे उसने फीडबैक दिया, सर आपके हेजिंग की वजह से हमारे एफएफआर के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। तो इंशाल्लाह आपको हेजिंग में यहाँ पे बहुत मजा आएगा, और वहाँ जो आपकी कैश फ्लो हेजिंग वगैरह हो रही होती है, तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि आपको काफी आसानी हो जाएगी अगर आप यहाँ फॉरेक्स अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपको डबल फायदा हो जाएगा, ठीक है जी। तो मगर ऑब्वियसली मैं वहां से मवाजना नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा अपना एक स्टाइल है हेजिंग पढ़ाने का, जो मैंने कहा बहुत यूनिक होगा, सही है। उससे आपको एमएसडू में भी हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह, और
मुझे उम्मीद है FFR में भी मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे इस तरह से नहीं है अनस, यहाँ पे जो हेजिंग है ना, करेंसी है, कमोडिटी है और इंटरेस्ट रेट हेजिंग है। तो यहाँ पे इस तरह नहीं है कि कैश फ्लो है जैसे होगा और जो है दूसरा है जो ऐसे होगा, फेयर वैल्यू हेजिंग ऐसे होगी, नहीं ऐसे नहीं है, इस नाम से नहीं है। मगर येस, आपको यहाँ के रूल इंशाल्लाह वहाँ पे बहुत हेल्प करेंगे। फिर कुछ हम मिसलेनियस टॉपिक्स पे चले जाएंगे। मिसलेनियस टॉपिक्स कौन कौन है, डिविडेंड थ्योरीज वगैरह है, ठीक है जी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी है। तो ये कुछ मिसलेनियस टॉपिक लास्ट में हो रहे होंगे हमारे कोर्स में। तो ये सारी की सारी चीजें मैं भी पोर्टल विजिट भी करा दूंगा आपको, तो उसमें ये आपको इंशाल्लाह नजर भी आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारी सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस हमारी किताब, हमारी जो इंडेक्स है बुक का, मैं भी आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में, बस ये कंप्लीट होती है स्लाइड तो मैं आपको उसकी तरफ ले जाऊंगा। तो वहां पे भी आपको ये सीक्वेंस एज इट इज नजर आएगी और ये सीक्वेंस इंशाल्लाह हम ब्रीच नहीं करेंगे। आई एम अगेन रिपीट। अच्छा, एक टॉपिक ऐसा है, हाँ एक काम किया जा सकता है, एक काम किया जा सकता है, आप ये टॉपिक, सॉरी ये टॉपिक जो फॉरेक्स का एरिया है, दिस वन, ठीक है, ये टॉपिक मैं समझता हूँ कि आप चाहें, अगर आपका मूड हो, अगर आपका दिल करे, तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक का पीछे किसी से कोई ताल्लुक ही नहीं। ये जो फॉरेक्स का एरिया नंबर 5, तो जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं, जब मैं फॉरेक्स करा रहा होता हूँ तो मैं उनको यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई ठीक है, जो पीछे चल रहे हो वो चलाते रहो, फॉरेक्स में मेरे साथ आ जाओ। अगर वो खुदा ना खास्ता मिस कर जाता है, किसी के पेंडिंग लेक्चर हो जाते हैं, तो वो फिर मैं उसको कहता हूँ यहाँ से जो, यहाँ मैं उसको मना करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, बिजनेस नॉलेज में आप मुझे ज्वाइन नहीं कर सकते, आप मुझे वैग में ज्वाइन नहीं कर सकते अगर आपका पीछे कंप्लीट नहीं है। अगर आपका पीछे कंप्लीट नहीं है तो आप बिजनेस नॉलेज में ज्वाइन नहीं कर सकते, मगर आप मुझे फॉरेक्स में डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, कह सकते हैं, ठीक है। मगर उसके अलावा बाकी BFD में सब चीजें आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है और हम एज्यूम करेंगे कि आप उसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, सीक्वेंस चेंज नहीं करेंगे। जल्दी जल्दी डूज एंड डोंट से बात करेंगे जी, और फिर कुछ मैं आपको बुक वगैरह की भी झलक दिखाता हूँ। अच्छा, हमारी पढ़ाई ना कल से शुरू हो जाएगी। आज तो भी इंट्रो सेशन है, ये भी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। कल से हमारी प्रॉपर पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी 11:30 बजे से, ठीक है ना। तो हम बगैर टाइम जाए कोई मतलब हमारे टाइम नहीं जाया करना है, हमारे लिए एक एक दिन कीमती है, एक एक लम्हा कीमती है। और वैसे ही जिन लोगों ने अभी पेपर दिए तो ये उनको टेंशन की बात इसलिए नहीं है क्योंकि आपका एक टेम्पो बना हुआ है, मिजाज बना हुआ है, और वैसे आपका 6 महीने खाली, इनका 1 साल है, उनके लिए भी मैं कहूँगा कि यार जस्ट टेक इट एज अपॉर्चुनिटी कि मिस नहीं करना। अच्छा, जल्दी जल्दी हम डूज एंड डोंट से बात करते हैं, फिर ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 कैसे चलेगा इससे बात करेंगे। क्लासेस का स्केड्यूल इस तरह से होगा कि भाई सैटरडे को हमारी क्लास होगी, 2 क्लासेस हमारी जो है ना, मैं चलो 1 मिनट ये बात कर लेता हूँ, चलो कि हमारी 2 क्लासेस हुआ करेंगी। अगर कोई आपने रजिस्टर नहीं किया, टेंशन ना ले, डेमोज अवेलेबल है 1-2 हफ्ते तक, आप आराम से वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना उसको फॉलो करते रहेगा, उसमें डेमोज के लिंक आते रहेंगे, जो जूम सेशन होंगे उसके लिंक आते रहेंगे, ठीक है ना, तो आप उसको फॉलो करते रहेगा। अच्छा, हमारी क्लास है सैटरडे को और संडे को इंशाल्लाह लाइव हुआ करेगी, सही है, और टाइम हुआ करेगा 11:15 से लेके 1:15, सुबह सुबह का टाइम हम जो है ना पढ़ के फारिग हो जाएंगे, ठीक है यार। ये तो मैं क्या बोलूँ, IK की पिकनिक है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ यार। खैर अभी तो फिलहाल मैनेज करो किसी तरीके से, देख लेंगे वो उसी तरीके। तो ये अभी फिलहाल मैं स्केड्यूल बता दूं अब हाँ चलो ठीक है, सैटरडे एंड संडे ये 2 दिन हमारी लाइव क्लास हुआ करेगी। इसके अलावा 3 रिकॉर्डेड लेक्चर मैं प्रोवाइड करूंगा। 3 रिकॉर्डेड लेक्चर आपको अपलोड कर दिए जाएंगे संडे की नाइट को या मंडे मॉर्निंग, संडे नाइट यानी कि मंडे मॉर्निंग तक आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आपके पास मंडे टू फ्राइडे होगा इन लेक्चर को देखने के लिए। तो मंडे टू फ्राइडे आप 5 दिन होते हैं, 5 में से आप कोई भी 3 दिन में ये 3 लेक्चर ले लें किसी भी तरीके से, और फिर आप मुझे नेक्स्ट सैटरडे को ज्वाइन करेंगे। और नेक्स्ट सैटरडे को कहां से शुरू किया जाएगा, वहां से शुरू नहीं किया जाएगा जहां संडे को एंड किया था, नहीं नहीं, वहां से शुरू किया जाएगा जहां रिकॉर्डेड एंड होगा, ठीक है। ये ऑप्शन 2 बता रहा हूँ। ये ऑप्शन 2 मतलब ये कि जो अगर आप हमारे साथ चलते हैं, लाइव क्लासेस के साथ चलते हैं, तो 2 लाइव क्लासेस में आपने 11:15 से 1:15 तक आना है, ठीक है, और उसके अलावा 3 रिकॉर्डेड लेक्चर देख के फिर आपने अगला सैटरडे वापस लाइव ज्वाइन करना है। तो इस तरह से चलता रहेगा हिसाब किताब। लेट से अगर मैं वापस बनाऊं तो आपने सैटरडे लाइव लिया, संडे लाइव लिया, ये 2 लेक्चर हो गए। उसके बाद आपके पास फ्राइडे तक का टाइम है, फ्राइडे तक आपके पास 3 रिकॉर्डेड लेक्चर देखने का टाइम, और फिर आप ये 3 रिकॉर्डेड लेक्चर देख के आप मेरे सैटरडे को वापस ज्वाइन करेंगे। खाली अगर आपने जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखा, सिर्फ लाइव क्लास अटेंड किया, तो आप नहीं आ सकेंगे। एक डिसिप्लिन इंश्योर किया गया है, हफ्ते में समझो इस तरह से 5 क्लासेस होंगी। रिकॉर्डेड लेक्चर की लेंथ भी ऑलमोस्ट इतनी होगी, 2 घंटे, 2 सवा 2 घंटे, 2 आवर्स 2.5 आवर्स, 2 आवर्स के 1 आवर 45 मिनट, 1 आवर 50 मिनट तरह से टोटल हमारे लेक्चर 95 होते हैं। कुछ को हम ब्रेक भी कर लेते हैं A और B में, कभी हमें लगता है तो हम इंपॉर्टेंट ब्रेक भी कर लेते हैं, मगर 2.5। अच्छा, एक स्लो का सवाल आता है कि सर ये बहुत बड़े लेक्चर हो जाते हैं 2 घंटे के। सुने, ये भी सुन ले भाई, मैं चाहूँ ना तोड़ दो, मुझे क्या मसला है, मेरे पास तो सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, मैं इसको तोड़ देता हूँ आधे घंटे के लेक्चर में या 15 मिनट के लेक्चर में या 10 मिनट के लेक्चर में, फिर क्या होगा, वीडियोस बढ़ जाएंगे। अच्छा, ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन, मेरी भी साइकोलॉजी आपकी भी होगी। ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि अगर आप एक वीडियो देख लेंगे ना 15 मिनट की, ठीक है, या चलो आधे घंटे की आपने वीडियो देख ली, अब आप कहेंगे यार आधा घंटे, जैसी आधे घंटे की वीडियो खत्म होगी ना, आप कहेंगे यार आज तो मैंने पढ़ लिया, आज तो मैंने पढ़ लिया,
ठीक है। अच्छा, अब आपने बहुत तीर मार लिया तो आपने एक 30 मिनट की वीडियो और देख ली, तो आपने कहेंगे आज तो मैंने बहुत पढ़ लिया, 2 वीडियो देख ली। ह्यूमन साइकोलॉजी है, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मैंने लोगों से फीडबैक लेके फिर मैंने फैसला किया, वरना मैं मेरे लिए कोई मसला नहीं, मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ। अब जब आप 2 घंटे की वीडियो देखते हो ना, अब इसमें क्या है कि आपने 1 घंटे की वीडियो देखी और आप अपने ज़हन में ना ये रखे हो कि यार मैंने 2 लेक्चर ले लिए, 2 वीडियो ले ली यार, ठीक है यार, सही है, हो जाएगा हो जाएगा। मगर जब 2 घंटे का लेक्चर होगा ना और आपने 1 घंटे पढ़ा है, तो आपको ये होगा नहीं यार मैं आया हूं ना तो पूरा करके उठूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं मंडे को मेरे साथ क्या सलूक हो, मुझे नहीं पता कि मंडे के बाद ट्यूसडे को मेरे साथ फर्म में क्या सलूक होगा, मुझे नहीं पता वेडनेसडे को मेरा सीनियर छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, अभी मेरे पास संडे को टाइम है ना, मैं यार ये संडे को तो कम से कम पूरा यूटिलाइज करूँ। तो आप कुछ भी करके अपने आप को मोटिवेट करके 2 घंटे का वीडियो देख लोगे, ठीक है। 2 घंटे का मुझे पता है वो 2 घंटे का नहीं होगा, वो आई थिंक 2 घंटे की वजह से 2.5 घंटे का हो जाता है, क्योंकि आप कुछ नोट भी करते हो, मैं नोटिंग वोटिंग का जो टाइम है वो ऑब्वियसली पॉज कर देता हूँ, ठीक है। कुछ लाइट से बीच में नमाज आएगी, नमाज पढ़ेंगे, कुछ लंच वगैरह करना है आपने, तो 2 घंटे का जो लेक्चर है आपको 2.5 घंटे लग जाएंगे। मगर क्या होगा कि आपकी क्वालिटी इंश्योर हो जाएगी, आप बोलोगे हाँ यार ठीक है अब मैंने लेक्चर ले लिया। और मैं आपको सीरियसली बता दूं कि 95 लेक्चर है, मेरे लिए तो बहुत आसान है कि मैं कंटेंट भी कम कर दूं, सब कुछ कम कर दूं, मगर यार उसमें आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे अगर आपको प्रैक्टिस भी करानी है, रीसेंट अटेम्प्ट भी करानी है, कॉन्सेप्ट भी सारे देने, सारे एंगल कवर करने, आईसी से भी कराना है, एमएसएडयू के भी सिलेक्टेड क्वेश्चन कराने हैं, ठीक है। तो यार मतलब अब जब जिम्मेदारी ले रहा हूँ मैं आपकी, तो जाहिर सी बात है मुझे जो है इंश्योर भी करना है। तो 95 के करीब लेक्चर हमारे लास्ट टाइम थे, क्योंकि बहुत से बहुत क्या होगा, 3-4 95 100 हो जाएंगे बहुत से बहुत। सिलेबस कब खत्म होगा इस तरीके से, अगर हम 5 लेक्चर लेके चलते हैं ना, ठीक है, तो आप हिसाब लगा लो, डिवाइड बाय 5 करके 19 वीक्स में कोर्स खत्म होगा। मेरा टारगेट है 30 अप्रैल को हमारा कोर्स एंड हो जाएगा, 30 अप्रैल इज अवर डेडलाइन। हमेशा हमारी जो है ना ये डेडलाइन होती है, इस बार अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स हमारा 31 अक्टूबर को खत्म हो गया था, मतलब आखिरी जो महीना है ना पेपर का, पेपर से पहले वाला महीना, उसमें कोई आपके पास क्लास नहीं होनी चाहिए अगर आप मेरे साथ चलोगे, ठीक है। 30 अप्रैल, यस, 1 मंथ बिफोर एग्जाम, मई का महीना आपके पास कोई नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये उन लोगों के साथ होगा जो मेरे साथ चलेंगे, जो मेरे साथ नहीं चलेंगे यानी कि जिन्होंने जो है वो ये डिसिप्लिन ब्रेक कर दिया ना, उनका भी अल्लाह हाफिज। मजाक नहीं कर रहा मैं ये। और अच्छा, हमारा एक और भी सिस्टम है, हमारा एडमिन जो है ना हर 15 से 20 दिन में या फीडबैक लेंगे, एक फॉलोअप भी करता है। फॉलोअप का मतलब समझते हैं, हमारा एडमिन आपको पर्सनली आपके व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स की बात हो रही है, उनको मैसेज किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि भैया आपने कितने लेक्चर कवर किए, लेक्चर्स कवर टू डेट। फिर वो पूछेगा भाई कितने पेंडिंग लेक्चर हैं, इसका अगला सवाल यही होगा, ये क्वेश्चन या टाइप का एक आता है। फिर आपसे पूछा जाएगा पेंडिंग लेक्चर कवर कब करेंगे, डेडलाइन क्या है पेंडिंग लेक्चर की, आप बताएं, आप ही बताएं डेडलाइन। फिर उसके बाद वो लास्ट में पूछता है भाई आप सेटिस्फाइड है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपको तो आप प्रॉब्लम ही बताएं। ये सारा का सारा एक पूरा डेटाबेस का क्रिएट होता है स्टूडेंट वाइज, ये हर स्टूडेंट को पर्सनली मैसेज किया जाता है हमारे एडमिन की तरफ से। फिर स्टूडेंट का एक डेटाबेस बनता है मेरे पास, वो डेटाबेस पर्सनली मैं पूरा रिव्यू करता हूँ, और हर बंदे के कमेंट्स पे, हर बंदे के कमेंट पे फिर मेरा एक वॉइस नोट जो है ना स्पेसिफिक टू दैट पर्सन, स्पेसिफिक जो है ना सिचुएशन पे एक वॉइस नोट आता है, और वो वॉइस नोट फिर इंडिविजुअली जो एडमिन है, जिस एडमिन ने आपसे सवाल किया था, वो आपको फॉरवर्ड करता है। फीमेल के लिए अलग एडमिन है हमारा और बॉयज के लिए अलग एडमिन है, ठीक है। तो ये वॉइस नोट फिर इंडिविजुअली सेंड किया जाता है। तो ये सारी की सारी एक्टिविटी हर महीने में हम कोशिश करते हैं कि एक बार या 20 से 25 दिन में एक बार करें। एसपीएम में हमने नहीं किया था लास्ट टाइम, क्योंकि एसपीएम में ऑब्वियसली जैसे कहते हैं कि हमने नोट किया था कि स्टूडेंट्स जो है वो आखिर तक इनरोल हो रहे थे, तो आइडिया नहीं होता। बीएफडी में बहुत सारे लोग शुरू में इनरोल हो जाते हैं, अभी माशाल्लाह काफी सारे लोग इनरोल हो चुके हैं, आज की क्लास में तो काफी कम लोग आए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डेड में इनरोल हो गए। तो ये फॉलोअप भी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बार बार ये बातें कर रहा हूँ कि यार आप अगर मेरे साथ रहते हो और फॉलोअप को टाइम पे रखते हो तो 30 अप्रैल इज नॉट अ बिग डील यार, ठीक है। बिल्कुल, जिनकी अटेम्प्ट दिसंबर है उनको भी मैं ये कहूंगा कि यार आप 30 अप्रैल तक खत्म कर लो कोर्स, तो 30 अप्रैल खत्म हो जाएगा, आपका रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी दिसंबर 23 तक। अगर आपकी अटेम्प्ट दिसंबर 23 है तो आपकी रिकॉर्डिंग रिमूव नहीं होगी, आपकी ये रिकॉर्डिंग आपके अटेम्प्ट तक रहेगी, वो आप बेफिक्र हो। बस आपने एडमिन को बताना है कि मेरी अटेम्प्ट दिसंबर 23 है, वो अपने पास दिसंबर 23 नोट कर लेंगे। खैर, बिल्कुल आप ऑप्शन 1 में ये कर सकते हैं कि सारे के सारे लेक्चर एक साथ ले लें। अगर किसी को लगता है कि जी 5 तो बहुत कम है, मेरे पास टाइम बहुत है, तो आप अभी ऑप्शन 1 पे आ जाओ, अब अभी से ऑप्शन 1 पे आ जाओ, आप अभी से सारे के सारे लेक्चर ले लो, 95 के 95 लेक्चर। जो मैं एक्स्ट्रा चीजें कराऊंगा वो मैं अपलोड कर दूंगा पोर्टल पे। लास्ट टाइम मैंने यही किया था, एक नया टैब बना के अपलोड कर दिया था, अगर आपको लगता है। बट अगर आपको लगता है 5 से ज्यादा नहीं ले सकते आप, तो मैं कहूंगा फिर आप ऑप्शन 2 पे ही रहो, फिर आप मेरे साथ साथ चलो, सैटरडे संडे मेरे साथ लाइव पे आओ, 3 रिकॉर्डेड देखो, फिर लाइव पे आओ, फिर रिकॉर्डेड देखो, फिर लाइव पे आओ, फिर रिकॉर्डेड देखो, इस तरह से चलते जाओ। और अगर आपको वाकई लगता है कि नहीं यार 5 से ज्यादा ले सकते हो, अभी टाइम है, फर्म में इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है, तो आप ऑप्शन 1 से सारा का सारा ले लो, ठीक है। तो यार एसपीएम के बातें ना एसपीएम के उसमें करेंगे परसों, आज एसपीएम की बातें ज्यादा नहीं करेंगे, वरना बीएफडी वाले नाराज हो जाएंगे कि सर आप एसपीएम सेल कर रहे हैं बीएफडी की क्लास में। एसपीएम की परसों क्लास होगी, उसमें इंशाल्लाह डिटेल बात करेंगे। ऑप्शन 1 से ऑप्शन 2 स्विच कर सकते हैं, कभी भी आपको लगे तो बिल्कुल कर सकते हैं। ऑप्शन 1 से ऑप्शन 2 स्विच कर सकते हैं, सो ऑप्शन 2 से ऑप्शन 1 स्विच करना चाहे वो भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। टोटल कोर्स ड्यूरेशन में आपको बताऊं, अगर
तो 95 लेक्चर है, 2 आवर्स से आप मल्टीप्लाई कर लें 2.5 आवर्स से, तो ऑलमोस्ट आप समझ लें 250 आवर्स के करीब का कोर्स आपका बनेगा, तकरीबन 250 घंटे का कोर्स बनेगा। इसमें इंशाल्लाह सारी प्रैक्टिस, कवरेज, पास पेपर, रीसेंट अटेम्प्ट, ACCA, MSA, वो सब इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, P4 जो देना था, P7 नहीं P4, पेपर ऑनलाइन होने के चांसेस मैंने जैसे बताया, मुझे लग रहा है पर्सनली थोड़े कम है दिसंबर 23 में, बट अगर होता भी है तो अप्रोच क्या होगी वो मैंने अभी 10 मिनट पहले बता दिया आपको। और कोई किसी का सवाल है? अच्छा, मैं यहीं पे बात कर लेता हूँ, चले फिर मैं डूज एंड डोंट्स इसके बाद बात करता हूँ। जिनकी अटेम्प्ट दिसंबर 23 का लेक्चर रहेगा, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं ऑप्शन 1 से ऑप्शन 2, बिल्कुल। और कोई सवाल है? ये हर हफ्ते इसी तरह क्लास हुआ करेगी इंशाल्लाह, और ये आपसे कहा जाएगा कि रिकॉर्डेड देख के फिर आप सैटरडे को आएँ और संडे की क्लास अटेंड करें, फिर आप 3 रिकॉर्डेड देखें, फिर सैटरडे संडे को आएँ, एंड सो ऑन, ये साइकिल चलता रहेगा एंड तक। जिनको मसला है ना डिसिप्लिन का, जो लोग क्या समझते हैं कि सर हमें प्रेशर चाहिए, ठीक है, हमें मतलब साथ साथ लेने लेक्चर की आदत है, या हमसे जो है वो पेंडिंग लेक्चर पे जाने का खौफ है आपको, तो आपके लिए ऑप्शन 2 बेस्ट है। बट आपको लगता है कि आप समझदार हो गए, माशाल्लाह मैच्योर हो गए, और आपको लगता है कि आप खुद मैनेज कर सकते हैं, आपका टाइम है, तो आप ऑप्शन 1 पे चले जाओ, ऑप्शन 1 पे चले, वो कोई मसला नहीं। ठीक है, टेस्ट बिल्कुल होगा जी, मैंने महीने महीने टेस्ट रखने हैं, मैं आपको टेस्ट शेयर भी करूंगा। सैटरडे संडे को रिकॉर्डेड नहीं, सैटरडे संडे को लाइव होगा। अहमद F9 में बिल्कुल हेल्प मिलेगी, बिल्कुल। एक्स्ट्रा बुक मैं रिकमेंड करूंगा, आईकैप का स्टेट एक बस साथ रख लें, कुछ थ्योरी ऐसी आ जाती है, वरना आपको इतना मसला नहीं होगा। फिजिकल हमारा सेशन नहीं होता जी, ये सारा का सारा ऑनलाइन चलता है। अच्छा, एक और सवाल लोग करते हैं कि सर आप व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ाते, आप तो ये इस पे गैजेट उड़ाते हैं। तो यार ये भी ना मैं आगे जाके आपसे बात करूंगा, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, हाईलाइटिंग कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं कलर चेंज कर रहा हूँ, कभी ब्लू कलर पे आ रहा हूँ, कभी ग्रीन कलर पे आ रहा हूँ, ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा जब BFD के हम डिफिकल्ट सवाल करेंगे। तो वहां पे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि यार सवाल में रीडिंग कैसे करनी है। मैं कुछ आपको यहाँ तो नहीं, दूसरी एक स्लाइड है वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा। रिकॉर्डेड नेक्स्ट वीक की, रिकॉर्डेड अभी मंडे संडे से अपलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस वही है जी, बिल्कुल ऑप्शन 1 वाले लोग भी वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। नहीं, फाइल में शेयर नहीं करता, ये फाइल में शेयर नहीं करता। उसकी वजह ये है कि मैं इंकरेज करता हूं कि आप साथ साथ लेक्चर लेने के साथ साथ ही अपना रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करें। आपको इतना टाइम नहीं होगा, आप बहुत मसरूफ है, मुझे पता है बहुत मसरूफ है, सीरियसली बहुत मसरूफ है, मजाक नहीं करा कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पहले लेक्चर लें अलग से और फिर आप नोटिंग अलग से करें। नहीं, आपको साथ साथ ही बैठना पड़ेगा, एक ही बारी में आपको जो है ना वो अपनी जिसे कहते हैं कि लेक्चर की कवरेज भी करनी है और नोटिंग भी उसी के साथ करनी है, जिस तरह लाइव में लोग कर रहे होते हैं ना। जिस तरह फिजिकल क्लास में लोग क्या कर रहे होते हैं, फिजिकल क्लास में कभी ऐसा नहीं होता कि टीचर बोले यार नोटिंग अगली क्लास में करेंगे, आज सिर्फ समझ लेते हैं। नहीं, टीचर कहता है कि नहीं यार अभी मैंने समझा दिया, आप नोट करो। ये सेम लाइव में भी ऐसा ही होता है, तो यही फॉर्मेट आपके रिकॉर्ड में भी रहेगा, कोई हम इसमें सेपरेट कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कोई बंदा लाइव मिस करेगा तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, जाहिर सी बात, तो मैं देनी पड़ेगी यार रिकॉर्डिंग। ठीक है, मगर मैं इंकरेज करूंगा कि यार अगर मैं टाइम निकाल रहा हूँ आपके लिए लाइव पे, तो आप भी टाइम निकालें। ठीक है, इसके पीछे रैशनल मैं बताता हूँ, ये MSA2 से लिंक करना चाह रहा है, इस वजह से बात हो रही है। और कोई सवाल है जी, पूछ लें। डूज एंड डोंट BFD के बड़े इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करनी है। बिल्कुल सुहेल, मेरा नंबर आप नोट कर लें, मैं एडमिन से कनेक्ट करा दूंगा, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। वो एक से ज्यादा पेपर पे वो है कॉम्बो शम्बो, आप देख लेना, मसला नहीं है। ठीक है ना, इन नंबर आप नोट कर। अच्छा, तो भाई वापस आते हैं अब इस पे, मेरे ख्याल से काफी सारी बातें हो गई इसमें, अब मुझे मिटा देनी चाहिए बातें। तो मेरा पर्सनली मशवरा आपको पता है क्या है, मैं तो पर्सनली चाहता हूँ, वैसे माशाल्लाह इस बार तो काफी स्टूडेंट ने ऑप्शन 1 ऑप्ट कर लिया ऑलरेडी, काफी सारे लोगों ने माशाल्लाह ऑप्शन ऑप्ट कर चुके हैं। मतलब आज की क्लास में तो मेरे ख्याल से ऑप्शन 2 वाले आए हुए हैं, ऑप्शन 2 वाले अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्रुप देख रहा था तो काफी उसमें ऐड हो चुके हैं। मगर मेरा पर्सनली मशवरा ये है कि यार अगर आप 5 से ज्यादा लेक्चर नहीं ले सकते हफ्ते में, आपके 2-3 पेपर्स हैं, तो आप ऑप्शन 2 पे ही रहो, मेरा पर्सनली मशवरा ये। और सैटरडे संडे को कोशिश करो लाइव हो, अपने आप को उठा के रखो, क्योंकि मैंने ये देखा है लोग शुरू में जोश में आते हैं, उसके बाद क्या होता है, और ये मैंने फॉलोअप क्यों शुरू किया, ये मैं तो इतना परेशान था, मतलब ये आप ये इतना आसान थोड़ी है कि एक एक बच्चे को मैसेज करवाओ, इंडिविजुअल इनबॉक्स करवाओ कि भाई आपके कितने कवर हुए लेक्चर, पेंडिंग कितने, डेडलाइन दो, फिर उसके बाद मैं सारे रिव्यू करूं। इसीलिए किया क्योंकि होता क्या था कि जब मैं जी से पूछूं सब बोलते थे सर पेंडिंग लेक्चर, टेस्ट क्यों नहीं दिया सर, पेंडिंग लेक्चर है यार, टेस्ट अभी अगला वाला क्यों नहीं दिया, नहीं सर अभी भी पेंडिंग लेक्चर है। तो मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा यार फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ, फिर मैंने लोगों को इस तरह पूछना शुरू कर दिया। तो इशू क्या होता है कि आपके ना 5 वाला डिसिप्लिन जब ब्रेक हो जाता है ना, तो फिर आपके लेक्चर पाइलअप होने शुरू हो जाते हैं। तो आप ये रखो, ये कहते हैं ना कि डिसिप्लिन रखो कि यार 5 लेक्चर तो लेने ही लेने हैं हर हाल में। ठीक है ना, भले आप 5 से ज्यादा का टाइम है, आप कोई और पेपर पढ़ लो, सही है, मगर आप 5 का डिसिप्लिन वो ना करो, चाहे आपका क्लाइंट का सीजन है कुछ भी है। अगर आपने ये 5 वाला जो मैकेनिज्म मैंने ये फॉलो कर लिया ना, तो आपको पता भी चलेगा 30 अप्रैल तक आपकी तैयारी जो है ना अच्छी खासी हो चुकी होगी। हाँ, अगर आप वाकई कुछ ऐसे बच्चे हैं, मैं जानता हूँ जिन है वो माशाल्लाह,
जिन मतलब ये कि वो वाले जिन नहीं, कि वो मतलब मैं उनको कह रहा हूँ कि वो जिन है। जिन का मतलब है कि माशाल्लाह दे आर एक्सपर्ट के यार, उन्होंने 2-3 महीने में पूरा कोर्स खत्म कर लिया यार। मतलब सीरियसली वो उनसे बात की करें हम, वो फरवरी एंड तक सर बोलेंगे सर फरवरी एंड तक हमारा कोर्स एंड हो जाएगा। हाँ, अगर आप वैसे बच्चे हैं या आपको लगता है कि यार मार्च तक हम कर लेंगे, ठीक है, आप 5 से ज्यादा लेक्चर, फिर आप ऑप्शन 1 पे चले जाओ, ठीक है। अपडेशन का मसला नहीं है, मैं जाहिर सी बात है क्योंकि बहुत सारे लोग ऑप्शन 1 पे ऑलरेडी जा चुके हैं। अपडेशन कराना मेरी जिम्मेदारी है। जो अपडेशन होंगी, जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी, जैसे आज की भी क्लास थोड़ी सी डिफरेंट है प्रीवियस वाले इंट्रो से, तो वो मैं ऑब्वियसली पुराने वालों के पोर्टल पे भी अपलोड कर दूंगा एक अलग से उस पर, ठीक है। तो मेरा पर्सनली मुझे ऑप्शन 2 ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ऑप्शन 2 में खुद आपके साथ एंगेज रहूंगा। मगर अच्छा, क्वेरीज के लिए मैंने आपको बता दिया कि यार वो आप टेंशन ना लें, आप ऑप्शन 1 में हो 2 में हो, ये जाहिर सी बात है यार। ये तो एक जैसे कहते हैं ना कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक करेक्टरिस्टिक है कि यार एक एक बच्चे को कोशिश मेरी यही होती है कि मैं सेम डे विद इन 24 आवर्स रिप्लाई कर दूं, और उससे ज़्यादा नहीं होता अल्लाह का शुक्र, और एक एक बच्चे को रिप्लाई दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। रिलेटेड टू बीएफडी ऑब्वियसली, जाहिर सी बात है। हाँ, पेपर रिलेटेड गाइडेंस भी आप पूछ सकते हो, मगर ये है कि बीएफडी पे ज़्यादा फोकस होता है हमारा। खैर, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो ये भाई बात हो गई, मुझे बातें मिटानी चाहिए क्योंकि मुझे डूज एंड डोंट बताने हैं आपको। कोई सवाल है किसी का तो अभी पूछ लें भाई, मैं फिर डूज एंड डोंट्स पे आना चाह रहा हूँ। रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी ऑप्शन 2 वालों को भी, ऐसी बात नहीं, जाहिर सी बात है। अगर किसी की लाइव किसी वजह से मिस हो जाती है, फर्म का काम आ जाता है अचानक, तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। मगर ये कि बेहतर है कि यार अगर आप ऑप्शन 2 ऑप्ट कर रहे हो तो फिर आप मेरे साथ साथ ही चलो। मुश्किल होता है मुझे पता है, तजुर्बा यही कहता है, मगर कोशिश करें कि आप मेरे साथ साथ हैं। खैर, अच्छा आगे बढ़ेंगे, जरा जल्दी से डूज एंड डोंट्स पे आते हैं। भाई बीएफडी में कुछ डूज हैं। डूज का मतलब है ये इंश्योर करना पड़ेगा, ये इंश्योर नहीं किया ना, ये कोई नई बात, मैं कोई रॉकेट साइंस बातें नहीं कर रहा, आप एग्री करेंगे सर हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये होना चाहिए। सबसे पहला डू जो है ना वो ये है, जो मैं अभी मैंने बात भी कर ली, पहले मैं डूज पे बात करना चाह रहा हूँ, फिर डोंट से बात कर लेंगे। सबसे पहला कि यार टाइमली लेक्चर कवरेज। अगर आप ऑप्शन 1 ले रहे हैं ना यार, तो आपने इसका मतलब ये फैसला कर लिया आप मुझसे आगे जाएंगे, यानी कि अगर मैं 5 लेक्चर हर हफ्ते पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप मुझसे आगे जाएंगे। तो अगर आप ऑप्शन 1 ले रहे हैं तो आपके पास, मैं समझता हूँ आपको हफ्ते में 7 लेक्चर लेने चाहिए, सीरियसली। ये कम से कम 5 से तो ज्यादा लेने चाहिए, 6 लेने चले, मुझसे तो आगे जाएं आप, जब तो आपने ऑप्शन 1 लिया है। और जो लोग ऑप्शन 2 ले रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि यार वो 5 जरूर लें, जो मैंने आपको इतना पूरा लंबा चौड़ा समझा दिया। टाइमली कवरेज इज द की। जो लोग टाइमली कवरेज नहीं करते उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। बीएफडी में देखें, अपने पर जुल्म ना करें। मैं एक बहुत मुश्किल बात करने जा रहा हूँ, मुझे बहुत मतलब पता नहीं ये बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बहुत सारे लोगों को बुरी लगती है ये बात जब मैं करता हूँ, मगर ये बात मैं आज आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी के अटेम्प्ट आया हूँ। यार लास्ट मंथ 30 अप्रैल को कोर्स खत्म करने की वजह ये होती है कि लास्ट मंथ में करने के कुछ काम होते हैं, सही है ना। लास्ट मंथ में क्या करना होता है? लास्ट मंथ में आपको रिवीजन करना होता है, लास्ट मंथ में आपको टेस्ट सॉल्व करने होते हैं, अगर किसी ने टेस्ट सॉल्व किया, मॉक सॉल्व करना होता है, ठीक है। लास्ट मंथ में आपको ईयरली पेपर करने होते हैं। ये 3 काम होते हैं लास्ट टाइम करने के, लास्ट मंथ करने के। रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन, तगड़ा रिवीजन, कोई इसमें कमी बेशी नहीं होनी चाहिए, ठीक, कोई डंडी नहीं मारनी रिवीजन करते हुए आपने, ठीक है। टेस्ट मॉक वगैरह आपको अटेम्प्ट करने और ईयरली पेपर सॉल्व करने। अनफॉर्चुनेटली मैं एक बहुत भारी बात करने जा रहा हूँ कि जो लोग लास्ट मंथ में लेक्चर ले रहे होते हैं ना, तो ये लास्ट मंथ के जो करने का काम है वो नहीं कर पाते। वो लास्ट मंथ में जब लेक्चर ले रहे होते हैं, यानी कि उनका कोर्स 30 अप्रैल को खत्म नहीं होता, तो लास्ट मंथ में फिर वो अगर लेक्चर ले रहे होते हैं, ये 3 काम नहीं कर पाते उस तरीके से, उस एफिशिएंसी से। तो माजरत के साथ मुझे बात करनी पड़ रही है उनको, फिर वो जो 3 महीने ये जो 3 काम है ना लास्ट मंथ वाले, वो अनफॉर्चुनेटली फिर अगले टाइम में करने पड़ते हैं। जी, ये काम करने हैं, ये काम आपने करने हैं। अब आप नहीं करेंगे लास्ट मंथ में तो खुदा ना खास्ता ये फिर आप सोच लें, फिर अगली अटेम्प्ट तक जाएगी बात। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार बीइंग अ टीचर बहुत अफसोस होता है कभी कभार कि यार इतने अच्छे स्टूडेंट होते हैं, बहुत अच्छा स्टार्ट लेते हैं, बहुत अच्छा साथ साथ चल रहे होते हैं, मगर जब उनसे बात करो सर वो बीच में जो है ना छुट गया तो क्या हुआ सर, अब लास्ट मंथ कर लेंगे ना, कवर छुट्टियां आ गई। तो भाई लास्ट मंथ अगर आप लेक्चर ले रहे हो तो भाई लास्ट मंथ के काम कब करोगे? तो ये अनफॉर्चुनेटली मतलब बीइंग अ टीचर बहुत ही ज्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक पेन रहता है कि यार क्यों इस बच्चे ने ऐसा किया अपने साथ। तो मैं आपको आज इसीलिए बात कर रहा हूँ, शायद थोड़ी नागवार भी गुजरती है लोगों को ये बात कि यार ये सर क्या बातें करें आप। तो नहीं यार, ये लास्ट मंथ के करने का काम आप लास्ट मंथ में करें, और उससे पहले पहले अपने लेक्चर कवर कर लें। ये आपसे आज ही रिक्वेस्ट है, स्पेशली उन लोगों से बात हो रही है जो जून 23 पेपर में बैठे हैं। दिसंबर 23 वालों को भी मैं आज इसीलिए बता रहा हूँ कि ये ना हो कि लेक्चर लेके आप ठंडे हो जाए, बैठ जाए, वो जी आपको मसला नहीं, 12 महीने नहीं, ये बहुत तेज टाइम भागता है। अच्छा आगे चले। जी जी बिल्कुल, इसी टाइम में पास करना है इंशाल्लाह, और हो जाता है यार, इतना कोई मसला नहीं है, पासिंग परसेंटेज भी बहुत मुनासिब है। दूसरा काम आपने ये करना है, प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करना है, जिस पर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। ऑनलाइन जो लोग दे रहे होंगे उनके लिए फिर ये होगा कि वो लास्ट में ऑनलाइन की प्रैक्टिस करेंगे, मगर पहले रजिस्टर जरूर मेंटेन करेंगे, ताकि रजिस्टर से रिवीजन करने में और तैयारी करने में आसानी, और MSA2 में भी आपको ये हेल्प करेगा। तीसरा काम आपने ये करना है कि रेगुलर टेस्ट देने, टेस्ट मिस नहीं करने हैं, टेस्ट मिस करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, चौथा काम आप जो करना है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वो काम है जो मैं कैफ लेवल पे बच्चों को बोल रहा होता हूँ। आप में से कितने लोग ऐसे, ईमानदारी से बताइएगा,
ईमानदारी से बताएगा। आप में कुछ लोग होंगे जिन्होंने FFR दिया अभी, कुछ लोग होंगे जिन्होंने FFR नहीं दिया, फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में बैठे हैं, मगर कैश में कहीं ना कहीं आपने कैलकुलेशन के पेपर पढ़े हैं। कितने लोग ऐसे, ईमानदारी से बताइएगा, मैं नाम नहीं लूंगा, सिर्फ यस और नो कर दें, मैं नाम नहीं लूंगा, ऑब्वियसली अजीब सी बात होगी। कितने लोग ऐसे हैं जो सोल्यूशन देख लेते हैं दरमियान में, यानी कि जब सवाल सॉल्व करने बैठते हैं, 10 मार्क का सवाल है, 15 मार्क का सवाल है, आधा सवाल हुआ है अभी, आगे पूरा सॉल्व नहीं हुआ, कितने लोग ऐसे हैं जो सोल्यूशन रास्ते में देख लेते हैं कि ठीक है यार, मतलब अभी जितना हुआ है, या उनको ये बेचैनी होती है कि पहले मैं ये देख लूं कि जितना किया सही किया नहीं, कि फिर मैं आगे बढ़ूंगा। दो में से कोई एक हैबिट या दोनों हैबिट, या तो ये कि आप कहीं फंसते दो सोल्यूशन देखते हैं, या आप आधा करते वैसे ही सोल्यूशन देख लेते। कभी कभार होता है, मुझे भी घबराहट होती थी कि भाई जितना किया सही किया नहीं किया। ओके, नहीं करते जो लोग नहीं करते यार, आई रियली अप्रिशिएट यार, जबरदस्त आपको। मैं समझता हूँ कि यार बहुत क्रेडिट जाता है। ठीक है अनस, मैं नाम नहीं लेता, चलो सर। डर लगता है, डर लगता है कि सही हो रहा है नहीं हो रहा, ये तो बात है बिल्कुल। ठीक है पूरा ट्राई करते हैं, बट इफ नहीं होता देन देखते हैं। ठीक है, ठीक है, गुड। पूरा गलत कर देते हैं, ठीक है। ये आप आज गलत कर रहे हैं, देखें आप घर पे गलत कर दें, ये लाख दर्जे बेहतर है पेपर में गलत करने से। आज आप घर में गलत कर देंगे ना, ठीक है, तो आपको कम से कम ये होगा कि फिनिश करना आ जाएगा। लोगों को फिनिशिंग का मसला आता है, मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ा मसला है BFD में, टाइम वैसे ही नहीं होता, लोगों को फिनिश नहीं हो पाता, पेपर भी फिनिश नहीं हो पाता, सवाल भी नहीं। 30 से 40 क्वेश्चन करके सोल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है, हाँ ये 40% जहां रुकते हैं और समझ आता है सोल्यूशन देख लेते हैं। देखें यार, दो बातें हैं इसमें। अगर आप टॉपिक स्टार्ट किया आपने, टॉपिक का पहला पहला लेक्चर है, और पहले लेक्चर पे ही मैं आपको कह रहा हूँ यार सवाल करो, उसमें तो आप पूरा सवाल देखें सर कैसे करा रहे हैं। मगर जब आप वो सवाल खुद से सॉल्व कर रहे हैं ना यार, देखिए अब आप जब खुद सॉल्व करें, इसका मतलब सर नहीं करा रहे, मैं नहीं करा रहा, वो मैं आपको बोला कि यार ये सवाल आप खुद सॉल्व करें और फिर एंड में देखें मुझे बताएं, तो वहां मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि आप उसको पूरा एंड तक सॉल्व करें। ठीक है, डर लगेगा टाइम जाया होने का, देखिए टाइम जाया हो जाए कोई बात नहीं, अटेम्प्ट जाया नहीं चाहिए। बहुत दफा मैं ये बात करूंगा कि यार आप ना एक खाना पकने का एक टाइम होता है, आप समझिए खाना पकने का एक टाइम होता है। तेज चूल्हे पे कभी बारबेक्यू करें आप, और तेज आग जलाएं, बहुत तेज आग जलाएं, कभी आप बारबेक्यू करें, चिकन का बारबेक्यू कर लें या जो भी है बारबेक्यू आप करें, ठीक है, आप कभी बारबेक्यू में ना बहुत तेज आग जला के देखें। जब आप बहुत तेज आग जलाएंगे ना, बहुत तेज मतलब शोले निकल रहे हैं उस आग से, आपको जो गोश्त होगा ना वो नजर आएगा काला हो गया, नहीं ना ब्लैक हो गया, मगर जब खाएंगे तो कच्चा होगा अंदर से। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया कि जल्दी जल्दी उसको बस, जैसे कहते हैं ना कि तेज तेज आपने उसको जो है ना पकाने की कोशिश नहीं की, आपने उसको बस जैसे कहते हैं ना कि ऑडिट में एक वर्ड यूज होता है, वो आपने कर दिया था। ठीक है, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, जल जाएगा वो बिल्कुल सही बात है, मगर वो कच्चा रह जाएगा, दूर से लगेगा ब्लैक है, अच्छा आपको लगेगा भी अच्छा। ये स्टूडेंट के साथ भी होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर हमने बहुत मेहनत की थी आखिरी के 2 महीने, सर हमने बहुत मेहनत की थी आखिरी महीने, मगर हमारा पेपर नहीं निकला। तो ये उस स्टूडेंट कितना हो गया बेचारा, इसने अपने आप को बहुत जलाया, ये जला रहा बहुत, मतलब इसने जैसे कहते हैं ना कि एंड में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेहनत की। मगर अब क्या है कि ये इट्स वेरी सिमिलर टू दैट दैट पोजीशन, कि आपने जल्दी जल्दी के चक्कर में ना उसको काला कर दिया, वो काला भी हो गया बेचारा, खराब भी हो गया और टेस्ट भी नहीं आया। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, जो एक जायज टाइम है ना, जो इंसाफ करना है पेपर के साथ, वो आपने करना हो, वो आप नहीं करेंगे खुदा ना खासा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये, और ये पेपर में आपने यहाँ इंसाफ करना है, उसकी वजह ये कि ये आपको आगे MSc2 में भी मिलेगा। ठीक है, ये MSc2 में भी मिलेगा बिल्कुल। तो आप यहाँ पे अच्छा कर लो, ताकि ये कि आपको MSc2 लेवल पे जब आप और सीनियर हो चुके होगे और ज्यादा जिसे कहते हैं कि आपको क्वालिफिकेशन के करीब हो चुके होगे, तो वहां पे फिर आपको इस तरह की जो है ना कोई ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको। खैर, तो तीसरे नंबर पे मैं ये क्या कहता कि भाई रेफर सोल्यूशन एट द एंड, रेफर सोल्यूशन ऑफ योर आंसर ऑफ योर क्वेश्चन आफ्टर कंप्लीशन। पहले कंप्लीट करेंगे उसके बाद सोल्यूशन देखेंगे। ये आपकी हैबिट नहीं है ना, ये मैं आपको बता, ये मैं सिर्फ BFD के लिए टिप नहीं बता रहा, ये मैं आपको FFR के लिए बता रहा हूँ, इनफैक्ट मैं आपको ऑडिट के लिए बता रहा हूँ कि आपने जो भी पेपर, जितने भी पेपर है सीए के, कोशिश ये करनी है चाहे आप कोई भी पेपर अटेम्प्ट करें, इनमें आपने जो है काम करना है। अच्छा, एक काम और यहाँ पे आपने करना है 5वें नंबर पे, जो अक्सर जो है लोग नहीं करते, और कैफ लेवल में मैं कहता हूँ, एक इशू लॉग बनाए, एक मिस्टेक लॉग बनाए। इस तरह एक ट्रैकर बनाते हैं आप लोग ऑडिट में, इशू ट्रैकर बनाते हैं, क्लाइंट के इशू एक जगह नोट करते हैं। हाँ, मुझे याद है ई ऑडिट में, जो हम केपीएमजी में पहले ई ऑडिट यूज करते थे, अब शायद चेंज हो गया, तो वहां पे पूरा ट्रैकर का एक कॉलम होता था, वो मैनेजर को डायरेक्ट कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ट्रैकर पे जाता था, सारे इशू लिखे होते थे। हम इंटरनल ऑडिट में भी इशू लॉग बनाते थे। तो बिल्कुल सीखना, आप एक मिस्टेक लॉग बनाएं, जो गलतियां हैं उनको लिखें, ताकि आपको वापस से वो सवाल ना करना पड़े, बार बार वो सवाल ना करना पड़े। आपको पता हो सवाल में आप कहाँ अटकते हो,
आपको पता हो कि किस कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम होता है, आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, रीड करोगे और कोशिश करोगे अगले सवालों में या आगे पेपर में वो कॉन्सेप्ट ना आपका जो है वो क्या कहते हैं वापस से रिपीट हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट काम आपने करना है, वर्क ऑन स्पीड। स्पीड पे काम सबसे लास्ट में क्यों लिखा है मैंने, सबसे लास्ट में लिखा है क्योंकि पहली प्रायोरिटी हमारी स्पीड नहीं है। स्पीड के चक्कर में तो आप अभी काम करना शुरू कर नहीं, स्पीड आखिर में आएगी। ये जो पेपर में टाइमली कवरेज है ना, उसके लिए आपको स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको एयरली पेपर्स करने पड़ेंगे। ये दो चीजों से आपकी स्पीड जो है बहुत इंप्रूव होगी। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि आप अभी स्पीड पे काम करना चाहेंगे तो उल्टा हो जाएगा, बैकफायर कर जाएगा। ये डूज है, टाइमली लेक्चर लेना है, रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करना है, टेस्ट मिस नहीं करने हैं, सोल्यूशन आखिर में देखना है, अगर कोई आप खुद सॉल्व करें, मिस्टेक का लॉग बनाना है ताकि बार बार सवाल ना करना पड़े। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपने स्पीड पे काम करना है। डोंट्स क्या क्या है, इसी को उल्टा कर देते हैं, डोंट बन जाएंगे। मैं वापस से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमारे जहन नशीन हो जाएंगे ना, मतलब जहन में बैठ जाए। नो पेंडिंग लेक्चर्स, नो पेंडिंग लेक्चर्स, से नो टू पेंडिंग लेक्चर्स। इस पे मेरा फॉलोअप भी होता रहेगा, एडमिन भी आपके पीछे पड़ा रहेगा, ठीक है। एक मिनट, कहाँ चला गया, हाँ ये रही। और इसके अलावा आपने जो है ना रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करना है। डोंट जैसे ना डिले नोटिंग, नोटिंग को डिले नहीं करना है। मैं आपको नोटिंग शेयर नहीं करूंगा, मैं वापस बता रहा हूँ, ठीक है। नोटिंग बिल्कुल शेयर नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा इस तरह आप फिजिकल क्लासेस में, जिस तरह आप लाइव क्लासेस में साथ साथ नोट कर रहे होते हो, आप रिकॉर्डेड क्लास में भी साथ साथ नोट करेंगे। कोई जल्दी नहीं है, कोई हमें भागने की जरूरत नहीं है, कोई जबरदस्ती जो है ना जल्दी जल्दी लेक्चर लेने की जरूरत नहीं। जो उसका ड्यू जायज टाइम है वो आपको देना चाहिए, ठीक है। और इतने ज्यादा लेक्चर नहीं है यार, मतलब आप और लोगों से आराम से हो जाते हैं 5 लेक्चर, नॉट अ बिग डील यार। और जिनकी 1 साल की अटेम्प्ट है उनके पास तो टाइम ही टाइम है। अच्छा, उसके बाद देखें आई कैप क्वालिटी पे फोकस करता है। एक सवाल है, आपको क्या लगता है, आप लोग मुझे जवाब दें, आई कैप क्वालिटी पे फोकस करता है या क्वांटिटी पे? कोई इसका जवाब देना पसंद करेगा? मैंने आपको एक इंस्टेंस भी कोड किया आज की क्लास में जिसकी से ये इसका जवाब भी मिल रहा है। क्या लगता है आप लोग सिर्फ ऐसे बताएं, आई कैप को क्वालिटी चाहिए क्वांटिटी चाहिए? वैसे मतलब वैसे दोनों चाहिए, मगर ज्यादा ज्यादा किस पे फोकस है? वेरी नाइस, सही कह रहे हैं फराज, ललित, वजीहा, फराज सही कह रहे हैं, फुरकान सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्वालिटी नहीं। अब्दुल्ला क्वांटिटी नहीं यार, साथ नहीं, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, 60 मार्क का भी बच्चे ने अटेम्प्ट किया, पास हो गया। कैसे हो गया वो पास? 60 मार्क का। और मैं एक और एग्जांपल में कोट नहीं करना चाहता, कर देता हूँ, चलो कोट कर देता हूँ। मतलब एक एक्सट्रीम एग्जांपल मैंने जिंदगी में देखी, जो लास्ट अटेम्प्ट में मैंने देखी, वो मतलब मेरे लिए अनबिलीवेबल है, मगर वो मोहतरमा क्लेम करती है तो मैं मान लेता हूँ, क्योंकि यार स्टूडेंट दैट्स है, मैं नहीं समझता कि कोई, और वो मोहतरमा ऐसी भी है, सीनियर है, मैं समझता हूँ झूठ भी नहीं बोलती, मतलब ऐसा कोई मजाक में भी उन्होंने बात नहीं की होगी। उनका ये क्लेम था कि उन्होंने लास्ट टाइम बीएफडी का पेपर 60 का नहीं, 60 वाली तो मैंने आपको एग्जांपल दी क्योंकि 3-4 केसेस थे। पहली बार मैं जिंदगी में सुना 55 मार्क का उन्होंने अटेम्प्ट किया एंड शी गॉट पास्ड। उन्होंने वापस बीएफडी की क्लासेस लेनी शुरू कर दी थी पिछले टाइम में, ये कह के कि सर मेरा तो पेपर ही नहीं हुआ, 55 मार्क का अटेम्प्ट किया, आप मुझे वापस इनरोल करा दें। मैंने कहा ठीक है, जो नॉमिनल अमाउंट है आपका वो पे करके कर दें, अगर या जो भी ये देखा जाएगा। तो शी देन सरप्राइजिंगली पास्ड आफ्टर अटेम्प्टिंग ओनली 55। बट मैं ये बातें इसलिए नहीं कर रहा कि ये आप भी मतलब बोलो नहीं सर मैं तो रिकॉर्ड बनाऊंगा, 52 का अटेम्प्ट करूंगा, 53 का अटेम्प्ट करूंगा, 54 का अटेम्प्ट करूंगा। नहीं यार, ऐसा नहीं है। तो स्टंट करने की जरूरत नहीं है, कोई सर्कस में नहीं बैठेगा हम स्टंट करने बैठेंगे, ये स्टंट है। तो ठीक है, वो अनफॉर्चुनेटली जो भी हालात है, मगर इट शोज कि यार क्वालिटी आपकी बहुत क्वालिटी। इसीलिए मेरा पहला फोकस क्या है, क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है। लास्ट में आके आप स्पीड पे काम करें ताकि आपकी क्वांटिटी वो है। मेरे लिए भी मुझे लगा कि वो आंटी मतलब मोहतरमा, सॉरी झूठ बोल रही है, मगर ऐसा नहीं है। वो जानता हूँ काफी पुरानी है वो, आई थिंक उनका सीआरएन भी काफी पुराना था। एंड जो पुराने लोग होते हैं यार, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना मजाक करते हैं। वो जहाँ यंग लोग बिल्कुल कहते हैं ना कि वो कर सकते हैं मजाक, मगर वो मोहतरमा मेरा नहीं ख्याल कि वो मजाक करेंगे। बट ऑब्वियसली इट्स वेरी अजीब सी एग्जाम्पल, तो मैं इसलिए बहुत ज्यादा कोट नहीं करता कि लोग इसको सोचे बस अब तो मैंने तो रिकॉर्ड ब्रेक करना है मोहतरमा का, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ऐसा कोई स्टैंड हमने नहीं करना, बट खैर, तो क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट यस, दूसरी तरफ क्वांटिटी पे जाएं ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी पास होने की इंप्रूव हो। अच्छा, आगे चलते हैं। दूसरा ये कि 80 से 85 भी अटेम्प्ट हो रहा है ना, तो उसमें भी काम हो जाता है। रेगुलर टेस्ट, डोंट मिस टेस्ट। ये बात रिपीट इसलिए हो रही है क्योंकि आपके ध्यान में बैठ जाए, ठीक है। डोंट रेफर सॉल्यूशन इन बिटवीन। कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है यार, पेपर में कौन सोल्यूशन दिखाएगा? चलो ठीक है, आप घर पे देख लीजिए सोल्यूशन, पेपर में कौन दिखाएगा सोल्यूशन, मुझे बताओ। चलो ठीक है, आप कहते हो नहीं सर ये तो हमारी सुपर हिट टेक्निक है, ठीक है। हम तो दोस्त को बोलते हैं हमने 10 सवाल कर लिए, 10 के 10 सवाल अगर हमने ऐसे कि दोस्त भी परेशान हो जाते हैं यार, फलां सवाल तुमसे कैसे हो गया। अंदर की बात ये कि वो हुआ नहीं था, वो आपने जबरदस्ती कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो यार ये बिल्कुल आपने नहीं करनी, ये किलर अप्रोच, ये पॉइजन है, ये जहर है, ये आपने इससे अभी छुटकारा लेना है। अच्छा, मिस्टेक लॉग को आप इग्नोर करोगे, इग्नोर योर मिस्टेक्स। अगर आप डोंट इग्नोर योर मिस्टेक्स, ये मिस्टेक्स, अच्छा देखिए एक बात याद रखें, जो आपने सीख लिया ना वो अब आपने सीख लिया,
जो आपका गलत हो रहा है ना उसको सही करने की जरूरत है। पेपर में जो मार्क्स आ रहे हैं ना वो तो आएंगे इंशाल्लाह, जो नहीं आ रहे ना उनको लेने की जरूरत है। एक मिनट, एक मिनट, ये क्या कह रहे हैं इसको, एक मिनट रुकेंगे, मैं वापस खोल रहा हूँ स्लाइड। कहाँ पहुंच गए थे हम? लास्ट में थे मेरे ख्याल, सेकंड लास्ट स्लाइड पे आ गए जी। तो क्या कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है, बिल्कुल जी, कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है। पेपर में हमें कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। टेस्ट का स्केड्यूल मंथली होगा, हर मंथ के एंड में शेयर होगा, और पहले इन्वेस्टमेंट मटेरियल का होगा, उसके बाद फिर वैक का होगा, फिर उसके बाद इसी तरह हम आगे चल देंगे। जिस सीक्वेंस में टॉपिक होंगे उस सीक्वेंस में हमारा जो है वो टेस्ट होता रहेगा। ऑप्शन 1 वाले टेस्ट कैसे देंगे, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ऑप्शन वाले टेस्ट ऐसे देंगे, आपको यार एक काम करना है प्लीज, एक एहसान करना है आपने, वो ये कि यार आपने व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना, रजिस्टर्ड स्टूडेंट का एक व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है, ठीक है ना, हर दफा बनता है, तो ये प्लीज आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर फॉलो करेंगे। रजिस्टर्ड स्टूडेंट का व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें मैं नॉर्मली अपनी कम्युनिकेशन जितनी भी है स्टूडेंट से वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कर रहा होता हूँ। हाँ, इंडिविजुअल क्वेरी आप मुझसे 1-on-1 पूछेंगे, मगर आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर फॉलो करेंगे। इसको आप मतलब जैसे कहते हैं ना आर्काइव में नहीं डाल देंगे, पहले आपने आर्काइव में डाल दिया तो आपको सारी अपडेट मिस हो जाएंगी। चाहे अगर आप ऑप्शन 1 पे भी हैं, यानी कि आपने 100% रिकॉर्डेड ले लिया, तो भी आपको टेस्ट तो देने ना यार, तो टेस्ट के बारे में कब पता चलेगा, जब आप ग्रुप फॉलो करेंगे। फिर मैं कुछ वॉइस नोट शेयर कर रहा होता हूँ, मैं कुछ वॉइस नोट शेयर कर रहा होता हूँ टॉपिक से रिलेटेड, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा होता हूँ, कुछ चीजें मैं ग्रुप में आपसे अलग से भी शेयर कर रहा होता हूँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप को आपने ना जैसे कहते हैं कि मिस नहीं करना, उसमें ये टेस्ट की अपडेट भी आएंगे, मेरे वॉइस नोट्स भी आएंगे, जो इंपॉर्टेंट वॉइस नोट होते हैं टॉपिक से रिलेटेड, कुछ जनरल वॉइस नोट भी आएंगे, और नोट्स वगैरह भी, जब तक किसी के पास किताब नहीं है तो वो नोट्स वगैरह भी वहां से ग्रुप से फॉलो कर सकता है, ठीक है। एंजाइटी अटैक का हल यही है, प्रैक्टिस। अगर आप ये ईयरली पेपर कर लोगे ना तो एंजाइटी अटैक नहीं आएगा, ठीक है। नहीं नहीं, वो ग्रुप रिस्ट्रिक्ट होगा, अभी ग्रुप खुला हुआ है मगर ये रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप होगा। डिस्कशन ग्रुप अलग बनाते हैं, एक डिस्कशन ग्रुप होगा जिसमें स्टूडेंट आपस में इंटरेक्ट करेंगे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का, मगर एक जनरल डेडिकेटेड ग्रुप होता है जिसमें सिर्फ मैं कम्युनिकेट करता हूँ या मेरा एडमिन कम्युनिकेट करता है, 2 लोग कम्युनिकेट करते हैं सिर्फ। तो वो ग्रुप हमारा रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, ठीक है, जो मेन ग्रुप है। बाकी डिस्कशन ग्रुप एक साइड में बना दिया जाएगा जिसमें आप अपने नोट्स हैं, अपने आंसर्स हैं, किसी को कुछ चीज पूछनी है आपस में मुझसे तो पूछ ही सकते हैं, अगर कोई बहुत ही अर्जेंट आपको किसी से कोई काम लेना है तो आप वो ग्रुप फॉलो कर सकते हो। ओनली एडमिन वाली सेटिंग रहेगी, बिल्कुल, ये हमेशा ओनली एडमिन वाली सेटिंग रहती है। अभी तो ग्रुप स्टार्ट हुआ तो हमने रख दिया, मगर अभी भी मुझे लग रहा है क्योंकि माशाल्लाह स्टूडेंट ज़्यादा हो गए तो मुझे उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए आजकल में। अच्छा जी, बिल्कुल टेस्ट कॉपीज चेक होकर मिलेंगी, लास्ट टाइम भी चेक होकर मिली थी, मगर टेस्ट में यार आप लोग अगर नहीं दोगे ना टेस्ट तो मेरी मोटिवेशन टूट जाती है। लास्ट टाइम मैंने 2 टेस्ट बड़े दिल से बनाए, मैं आपको दिखाऊंगा अभी टेस्ट, ठीक है, मगर हुआ ये कि 5% लोगों ने भी टेस्ट नहीं दिया, मैंने चेक करके वापस भी भेजे बच्चों को टेस्ट। मगर भाई यही हुआ कि मैंने कहा यार अब इतनी एफर्ट हो रही है, हम टेस्ट बना रहे हैं उसमें एफर्ट हो रही है, चेक कर रहे हैं करवा रहे हैं उसमें एफर्ट हो रही है, आप अगर नहीं सीरियस लोगे तो। मगर इस बार मेरा है इरादा कि जिस तरह फॉलोअप पे हमने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया हुआ है कि भाई आप अपने लेक्चर कवर करो, पेंडिंग लेक्चर बताओ, हमारा इरादा है इस बार टेस्ट पे भी हम जो है वो करेंगे। और मैंने कैफ के स्टूडेंट को पोर्टल बंद कर दिया, मुझे अच्छा नहीं लगता बीएफडी के स्टूडेंट का पोर्टल बंद करूँ। जो लोग कैफ है मुझसे पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं उनको ये बात पता है बहुत अच्छे से कि मैं पोर्टल बंद कर देता हूँ, ठीक है, जब कोई टेस्ट नहीं देता। बीएफडी में यार लोगों की मजबूरियां होती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, इतने बड़े हो गए आप, अब मैं आपके पोर्टल बंद कर दूँ। मगर अगर बहुत मुझे लगा कि यार किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कि लोग बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे और मुझे लगा कि नहीं यार ये तो पानी सर के ऊपर से जा रहा है, तो यू नो मी, ठीक है, कि मैं आसरा नहीं करता पोर्टल बंद करने में, कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी बंद हो जाएगा पोर्टल फिर, ठीक है। खैर मगर मुझे उम्मीद है नौबत नहीं आएगी क्योंकि मैं पहले क्लास से ही आपको इतना ज़्यादा गाइड कर रहा हूँ कि यार ऐसा ना करो, ठीक है जी। तो ये आप कह रहे हैं डोंट इग्नोर ईयरली पेपर्स, प्लीज यार ये ईयरली पेपर्स इग्नोर नहीं करना आपने, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट में कुछ बात कर लेते हैं, फिर मुझे कुछ चीजें दिखानी है, एंड करेंगे। कुछ सेशन मुझे पता है थोड़ा सा लंबी हो गया है, कोई मसला नहीं है, खैर हो गई 5-10 मिनट हम बैठ जाते हैं। अच्छा, ऑप्शन और ऑप्शन में फर्क हमने डिस्कस कर लिया, इसमें 100% कोर्स आपको मिल जाएगा, प्लस अपडेशन अलग से मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेरी आप मुझे पर्सनल पूछेंगे, टेस्ट के लिए आप ग्रुप फॉलो करेंगे। ऑप्शन 2 के लिए 2+3 का फिनोमेना है, 2 लाइव होंगे और 3 रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने मजीद फिर इसी तरह 2+2+3 चलता रहेगा और फिर इसी तरह 2+3 चलता रहेगा, ठीक है। और आपने जो है वो 30 अप्रैल तक इंशाल्लाह कोर्स आपका एंड हो जाएगा। क्वेरी के लिए अगेन आप मुझे इनबॉक्स करेंगे, पर्सनली मैं आपकी क्वेरी को रिस्पॉन्ड करूंगा। हाउ विल प्रोसीड अंडर ऑप्शन 2 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है ये, ठीक है, इस पर बात हो गई है। टाइमिंग हमने बता दिया, सैटरडे एंड संडे को क्लास हुआ करेगी हमारी 11:15 से लेकर, कल भी क्लास होगी, परसों भी क्लास होगी 11:15 से 1:15। आज इसलिए स्टार्ट किया ताकि सैटरडे संडे हमारा वेस्ट ना हो, ठीक है। और डेज हमने बता दिए, 2 दिन लाइव क्लासेस के होंगे और 3 रिकॉर्डेड संडे नाइट को या मंडे मॉर्निंग को आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। 5 दिन होंगे आपके पास रिकॉर्डेड देखने के लिए, ठीक है।
कंप्लीशन 30 अप्रैल इंशाल्लाह हमारी होगी। और जिनकी अटेम्प्ट बाद में, टेंशन ना लें, आपका जो पोर्टल है आपका जो है वो दिसंबर 23 तक जिनकी अटेम्प्ट है उनका उस वक्त तक रहेगा, मगर उनको एडमिन को बताना पड़ेगा कि हमारी अटेम्प्ट जो है दिसंबर 23 है। और हम एज्यूम करेंगे कि आपने सही बताया, वो फिर कुछ वेरिफिकेशन वगैरह कभी आपसे पूछेगा तो आप उसे वेरीफाई करा देना बाद में जब आपका ICAP का एग्रीमेंट आ जाएगा। बुक आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है जी, बुक हम कोई पैसे नहीं लेते, बुक के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक्सेस टू पोर्टल सेम नाइट मिल जाता है, तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया उनको पोर्टल एक्सेस मिल जाना चाहिए और उनको सेपरेट ग्रुप में भी ऐड कर दिया गया है। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने जो है वो क्या कहते हैं पेमेंट वगैरह कर दी है तो आप प्लीज बुक के लिए कांटेक्ट कर लें। बुक हमारी अभी खत्म हो गई आज अल्हम्दुलिल्लाह, मगर हमने नया ऑर्डर प्लेस कर दिया है, वो इंशाल्लाह मंडे को आ जाएगी। तो आप बस मंडे को फौरन नहीं जो है ना बुक आप अपनी कॉपी जो है वो ले लें। बाइक के राइडर भी सेंड कर सकते हैं, अगर आप कराची में खुद भी आ सकते हैं, मेरी फर्म से मिलेगी मेरी। और अगर कराची से बाहर है तो आपको डिलीवर कर दी जाएगी, डिलीवरी चार्जेस सिर्फ आपको पे करने पड़ेंगे, वो एडमिन आपको बता देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनी अदर कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ लें मुझसे। मैं आपको पोर्टल दिखाना चाह रहा हूँ, कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। पोर्टल मैं एक मिनट दिखाना चाह रहा हूँ आपको यार कि हमारा पोर्टल दिखता कैसे है। ये हमारा पोर्टल है जी, आई गेस आपको नजर आ रहा होगा। मेरी फर्म PCHS में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, PCHS में ही फर्म है मेरी, अकेडमी के पास ही है ना, अकेडमी के अंदर नहीं है, अकेडमी के पास है। PCHS में फिरोजाबाद पुलिस स्टेशन है एक मशहूर सा, उसी के समझे सामने ही मेरी फर्म है, ठीक है। तो वहाँ पे वो विजिटेड ग्रुप में आप देखोगे ना तो वो पूरा एड्रेस वगैरह भी डाल रहा होता है, गूगल मैप का लोकेशन भी डाल देगा। अच्छा यार पोर्टल का लिंक देख लें, ये पोर्टल की शक्ल है। अच्छा भाई 185 लेक्चर्स नहीं है भाई प्लीज, ये 185 लेक्चर है, लोग परेशान हो जाते हैं। 185 ये वीडियोज हैं, ठीक है, ये वीडियोज मतलब कुछ लेक्चर को हमने A और B में ब्रेक किया हुआ है। अच्छा आप देखें सीक्वेंस में चल रहा है, पहले चैप्टर 1 है, फिर चैप्टर 2 है, फिर चैप्टर 3 है, फिर चैप्टर 4 है, सही है। बीच में कुछ हम कोई एक्स्ट्रा सेशन रखते हैं तो वो भी आ जाता है इसमें। चैप्टर 5 पूरी सीक्वेंस में चल रही है चीजें, पहले इन्वेस्टमेंट बिल्ड की चीजें चल रही हैं, फिर उसके बाद वैक की चीजें आ गई हैं, फिर आप और आगे चलेंगे वैक से रिलेटेड पास पेपर आ गए, पास पेपर का अलग सेगमेंट है क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है। फिर आप देखें उसके बाद एडजस्टेड वैल्यू, फिर सोर्स ऑफ फाइनेंस, फिर बिजनेस वैल्यूएशन, नया एरिया, सारी सीक्वेंस चली 11 12 13 14 16 17 18, फिर फॉरेक्स 1 फॉरेक्स 2 फॉरेक्स 3, फिर मिसलेनियस टॉपिक्स आ गए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस पे सवाल भी आया इस बार, डिविडेंड थ्योरी, रिस्क अनसर्टेनिटी। फिर जून 22 का पूरा पेपर मैंने सॉल्व करा दिया था अलग से, हालांकि मैं जून 22 के हक में नहीं था पहले, अगर मैंने कहा नहीं यार चलो रिसेंट भी करा दो, अभी दिसंबर 22 वालों के लिए मैंने जून 22 का पूरा पेपर आप देख रहे हैं। क्वेश्चन 1 की अलग वीडियो है, 2 की अलग है, 3 की अलग है, 4 5 सब क्या कहते हैं वीडियो अलग अलग मैंने रखी हुई है। फिर कुछ रिक्वेस्ट की जाती है एंड में आप लोगों से, वो भी देख लीजिएगा। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लास्ट में रखता हूँ कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो लास्ट मंथ के लिए आपके पास होनी चाहिए, तो वो कौन सी वीडियोस हैं ये भी मैं रख देता हूँ। तो कुछ आपको ये लेक्चर, अच्छा लेक्चर की सीक्वेंस भी दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है लेक्चर। ये देखें जी, इंट्रो का लेक्चर हो गया, ये 16 जून वाला डला हुआ है, मैं आज वाला डाल दूंगा। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ऑप्शन वाले हजरात वाले देख लें, ऑप्शन 1 वाले हजरात देख लें, खासतौर पर ऑप्शन 2 वाले भी देख लें। लेक्चर 1 2 3 4 5 6A तक है यहाँ पे। फिर आप जो अगला टैब देखेंगे ना वो 6B से शुरू होगा, ये देख रहे हैं 6B से शुरू होगा, फिर 7 8 9 10 11 12, फिर 12 को हमने 200 में तोड़ दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट लेक्चर था। 12A 12B, ठीक है, 12C एक छोटी 15 मिनट की बात रह गई थी वो हमने यहाँ कर दी। फिर आप देखें लेक्चर 13 1 hour 44 minutes, लेक्चर 14 1 hour 41 minutes, लेक्चर 15 1 hour 19 minutes एंड 47 minutes। 2 घंटे के अंदर अंदर कहानी जा रही है, 2 घंटे के अंदर अंदर कहानी जा रही है। 14 के बाद 15 खत्म हुआ, अब अगले से 16 शुरू हो जाएगा। कहाँ गया जी 16, ये रहा जी 16 3 के अंदर 16 17। तो आप देखें इस तरीके से ना होते 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 हम कहाँ पहुंच गए, होते होते हम यहाँ पे पहुंच गए लेक्चर नंबर क्या कहते हैं आपका लेवल 95A 95B 95C। बीच में थोड़ी सीक्वेंस आगे पीछे की क्योंकि कुछ सवाल मैंने पहले करा दिए थे। आप देखेंगे ये सीक्वेंस 94A, ठीक है, 94C। तो ये पूरा जिसे कहते हैं ना कि हमारा एक सिस्टम चलेगा, सही है। इसी सीक्वेंस में किताब भी इसी सीक्वेंस में होगी और पोर्टल भी इसी सीक्वेंस में होगा, और आपको उम्मीद है इंशाल्लाह कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। कोई परेशानी होती है मेरा नंबर आपके पास मौजूद है, आप जो है वो मेरे नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, फिर बस हम क्लास एंड करते हैं कि वैसे तो मुझे 2-3 चीज़ें दिखानी थी मगर अब टाइम नहीं है तो मैंने नहीं ख्याल कि मैं उन चीज़ों पर बात कर सकूँगा। ये हाँ अच्छा यार ये देखें एक हमारी किताब बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी इसका इंडेक्स है, सही है, कि पेज 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, फिर आप वो सीक्वेंस आप देख रहे होंगे, ये सीक्वेंस एज इट इज आ रही है। आई होप आपको किताब नजर आ रही होगी। न्यू टैब का ऑप्शन अभी ऐड होगा इसमें क्योंकि अभी तो नए लेक्चर इसमें ऐड नहीं किया ना, प्रीवियस वाले पोर्टल पे ऐड हुए थे, सही है ना। जो प्रीवियस वाला मैं चलो मैं दिखा देता हूँ एक मिनट, वो जो नए लेक्चर्स की अपडेटेड कहाँ कैसे अपडेट होता है वो मैं दिखा देता हूँ एक मिनट। ये देखिए ये कहाँ गया जी, एक मिनट ये दिखा दिसंबर 22 का फुल कोर्स, ये दिसंबर 22 का फुल कोर्स है, यानी कि जिन्होंने ऑप्शन 1 दिसंबर 22 में अवेल किया था
उनका पोर्टल है ये, उनके पोर्टल पे आप देखेंगे यार न्यू वीडियोज एंड न्यू लेक्चर इन दिसंबर 22। अब जो लेक्चर 2 जुलाई को हुआ, 17 जुलाई को हुआ, यानी कि लास्ट 6 मंथ में जो कुछ प्रोमिनेंट लेक्चर थे, सितंबर में हुआ, अक्टूबर में हुआ, फिर अक्टूबर में हुआ, 15 अक्टूबर, नवंबर, ये देख रहे हैं, ये पूरा एक टैब अलग बना दिया गया। तो इस बार भी अभी तो सेट नई वीडियोस नहीं आई, अभी तो स्टार्ट हुआ सेशन, तो न्यू लेक्चर इन जून 23 के नाम से टैब होगा वो, जिस तरह यहाँ था ना न्यू लेक्चर इन दिसंबर 20, तो आपका एंड में आ रहा है ये लेक्चर। तो आपने सारे लेक्चर ले लिए ना बिल्कुल लास्ट में, फिर उसके बाद आपने जो है ना क्या कहते हैं ये वाले लेक्चर लिख लेना, समझ रहे हैं। तो आई थिंक ये आपको जो है ना यहाँ से मतलब एक आइडिया हो जाएगा। पेपर में स्ट्रेटजी यार ये मैं वक्त के साथ बात करता रहूंगा कि पेपर में स्ट्रेटजी क्या है, 1.8:1 फॉलो करना है या कुछ और फॉलो करना है, ये मैं आहिस्ता आहिस्ता वो करूंगा। ठीक है, या शेख को क्लियर हो गया कि आपका वो न्यू टैब कहाँ पे आ रहा है, जो उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑप्शन 1 लेंगे वो बिल्कुल लास्ट में आ रहा है। ठीक है, जो एक्सक्लूड हो गया वो रिमूव है, ये अपडेटेड कोर्स है। अच्छा हाँ, क्या कह रहे हैं फराज, लाइव ऑप्शन सेलेक्ट किया है, क्लाइंट पे काफी ठंड है, तो आप ऑप्शन 1 पे आ जाए, क्या नाम है फराज, आप ऑप्शन 1 पे आ जाए, आपके पास टाइम है ना अभी, तो ऑप्शन 1 पे आ जाए, कभी जरूरत पड़ेगी जिंदगी में आपको तो फिर आप ऑप्शन 2 पे आ जाइए। 1 मिनट यार, ठीक है। अच्छा ये बस जल्दी से देख लें किताब, बस खत्म करते हैं सेशन को, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको, मुझे भी भूख लग रही है वैसे, बट खैर हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो हमारे पास सिलेबस है, टॉपिकल पास है, फॉर्मूला शीट अलग से बना दी गई है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बेसिक्स है, फिर एडवांस है, बिल्कुल जिस सीक्वेंस में पोर्टल था उसी सीक्वेंस में किताब चलेगी। सोल्यूशन किस पेज नंबर पे मौजूद है, सोल्यूशन की भी है हमारे पास यहाँ पे मौजूद। और इनफैक्ट एक और काम भी कर दिया गया इस बार नहीं पहले ही कर दिया गया था, ये देखें जो क्वेश्चन में जो बुक में सवालात है ना, ठीक है रिजवान आप मैसेज कर दो, हो जाएगा रात तक ना, कोई मसला नहीं है। ये जितने भी बुक में सवालात है उनका सोल्यूशन किस पेज नंबर पे, कुछ का सोल्यूशन मौजूद नहीं है जो मैं क्लास में कराता हूँ, पेज नंबर किस पेज नंबर पे उसका सोल्यूशन मौजूद है, ये भी हमने जो है ना एक इंडेक्स बुक में रख दिया गया है, तो आपको परेशानी नहीं होगी सोल्यूशन ढूंढने में, आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये पूरा जितने भी हमारे जैसे कहते हैं क्वेश्चन है ना, इनके ACCA का एक अलग सेगमेंट है, मैंने आपको बताया था ना, ACCA के क्वेश्चन का अलग सेगमेंट है, इसमें 20 ACCA के क्वालिटी सवाल आता है और सोल्यूशन भी इनके मौजूद है। कुछ मैंने करा भी दिए क्लास में, मगर मेजोरिटी मैंने आपके लिए रखे हैं। IKBLD पेपर का एक अलग टैब है, ठीक है। तो जो भी क्या कहते हैं चीजें हैं वो सारी की सारी इंडेक्स में आपको मिल जाएंगी। बुक का इंडेक्स अलग है, मतलब क्वेश्चंस का इंडेक्स अलग है और चैप्टर्स का इंडेक्स अलग, ठीक है जी। बाकी यार मुझे कुछ आपको पेपर वगैरह भी दिखाना था, ठीक है। कैफेड के रेलेवेंट पास से फिलहाल जो रेलेवेंट मटेरियल है आपको समझे, बुक के अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रैक्टिस करने के लिए। ये मुझे मेरे ख्याल से टाइम नहीं है एग्जामिनर कमेंट वगैरह पे। अच्छा ये देखें ग्रैंड टेस्ट, बस लास्ट बात में करता चलो, देखें यार जो टेस्ट है ना, आप देख रहे हैं टेस्ट में 1.5 पेज का सवाल, अब ये 1.5 पेज का सवाल है मगर मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन 2 1.5 पेज का सवाल मुश्किल नहीं है। ये क्यों किया गया है, ये इसलिए कुछ देर पहले किसी ने एक सवाल किया था, MSA2 में भी बड़े बड़े सवाल आते हैं, MSA2 में भी लेंथी सवाल आते हैं, वॉल्यूमेट्रिक सवाल आते हैं, डेटा ओरिएंटेड सवाल आते हैं, भरे हुए सवाल आते हैं, उर्दू में कहते हैं ना भरे हुए सवाल आते हैं। तो आप देखेंगे जो टेस्ट है ना, मैंने इसमें ICSW का कंटेंट काफी कवर किया। ग्रैंड टेस्ट 1 में भी मैंने यही किया था कि 1.5 पेज का एक सवाल रखा था, ये ICSW से ढूंढ के मैंने निकालता, और ग्रैंड टेस्ट 2 में भी मैंने यही किया, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ACCA और MSA के साथ मुझे ICSW भी फोकस करना है। ये देखें ये एक अलग टेस्ट बनाया गया था, इसमें चले इसमें भी आई थिंक ये देखें 1.5 पेज का सवाल है, फिर दूसरा सवाल शुरू हो रहा है, ये भी 1.5 पेज का चल रहा है, तो बल्कि तीसरा सवाल भी मैंने इसमें 3 सवाल डाल दिए, तीसरा सवाल भी आप देखें तकरीबन 1.5 पेज का, 5 पेज पे 3 सवाल है। तो मैंने वो जो ICAP का जो रिवाइज्ड फॉर्मूला है ना कि वो डेटा ज्यादा दे रहा है, ये ICAP ने इस पेपर में यही गेम किया कि 7 पेजेस का पेपर बनाया है। नॉर्मली इतना बड़ा पेपर आता नहीं है BFD का। दिसंबर 22 में भी अगर आप देखेंगे ना, दिसंबर 22 में थोड़ा सा मैं समझता हूँ ICAP ने एक पेज कम करके 6 पेज का पेपर बनाया। तो ये अगेन बीइंग अ टीचर ये सारी चीजों में काम चल रहा है। तो आप अगर टेस्ट देंगे तो आपको देखें ऑटोमेटिकली ICSW का फेवर मिलेगा। तो ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार अगेन मैं नहीं चाहता कि यार कोई बच्चा भी जो है ना, क्योंकि यार देखें हम पे भी जिम्मेदारी है, सिर्फ आप पे जिम्मेदारी नहीं है, आप ये तो समझे पेपर पास करने आप, हम पे भी जिम्मेदारी है। आप बताते हो पेपर पास हो, हमें खुशी होती है और एक इंसाफ भी करना है आपके साथ। तो मगर अफसोस उस बात पे होता है कि यार हम एफर्ट करें, आप एफर्ट ना करो तो मजा नहीं आता। तो आपने पेपर पास करना है, आपका करियर है, आपकी सक्सेस है, और ऑब्वियसली आपकी सक्सेस है तो हमारी भी उसमें जाहिर सी खुशी इन्वॉल्व है। तो प्लीज कोशिश करें पहले दिन से सीरियस लें, कोई ज्यादा मुश्किल मैंने कोई रॉकेट साइंस बातें नहीं की, ठीक है। डिसिप्लिन रहे, ठीक, कंसिस्टेंट रहे। एक चीज सीए करने के लिए बहुत जरूरी है, वो है कंसिस्टेंसी।
अगर आपने सिर्फ एक वर्ड पे फोकस कर लिया ना, कंसिस्टेंसी, 1 घंटा ही मिलेगा ना पढ़ेंगे यार, 1 घंटा ही मिलेगा पढ़ेंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा, 1 घंटा ही मिलेगा पढ़ेंगे, अभी तो टाइम है। मैं वैसे बात करूँ जब सीजन चल रहा होगा, आप लेट जाते हो, फर्म 11 बजे जाते हो, तो यार आप सुबह लेक्चर लो, आप 10 बजे लेते हो, आप सुबह लेक्चर ले सकते हो, ठीक है, आपकी लेट सीटिंग होती है ना, आप सुबह लेक्चर ले लो, ठीक है, आपकी जिसे कहते हैं कि ठीक है घर में वापस जल्दी आते हो, फिर तो आपके पास टाइम ही टाइम। मगर आप ये नहीं कह सकते कि मैं लेक्चर नहीं ले सकता, आप लेक्चर ले सकते हो, ऑनलाइन ने इतना आसान कर दिया है ना कि बस, ठीक है। तो बस यार लास्ट में बस मैं यही कहूंगा कि डेमोज अवेलेबल है, आप डेमो लें आराम से सुकून से, ठीक है। एंड जो व्हाट्सएप ग्रुप का है हमारे पास, उसमें डेमो आते रहेंगे, अभी हफ्ते 2 हफ्ते तक डेमो अवेलेबल रहेंगे इंशाल्लाह, दिसंबर एंड तक ऑलमोस्ट आपके पास, ठीक है। आप ग्रुप फॉलो करते रहिएगा, एंड उसके बाद आप जब फैसला कर लें तो फिर मैं कहूँगा फिर आप बिल्कुल हमारे साथ रहें, फिर ये ना हो कि यार आपने पेंडिंग लेक्चर छोड़ दिया, आपने टेस्ट मिस कर दिया, फॉलोअप का जवाब नहीं दे रहे, तो मजा नहीं आएगा फिर यार, ठीक है। कोई सवाल है पूछ लें, हम सेशन को एंड करते हैं। किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, कोई चीज़ है, पूछ लें। कल हमारी क्लास होगी, मिस नहीं करनी है आपने, 11:15 से लेके 1:15 कल हम बाकी ये इन्वेस्टर शुरू कर देंगे विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। संडे को भी क्लास होगी, कल भी क्लास होगी, सैटरडे को भी ये टाइम रहेगा, संडे को भी ये टाइम रहेगा, और फिर उसके बाद संडे को ही रात में 3 रिकॉर्डेड लेक्चर भी डाल दिए जाएंगे, ताकि हम फ्लो में आ जाएं अभी से। एक एक हफ्ता एक कीमती, एक एक दिन कीमती। बुक में राइटिंग ना करें तो बेहतर है, बुक में राइटिंग ना करें तो बेहतर है, आई के फिर आपको रोक सकता है अगर आप राइटिंग करें, बेहतर है बुक में कम लिखें, बहुत लिमिटेड लिखें, स्टिकी पैड लगा सकते हैं। ऑप्शन 1 लिया है तो वो अब कल की क्लास ना ले, हाँ अगर किसी ने ऑप्शन 1 ले लिया है तो वो ऑप्शन 1 की क्लासेस ले चुका है, तो फिर वो कल से ना ले क्लासेस, वो फिर अपने हिसाब से चलता रहे। हाँ ऑप्शन 2 में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो फिर आप नेक्स्ट वीक से कन्वर्ट हो जाएगा, तो कल की क्लास तो ऑब्वियसली आपकी ऑप्शन 1 में हो चुकी होगी, ठीक है। चले यार, अल्लाह ताला सबको कामयाब फरमाए यार। वंस अगेन मेरी दुआएं हमेशा स्टूडेंट के साथ रहती हैं, इस बार भी आपके साथ हैं। मुझे भी अल्लाह ताला पूरा पूरा इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए, और आपको भी जो है इसमें इसी अटेम्प्ट में इंशाल्लाह जो है ना पास कर दे, हर किसी को इसी बीएफडी की जो भी रेलेवेंट अटेम्प्ट है आप उसमें पास कर दें, आमीन। बस कल से इंशाल्लाह में मुलाकात करते हैं, ठीक है। सीक्वेंस फॉलो करनी है, सीक्वेंस ब्रीच नहीं करनी है, ठीक है। और इसी तरह आपने लाइव सेशन में आएंगे तो इंटरेक्शन करनी है चैट के थ्रू, ठीक है, इंटरेक्शन करनी है, इंटरेक्शन रहती है तो सेशन की जान रहती है, ठीक है। चले इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, खुदा हाफिज़।